प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज पूरी लिस्ट 20 की होगी, इसलिए ब्रीफ में क्वेश्चन पूछे, ब्रीफ में माननीय मंत्री जी ब्रीफ में जवाब दें। माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय ब्रीफ में उत्तर दें। 121 श्री ढाल सिंह बिसेन। क्वेश्चन नंबर 121। माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आफ्टर क्वेश्चन अवर जी क्वेश्चन अवर नो डिस्टर्बेंस, क्वेश्चन अवर नो डिस्टर्बेंस, क्वेश्चन में नो अलाउ। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य पूछना चाह रहा हूं कि जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है मेरे एमएसएमई के अंतर्गत, तो इन्होंने जो स्वीकृत ऋण की राशि दिखाई है सिवनी और बालाघाट के लिए 1154 करोड़ और देना केवल 28 लाख और 30 लाख, तो थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे कि ये वस्तु स्थिति है क्या? ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत जो बालाघाट और सिवनी को जो दिया है 3 साल में 19, 20, 21 में, विशेष रूप से जी हजरत में 2175 उस सदन की बात इस सदन में नहीं की जाती। माननीय मंत्री जी जवाब देते रहे। 940 सर, ये मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी के तहत स्थापित की गई हैं जिलेवार इकाइयाँ जो दिलबद्ध की हैं, जो इन्होंने दिया वो सभा पटल पर रख दिया गया था। माननीय मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ जो उन्होंने संवितरित जो राशि की है वो अत्यंत अल्प है। अध्यक्ष महोदय, क्या है कि उद्योग लगभग 62,000 पूरे प्रदेश में लगे और उसका जो परसेंटेज है यदि देखेंगे तो केवल 6% लगे। मैं यदि पर्टिकुलर अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ तो केवल 3% और बालाघाट जिले में केवल 8% उद्योग लगे हैं। तो अब इनमें इन्होंने कितनी राशि स्वीकृत की और कितना अनुदान दिया, अब यही पर्टिकुलर केवल मेरे क्षेत्र का ही बता दें, पूरे प्रदेश का ना बता के। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से जो हमारा बालाघाट और सिवनी क्षेत्र के लिए इन्होंने जो बताया है, जो हमारा पीएमईजीपी के अंतर्गत जो यूनिटें लगी हुई हैं, उसके अंतर्गत 3 साल में पहले तो बालाघाट में 2019-20 में 82 यूनिटें लगी हैं, 20-21 में 209 लगी हैं और 21-22 में 151 लगी हैं। इसके बाद इसी हिसाब से सिवनी में 26 लगी हैं और इसके बाद 2021 में 58 लगी हैं और इसके बाद 2021-22 में 40 लगी हैं। इस हिसाब से ये यूनिटें लगी हुई हैं और विशेष रूप से इन पे जो धन स्वीकृत किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जितने भी धन स्वीकृत किया गया है। चलो माननीय मंत्री जी, हो गया जवाब। अब कागज ही समेटते रहते हो बहुत देर तक। सेकेंड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। लाओ श्री कृष्णा। So thank you, sir. There are reports that MSMEs are owed almost to the tune of 5 lakh crores. These are the numbers that was swirling around for the last 2 years, and it has been mentioned by none other than Nitin Gadkari ji. So, in the last 2 years, how much of these 5 lakh crores has been cleared to these MSMEs by PSUs or government agencies which owe this amount to them? So, if the minister can answer that, thank you. Good question, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष, पिछले 2 साल में अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 साल में 2,80,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए। क्वेश्चन नंबर 122 प्रज्वल रेवन्ना। 122 सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। सर, thank you, Chairman sir, for giving me an opportunity to talk. Speaker. And
Speaker. And firstly, I want to congratulate the Minister for giving an approval for the UBP project, which is Upper Bhadra project. And I want to ask you the question is, what is the latest estimated cost of the UBP project and up-to-date expenditure? What is the balance cost, sir? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो वर्तमान की स्थिति अपर भद्रा की है उसके मुताबिक जो डिटेल कार्य प्रगति के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, इसके पूरे जो तुंगा से भद्रा के बीच में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई है। आगे जाकर जो टनल कंप्लीट होना था वो काम भी पूरा हुआ है और नहरों के काम में भी काफी अच्छी प्रगति है। Honorable member supplementary. They didn't get the answer. Sir, we didn't get the answer, sir, about the first question. Second, you can ask you. Okay. Second question, sir, I want to ask you the second question, sir. National project guidelines provides for funding pattern is 90:10, sir, which is center and state. And I want to know whether Government of India would be providing the central funds for the balance cost or the total cost of the whole project, sir. पहले भी अध्यक्ष जी जब मैंने उनको कहा था तो मैंने तथ्यात्मक बात ही कही है, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि राष्ट्रीय परियोजना के मामले में जो हाई पावर कमेटी है उसने अपनी बैठक की थी और जहां तक सवाल 90 और 10 का है, कर्नाटक में राष्ट्रीय परियोजना अभी वो घोषित नहीं हुई है। अगर घोषित होती है तो उसका रेशो 60-40 ही होगा और राष्ट्रीय परियोजना का जो प्रस्ताव है वो जून 2021 में प्राप्त हुआ था और इसकी अगली बैठक अभी प्रस्तावित है, संभवतः इसी महीने के अंत तक होनी चाहिए। श्री प्रताप राव यादव। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 श्री सुमेधानंद सरस्वती जी, श्री बालकनाथ जी, माननीय मंत्री जी। Sir, the answer is laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डॉक्टर सुजय विके पाटिल। Question number 1 to 4. Laid on the table of the House. माननीय मेंबर। Thank you, Speaker, sir. Sir, biogas is one of the prominent methods of converting waste to energy. The ministry was providing central financial assistance for setting up of compressed biogas plants. However, the government has withdrawn all kinds of subsidy to biogas plants, which will impact almost 15 million farmers looking for energy security and natural farming. So I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, what were the reasons behind stopping this assistance, and is there any plan to consider the continuation of central financial assistance beyond March 21 under Waste to Energy program for new projects? Mr. Speaker, sir, the scheme has been extended, but it's only for meeting the liabilities which have already been incurred. We have gone back to the Ministry of Finance and asked them to reconsider this because we feel that this scheme, the biogas part of it, is something which needs to be continued. Actually, the problem was that this was an amalgam of schemes. You had waste to energy in this, you had municipal solid waste in this, you had industrial waste in this, and you had biogas in this. Now the Ministry of Urban Development has come out with their Swachh Bharat mission, under which they give assistance for waste to energy programs and municipal solid waste programs. So the the government felt that here there was a duplication with two ministries giving assistance to the same program, and therefore this decision was taken. But we have gone back to the government saying that as far as biogas is concerned, this needs to be continued. माननीय सदस्य। Sir, biogas plants can be installed only where waste generation is abundant. It is a challenge to assure water sources for the production of bio-CNG. So I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, is the government considering a policy to incentivize landfills and toilet-linked biogas plants? And in addition to this, does the ministry plan to collaborate with concerned ministries through Swachh Bharat Abhiyan? Thank you, sir. Mr. Speaker, sir, as I said,
this is something which is before the government, whether we are going to extend it for new sanctions or not. And when the government takes a decision on this, we will also decide on the composition. श्री उन्मेष पाटिल, श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, वेस्ट टू एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं वो एक तो पीपीपी मॉडल पे है और उसका फेल होने का रीज़न है कि इंडियन वेस्ट है उसमें 70% मॉइस्चर रहता है और उसमें रिटर्न्स नहीं होता है। तो रिटर्न्स ना होने की वजह से जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसमें एनर्जी जनरेट नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न है कि एक टेक्नोलॉजी फाइनलाइज होनी चाहिए। कोई बायो मिथेनाइजेशन यूज़ कर रहा है, मुंबई में बायो रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, इंसिनरेशन हो रहा है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी फाइनलाइज न होने की वजह से और रिटर्न न मिलने की वजह से पीपीपी मॉडल फेल हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वेस्ट टू एनर्जी को फंडिंग करेंगे 70% कैपिटल वर्क्स को या ONM को, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को, आज नमामि गंगे का भी जो भी जहाँ वहाँ पे भी एसटीपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे ONM न होने की वजह से वहाँ पे एसटीपी के प्रोजेक्ट फेल, वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट फेल हुए। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्ट टू एनर्जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी क्या और टेक्नोलॉजी फाइनलाइज करेगी? थैंक यू। Mr. Speaker, sir, as I mentioned, this program is now being funded by the Ministry of Urban Development. But while we were funding it, we were technology agnostic. We did not prescribe the technology which has to be followed. That was left to the developer. And Mr. Speaker, sir, when we were funding it, we did not insist on a PPP mode. The developers could have developers set up the waste to energy plants by themselves. And so far as the efficiency is concerned, we took care of that. We provided that whatever energy, whatever electricity is generated from the waste to energy plants will be compulsorily purchased by the distribution company, whatever the cost. So even where the cost of power generation came to 9 rupees, 10 rupees per unit, the power was and is being purchased by the distribution company. So that is taken care of. संजय जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, बायोगैसिफायर प्लांट्स जो हैं प्राइवेट के थ्रू 1 लाख हिंदुस्तान में लगे हुए हैं। ये जो इंडिगो है, महिंद्रा जैसी कंपनीज उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में सरकार 40 वर्षों से प्रयास कर रही है और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि सरकार हर जिले में 100-200 बायोगैस प्लांट दे देती है, छोटा सा भी खराब होता है तो वो नहीं हो पाता है। 2017 से 19 तक 2 साल में लगातार नीति आयोग में गया हूं, नीति आयोग के लोगों से बात किया कि इसको एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में चलाया जाए जैसे, और मैंने उन लोगों को लेकर बागेपल्ली में मैं गया था। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा, क्योंकि बायोगैस से हम न केवल LPG सिलेंडर्स बचाएंगे बल्कि जो स्लरी निकलती है उससे वर्मी कंपोस्टिंग केवल 7 दिन में होती है, जो कि नॉर्मली 21 दिन लगता है। तो मंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये कंपोजिट फॉर्म में एक एक जिले को कंसंट्रेट करके, जहां डेयरी 30% से ज्यादा जहां गाय भैंसे हों, उन जिलों को लेकर के ये करने से न केवल LPG की सेविंग होगी बल्कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी इसकी कोई योजना कर रहे हैं? और 2 साल ये नीति आयोग में मैं दौड़ा हूं, 17 से 19 अंक में थक के बैठ गया। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमने कहा कि ये स्कीम अभी तत्काल तो स्थिति यह है कि मार्च 21 में ये कंक्लूड हो गया। इसको एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए ये सरकार के विचाराधीन है। और जबकि हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो जो माननीय सदस्य ने कहा है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ये मत बोलो सरकार के विचार, सरकार तो आप हो, विचाराधीन आपके है जी। विचाराधीन सरकार कौन है? आप नहीं हो तो? जी अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन है, परंतु हमें वित्त मंत्रालय की भी सहमति लेनी पड़ती है, तो हम लोग सहमति लेने के लिए प्रयत्नरत हैं। जबकि वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो माननीय सदस्य ने कहा उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी सर्वे करवाया था कि बायोगैस प्लांट जो लगाए गए कितने फंक्शनल है, कितने नहीं है। तो हम लोगों ने पाया कि करीब 96% फंक्शनल है। तो जो भी बायोगैस प्लांट्स लगाए गए उनकी अवेलेबिलिटी और फंक्शनल होने का पूरा हम लोगों ने सर्वे करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 125 श्री जी सेल्वन।
So question number CN Annadurai, yes. Question number 1 to 5, sir. माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to know from Honorable Minister of MSME that what steps are being taken to impart training and upskilling of entrepreneurs and employees engaged in startup of MSMEs to get high rate of return. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से एमएसएमई के अंतर्गत केवीआईसी में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी के आधार पर सामान्य व्यक्ति को 15 से 25% तक और जो एससी एसटी हैं उन्हें 25 से 35% तक, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन, इन सबको जो सब्सिडी दी जाती है इस योजना के अंतर्गत वो 25 से 35% होती है। Speaker sir, during the pandemic period, KYC is facing serious crisis. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the government intends to declare a special fund for recouping losses incurred by Khadi and village industry units for the period between 2020-21, when the units were under lockdown and experienced a decline in sale and commission. If so, details thereof, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के महामारी के अवसर पर पिछले 2 साल में भारी प्रभाव उद्योग क्षेत्र में पड़ा है और कई उसमें उद्योग बंद भी हुए, कई चालू भी हुए, मगर हमारे देश के पंतप्रधान जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंदर काफ़ी योजनाएं शुरू की और योजना के मुताबिक अब तक मैं जैसे इसके पहले भी जवाब दे चुका हूं, 2,80,000 करोड़ रुपए कोरोना में सफर हुए उद्योगों के लिए खर्च किए गए। केवीआईसी के माध्यम से अलग अलग योजनाएं हमने इम्प्लीमेंट की है, उससे हमें तमिलनाडु में भी काफ़ी उद्योगों को फिर अपने उद्योग शुरू करने में मदद हुई है, उनको लोन दिया गया, सब्सिडी दी गई और इससे मैं समझता हूँ तमिलनाडु में जितने भी उद्योग थे वो सभी उद्योग फिर से शुरू हुए। प्रोडक्शन ये केरल के हैं, वो तमिलनाडु के हुए हैं, ये केरल के हैं। हाँ, तो तमिलनाडु का केरल। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, श्री YS अविनाश रेड्डी, एडवोकेट अदुर प्रकाश। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member, please. Sir, thank you, sir. Sir, Thiruvananthapuram was selected in the 3rd round of Smart City Mission in 2017. So, for a total project cost of 1,317.64 crores. Sir, the answer reveals that only the projects of rupees 278.63 crores have been completed as on date. Majority of the projects are not even completed the work order stage. The deadline of the completion of the project under Smart City Mission is June 2023. The slow progress in implementation of projects in Thiruvananthapuram should be reviewed. Sir, my question, whether the government will conduct a review meeting and take necessary measures for faster implementation of the project in Thiruvananthapuram. So the Smart City Mission was
conceived and implemented in 2015 June. 100 cities were selected through a process of projects being offered and a system of selection and election in 4 rounds, which started in January 2016. Typically, the period for completion of a smart city project is 5 years. Out of the 100 smart cities, sir, today 75 of them have functioning integrated command and control centers. Cities which were selected in January 2016 are at a more advanced stage of implementation. I can read out to you, sir, the rate at which the overall smart city project is being implemented. Tenders have been issued for 6,721 projects, and the project cost of the tenders issued is 1,88,507 crores, which is 92% of the total tenders to be issued. The work orders issued have been for 6,124 projects, 1,62,988 crores, which is 79%, and the work completed is 29%. But if the project has been tendered and work orders issued, that means they are at advanced stages of implementation. Now, insofar as Thiruvananthapuram is concerned, sir, this is a project whose completion date is June 2023, which means we still have a year and 2 months. All the smart city projects, sir, are being implemented through what is called a special purposes vehicle, which has been specifically set up for that purpose. And the special purpose vehicle is also monitoring the projects. It has an advisory committee attached to it. Sir, I must say, last time when I was answering a question here, a lot of my distinguished colleagues and the people who should be attending the advisory council meetings of the smart city were up on their feet to say it has not been held, it's only a name. I wrote a letter to each one of them, reminding them, I'm so happy to hear that how many meetings were held and how many they had attended. Now I've come armed with all the 100 smart cities. Therefore, if someone turns around and said the advisory committee meeting has not been held, I would be able to tell you here, I won't have to write a letter later. Sir, all the work orders in respect of Thiruvananthapuram are being done by March 2022. So once the work order is issued, it's a question of the project being completed. And sir, typically a smart city project overall has a number of... I can say that the work order stage is at 73%, work completed is 21%, but I have no doubt that this and the others which have to be completed by March 2023, we will review them both here and ensure that they are on the timely completion. I can, sir, I said 75, I answer through you, sir, 75 of the 100 command control centers are operational. Work is in an advanced stage of progress for the remaining 25, and I would urge my colleagues, the honorable members, a little patience. By 15th August this year, 15th August 2022, I make this statement with a sense of responsibility before this August House, all 100 will be operational. Second, no supplement. Sir, Smart City is a very innovative project by the central government of India. We appreciate this project. We are all taking part in many of the meetings of these projects. Sir, Kochi was the first selected in the first phase among the first 20 cities, which was ranked as number 5. Sir, as you rightly mentioned, I had certain queries regarding the meetings, and you had sent a detailed letter regarding this. And you have mentioned in that I have attended the 10 out of 10 meetings in the city level advisory forum, in which the members of parliament and members of the legislative assemblies are called for meetings. I totally appreciate the system. But sir, unfortunately, the proposals are mooted in the city level advisory forums, CLAF meetings.
In the state, there is a smart city director board in which the chief secretary is heading this, in which a lot of bureaucrats are there, and the concerned mayor is also there. Sir, this is a central government project where 50% of the project cost, around 500 crore, more than 500 crore, are being mooted by the central government. Sir, it is the, sir, पूरा हो गया सर, पूरा हो गया. सर, उसमें, सर, निवेदन. बैठो एक मिनट बात मैं कह रहा हूं बैठो मैं व्यवस्था दे रहा हूं बैठो आप बैठो आप माननीय मंत्री महोदय माननीय सांसद गण को न तो आपकी सलाहकार समिति में बुलाते न स्मार्ट सिटी के उस बैठक में बुलाते उनकी जो वेदना है ना वो सभी सांसदों की वेदना है सर आई एम सॉरी आई डिसरिस्पेक्टफुली स्टेट They are the honorable members are members of the advisory committee, and the honorable member who just spoke has attended all 10 meetings. He is asking to be involved, for the members to be involved in something else. So I respectfully, sir, I must submit to the chair that the scheme has membership. नहीं मंत्री जी, आप पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को सलाहकार समिति बुलाते हैं? Advisory, करा दें आपका, बुलाते हैं आपको सबको. आप राज्यों को डायरेक्ट नंबर आपको बताता हूं. आप राज्यों को माननीय मंत्री जी आप राज्यों को डायरेक्शन दे दें. सर बुलाएं. सर I am happily carrying the dates. I am happily carrying the dates of the meetings of the advisory committee. I am happily carrying the dates of the members who have attended it. Now, if there is a mismatch where an invitation is issued and it will not reach, I'm very happy to look at it. But I think the problem is somewhat different. The problem is the demand is for being invited to a meeting which the honorable members are member of the advisory committee. अरे यार, ये यहाँ का कहने का हम बता रहे हैं, हमका नाम बता देंगे. ये जगह कहने की. क्वेश्चन नंबर 127 श्री संजीव कुमार सिंगरी. Not there, sir. Next. चिंता. श्रीमती चिंता अनुराधा. रिप्लाई मंत्री जी का रिप्लाई कर लिया मैंने, उनके सवाल मैंने पूछ लिए. चलो बैठिए, आप पूछ लिए, आप पेरी मत करो उनकी. मैंने सवाल उनका पूछ लिया, उनका मैंने सवाल पूछा. मंत्री जी आप जवाब दे दें. Sir, as I said, this question was on the progress of the 4 smart cities in Andhra and 2 in Telangana, which have been answered. But the questions which have come on Kochi and Thiruvananthapuram, I'm very happy. Please. Can I answer? I have with me all the details. Last time when a similar sentiment was expressed, I took from the record, I wrote a detailed letter to every honorable member saying that these are, and those, I'm very happy my friend Mr. Hibi Aiden has acknowledged it. And I also said, I'm very happy you've attended all the 10 meetings. Now, if the issue is to be consulted on something else, I'm very happy to talk to you about it. But the scheme provides... Please sit down. Yeah. Please, member. Question number 127. Chinta Anuradha. माननीय मंत्री जी. Answers placed on the table of the House, sir. सुरेश दानोकर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरे चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में राजूरा तहसील के मूर्ति ग्राम समीप एयरपोर्ट हेतु कुल 840 एकड़ भूमि से 140 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शेष है. इस शेष भूमि का अधिग्रहण कब तक होगा? धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पार्किंग बेस के बारे में है आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डों का. जहां तक माननीय सांसद महोदय ने चंद्रपुर की भूमि अधिग्रहण के विषय के बारे में प्रश्न पूछा है, हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है. जब वो भूमि अधिग्रहण हो जाएगी उसके बाद उस पर कार्य हम लोग शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 128 श्रीमती समिष्टा सेठी. माननीय मंत्री जी.
Answer is placed on the table of the House, sir. इम्तियान जलील जी. Sir, when there is a very young and dynamic civil aviation, obviously the expectations are more. Sir, there were 21 embarkation points for the Hajj Yatris every year, and it was decided that for the to facilitate the Hajis, so that they can embark from different stations. Now they have reduced the 21 embarkation points to 10 embarkation points. My humble request is, Hajis usually are old people, so it's very inconvenient. Just for example, you had embarkation points in Maharashtra at Nagpur, at Pune and at Aurangabad, but you have stopped that for reasons best known. My humble request is, we are again resuming the Hajj Yatra this year, so if we could retain that 21, and also since I come from Aurangabad, my humble request is, if you can add Aurangabad in Udan scheme and also in the Buddhist circuit, because we have the World Heritage Sites of Ajanta and Ellora. Why Aurangabad has been excluded from that embarkation, I don't know. So please, my humble request is, if Aurangabad could be included in the Buddhist circuit as well as in Aurangabad, as also to retain those 21 embarkation points for Hajis. Thank you. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारा था टिकट के कैंसिलेशन के ऊपर. नहीं, आर्बिट्री कैंसिलेशन ऑफ टिकट है, ये उड़ान का प्रश्न नहीं है. हाँ, वही है जो आप सही बोल रहे हैं. और इस विषय पर पूर्ण रूप से हमारी योजना सरकार की बनी हुई है. माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा है हज यात्रा के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय उस विषय पर निर्णय नहीं लेता. वो निर्णय लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा. हम लोग केवल एक क्रियान्वयन एजेंसी हैं. जो निर्णय लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के आधार पर, उसका क्रियान्वयन केवल हम कर पाते हैं. तो जरूर मैं अपने साथी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को आपके भावनाओं से जरूर अवगत कराऊंगा, ये मैं विश्वास लाता हूं. क्वेश्चन नंबर 129 श्रीमती लाकेट चटर्जी. माननीय मंत्री जी, 129. अध्यक्ष महोदय, आंसर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. श्री तापिर गांव. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर को बहुत एप्रिशिएट करता हूं. इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नया एयर स्ट्रिप बनाने के लिए दिरांग, दापोरिजो, आनिनी में मिनिस्ट्रियल एक्सपर्ट को भेजा है. तो प्यूसार में उड़ान सर्विस से जुड़ने के लिए ये 3 जगह में एयर स्ट्रिप मंत्री जी कब तक बनवाएंगे? थैंक यू. धन्यवाद सांसद महोदय. ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी योजना है देश के एक एक कोने को जोड़ने के लिए अध्यक्ष महोदय, और इसका नाम उड़ान रखा गया है कि उड़े देश का आम नागरिक. ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और उनका संकल्प भी है. खास करके ये योजना में प्राथमिकता उत्तर पूर्वी राज्यों को दिया गया है. खास करके इस योजना में प्राथमिकता हमारी पहाड़ी राज्यों को और हमारे टापू और द्वीपों को दिया गया है. और उस प्राथमिकता के आधार पर जो 20% वायबिलिटी गैप फंडिंग राज्यों को देनी पड़ती है, उसमें इन राज्यों को केवल 10% तक सीमित रखा गया है और 90% बीजीएफ केंद्र सरकार दे रही है इन राज्यों के लिए. इस योजना में अरुणाचल के लिए भी हमने बहुत प्राथमिकता दी है. 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं. डीपीआर उनकी हो चुकी है और रिपोर्ट भी हमने राज्य को भेज दिया है. हम राज्य से इंतजार कर रहे हैं, जब जवाब आएगा तब तीव्र गति से हम लोग क्रियान्वयन जरूर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 130 श्री टी.आर. बालू जी. एक बार देंगे, लास्ट बुलाएंगे आपको, मौका देंगे आपको. टी.आर. बालू जी. माननीय मंत्री जी. Sir, a statement is laid on the table of the House. श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी. Sir, thank you very much, sir. Sir, integrated urban planning is highly essential for preparing a master plan of the cities. I would like to know from the Honorable Minister, because 456 towns have already been selected from 35 states and union territories. I would like, a part of my question is whether
all these 456 towns, including my town, Kollam municipal town, whether all these towns have been declared or they have submitted the comprehensive master plan so as to have the integrated development of the city. Because a comprehensive master plan is highly essential. Mere planning is not required to have a comprehensive master plan. Whether that comprehensive master plan has been submitted by all these municipal towns to the government of India. And B part of my question is non-expenditure of the allocated amount, whether it will adversely affect in the future allocation of the fund. That is B part of my question. Thank you very much, sir. Sir, I would like to thank the honorable member for raising a question which actually lies at the very heart of the direction in which we are moving in urbanization. So I would like to recall that in 1947, when we gained our independence, and our first census, if I remember, is of 1951, our urban population then, sir, was about 17%. The last census that we have, which is of 2011, there the urban population is very much on the rise, and we are now working against a possibility of 600 million people living in urban areas by the year 2030, when the Sustainable Development Goals. And it is entirely possible that by the year 2051, half of our population, or as much as 80 crores or 800 million, will be living. Most of our urbanization, sir, has hitherto taken place in an autonomous and somewhat unstructured manner, because every citizen of India has the right to go for education, go for looking for work to any part of the country. So as a result of what has happened is there has been a very marked and significant demographic shift to urban centers. And the urban centers today already provide, I think, something like 60% of our GDP. And when the urban population increases, about 75 to 80%. Now, within the overall process, the figure that the honorable member is citing, sir, is a provision made under the Amrut scheme, where an amount, if I remember correctly, of about 515 crores has been set aside for this purpose. Now, the figures which have been cited by the honorable members, according to this, the ministry has already approved, out of that 515 crore provision, we have already approved 412 crores and 412.52 crores, and the amount released is about 151.27 crores. Sir, Amrut is a programmatic intervention of the central government. Land is a state subject, and the states have to do it. But since the honorable members asked, I can confirm to him that Kollam draft master plan has been done. And also, sir, the support will be continued. Now, Amrut, the program under which this provision has been made, sir, this was a scheme introduced in June 2015. It covers 500 Indian cities which have a population above 1 lakh. But it covers only about 60% of our urban area. And Amrut will be subsumed under Amrut 2. So the point I'm making is, out of the 456 cities which have been uploaded, 2 of them, I remember correct, Nagar Haveli and Lakshadweep said, we already have a master plan. So there are 3 stages. One stage is the creation of a GIS database using very high resolution satellite images for the big cities. The second is, if the city is not very big, you could use the same drone technology to get it done. And then you produce a master plan. Now, I don't know, maybe my colleagues amongst the officials very well prepared. I can confirm for Kollam, I can confirm for some others. But I want to assure the honorable member, where a draft master plan has not been prepared or they need some hand-holding or capacity building assistance, we are ready to provide that. क्या है इंटेलिजेंट मंत्री और इंटेलिजेंट प्रश्न, इंटेलिजेंट मंत्री और इंटेलिजेंट मेंबर्स, अगर दोनों जवाब प्रश्न करने लग जाएं 1 घंटा लग जाएगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 131 संजय सदाशिव मांडलिक, सुबोध पाठक. माननीय मंत्री महोदय, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. क्वेश्चन नंबर 132 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन. माननीय मंत्री
माननीय मंत्री महोदय। पटल पर रखा गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सब्या हवाई पट्टी एक उड़ान योजना के तहत असेवित हवाई पट्टी के रूप में शामिल है और जवाब मिला है कि ये कोई भी एयरलाइन बोली नहीं लगा रही है। महोदय, मेरा ये कहना है कि ये 517 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 338.66 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं, महोदय कोई बोली कैसे लगाएगा? अतिक्रमण हटाने के लिए और उसको चालू करने के लिए सरकार अगला काम क्या कर रही है? महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, उड़ान योजना के अंतर्गत सबिया एयर स्ट्रिप गोपालगंज जिले में हमने चारों राउंड में, उड़ान के राउंड में हमने प्रेषित किए थे। जैसे आपको मालूम है कि नागर विमानन क्षेत्र आज एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है, डीरेगुलेटेड सेक्टर है, और उसके तहत निजी क्षेत्र की जो भी बिडिंग आती हैं उसी के आधार पर हम लोग शुरुआत फ्लाइट्स की करते हैं। हमारी कोशिश होगी भविष्य में भी असेवित हवाई अड्डों को सेवित हवाई अड्डे में परिवर्तित करने के लिए। लेकिन जैसे माननीय सांसद महोदय ने बताया कि ये राज्य सरकार का हवाई अड्डा है और अतिक्रमण हटाना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी राज्य सरकार से जल्द चर्चा करें ताकि वो अतिक्रमण हट पाए और उसके आधार पर हम आगे का कार्रवाई कर पाए। ऑनरेबल मेंबर, ये हवाई अड्डा महोदय रक्षा मंत्रालय का है, न कि राज्य सरकार का। आपका क्वेश्चन क्या है? सर, ये रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टी है तो राज्य सरकार इसको कैसे हटाएगी? माननीय मंत्री जी, रक्षा मंत्रालय को पत्र लिख देना आप। जी जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 132 अधीर रंजन चौधरी जी। महाराज आपको मैंने इजाजत नहीं दी। अच्छा, बात यह कि हमारे एक महाराज तो मंत्री है, दूसरे महाराज एयर इंडिया वो अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। तो आज ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक डिओपोली की स्थिति पैदा हो गई है। डिओपोली जैसे कि 42% शेयर आ गया टाटा के साथ, मतलब टाटा, बिस्तरा, एयर एशिया लेकर, और बाकी 37% आ गया इंडिको के साथ। तो ये डिओपोली के रेजिम बन गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि उड़ान की चलते ये अनरेगुलेटेड हो गए हैं। तो ये उड़ान की चलते हमारा बंगाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि औंडल एक विमान एक एयरपोर्ट बन के रह गई है औंडल, उसके साथ कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा। तो इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि अभी डिओपोली चल रहे हैं। तो ये आप इन लोगों को इंसेंटिवाइज करके इस जगह में उड़ान की जो मकसद है, ये मकसद पूरा करने के लिए नया कोई योजना आप सोचते हैं, ये बनाते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सांसद महोदय और कांग्रेस पार्टी के नेता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, पर उनको ये सूचित करना चाहता हूं कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शायद वो कुछ गलतफहमी में हो और मेरे अतीत के बारे में बार बार चर्चा करते रहते हैं, पर मैं उनको सूचित करना चाहूँगा। जहाँ तक इन्होंने बात की नागर विमानन क्षेत्र की, जैसे आपके द्वारा मैंने सूचित किया है, ये एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है और एक कम्पिटिटिव सेक्टर है और एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोरोना के वातावरण में सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना इस सेक्टर ने किया है। लेकिन इस मुद्दे को नज़र रखते हुए भी उड़ान योजना के तहत पिछले 4 राउंड्स में 948 नए रूट्स जिन शहरों को आज तक देश में कभी जोड़ा नहीं गया था और कल्पना भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री जी की कल्पना की उड़े देश का आम नागरिक और हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाए, उसके तहत 48 नए रूट्स अवार्ड किए गए हैं, जिसके आधार पर ऐसे छोटे शहर जुड़े गए हैं जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी। झरसुगुड़ा से करीब 3 लाख यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं अध्यक्ष महोदय। दरभंगा से करीब 3.5 लाख यात्री जाते हैं। जिन एयरपोर्ट्स को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र से उड़ाया गया था, ऐसे क्षेत्रों को जोड़ा गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के नेता को
कि उड़ान योजना के तहत जो हमारी कल्पना है कि 100 एयरपोर्ट्स 2025 तक और 1000 नए रूट्स 2025 तक हम लोग प्रचलित करेंगे, उस पर हम लोग पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की कुछ मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बंगाल का मुद्दा उन्होंने उठाया है। फिर एक बार रुक जाएं, आप भी बंगाल के, इनको ही पूछ लें तो एक साथ जवाब देना। दोनों पूछेंगे विपरीत आपस में। Sir, Honorable Minister visited Calcutta just 1 week back, I think. And he declared that due to shortage of non-availability of land, second airport is becoming not possible. Because the old one has become to be changed and the new one airport is to be installed. Our Chief Minister proposed to take the land at Ondal Airport, which few minutes back Adhir Ranjan also mentioned. So I just want to know from Honorable Minister that why you are not taking Ondal as the second alternative which state government proposed to you, and what is the difficulties to implement the project of your dream of second airport in West Bengal, and why it is not being implemented? माननीय मंत्री जी। So I'd like to thank Da through you for asking this very important question. But prior to answering his question, I'd like to take up the issue which the leader of the Congress party raised. Durgapur Airport, which is Andal, the connectivity is already provided under Udan routes. There are connectivity to Chennai and to Mumbai. There are close to about 20 flights per week, and that airport is today connected. As far as the question that Da raised, it is very true that our government is extremely committed to increasing both the number of airports in our country, and just as a data point I'd like to put before you, sir, that India had 74 airports prior to 2014. Today we have 140 airports in India. 66 airports have been added in the last 7 years alone, almost doubling our capacity over the last 7 years. ये वृद्धि, ये प्रगति हम लोग नागर विमानन क्षेत्र में ला पाए हैं। पश्चिम बंगाल, we are extremely desirous to bring about development in the civil aviation sector, Sudhita. And please understand that today civil aviation has become the backbone of transportation across the world. If you do not have connectivity, if you do not have infrastructure, not only is this sector affected, but your economic progress, your economic future, tourism, all of those sectors get affected by civil aviation. Which is why through that press conference I urged both respected Mamta Di and your government that please come forward, work together with us to make sure that we raise development and progress in West Bengal. There are a number of airports where I have, over the last 7 months, written at least 5 times to the Chief Minister saying, please come forward, please give us the land, because unless you give us the land, we cannot progress it. And I'd like to put this on the record of the House. As far as Bagdogra is concerned, we are still waiting for the handover of almost 98 acres out of the 104 acres from the state government side. As far as Behala is concerned, almost 40 acres is still pending to be handed over for the extension of the runway. If you don't extend your runway, we cannot land Code E aircraft, Code D aircraft into West Bengal. As far as Hasimara airport is concerned, we're waiting for almost 38 acres to be handed over. Same is the story with Kalaikunda airport. 38 acres, today only 80 are land. We want to land Airbuses there. Sir, this is very important that I put this on the record of the House. Malda Airport, the same situation, where we want to ensure we increase connectivity. The final part of Das question was, why are we not taking Durgapur Airport and Andal Airport as the second airport for Kolkata? We have great plans for Kolkata. Please understand, in terms of connectivity, we cannot expect passengers to travel 180 kilometers away from Kolkata for the second airport in Kolkata. The second airport has to be close to Kolkata. It cannot be 180 kilometers away. No. Let me answer one honorable member at a time. No, so therefore, this positioning
of Durgapur or Andal as the alternative airport for Kolkata as a second airport, please understand, is not possible because no passenger, neither will you travel 180 kilometers away to catch a flight for the second airport of Kolkata. मैं पुनः माननीय मंत्री महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अनुभवी हैं सब, लेकिन आज संक्षिप्त में जवाब दे, ब्रीफ में उत्तर दें। हाँ, we are opposed to forceful occupancy of the land. We will not do it. In between, you'll have to implement your. I am with you, sir, on that, and let us work together. You did not allow to implement. No. But you're missing the point. The point is not to take forceful occupation. Any land that is empty, that you have to choose. I can't choose that. You must choose that and offer it to the government, and we will build the airport. But please work together. We are not working at odds. West Bengal has to be worked at together to make sure that we bring about development at West Bengal. No. Next question. No. Sir, please, line up. No. Question number 3. कभी भी माननीय सदस्य और मंत्री आपस में प्रश्न शुद्ध का जवाब ने मेरी बिना परमिशन के। सर 133 सर 133 माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। ऑनरेबल मेंबर, थैंक यू रेस्पेक्टेड स्पीकर sir. Short में, brief में। Yes, sir. Sir, I believe that the Honorable Minister has been misled by the Airport Authority of India and Director-General regarding to curtailing the runway of length of Calicut Airport. Sir, recently Honorable Minister has convened a meeting in his office. Honorable Minister Ji and other 6 MPs are participating in that meeting. Officers are also participating in that meeting. Officers assured that meeting we will will not take that action to curtail that length. Okay. Sir, one. No. Once, please, sir. अध्यक्ष महोदय, No. I can understand. No supplementary. Supplementary, माननीय मंत्री जी। I would like to respond to the Honorable Member of Parliament and his concern. Muralidharan ji, along with a delegation of 5 or 6 members of Parliament, came and met me, where Raghavan Sahab was also there. This is a very unfortunate accident that occurred in Calicut. It is an accident that we take with the utmost graveness and seriousness. Our primary job in the Ministry of Civil Aviation is to ensure not only connectivity, but connectivity with safety and with security. That is our primary job, and we will not take any step that compromises in any manner whatsoever either the safety or the security of any passenger in our skies. Having said that, as far as the incident is concerned, a committee had been set up. The AIB, the Accident Investigation Bureau, had come out with its report. I had very clearly stated that a committee must evaluate the report, understand the recommendations of the report, and come back to us with a plan for the execution of those recommendations. That committee has been headed by none other than the secretary of my department. That committee has Air Chief Marshal Fali Major as the vice chairperson of that department, of that committee. That committee's report will be sent to us. Based on the recommendations of that committee's report, we will then take action going forward. Sir, your answer is not correct, sir. Because my question is, sir, you please listen. My question is whether the Directorate General of Civil Aviation, DGCA, proposes to curtail length of runway at Calicut International Airport, and if so. Sir, your answer is, your answer is presently there is no such proposal under consideration in the DGCA. Sir, Honorable member, please. Sir, I hope. Let me apprise the member that when I have already mentioned to them that when the report of the committee is submitted to us, based on that we will take action in public interest. Question number 134, Rama Haridas, माननीय मंत्री जी of the House. क्वेश्चन नंबर 135, संतोष कुमार, Not present, sir. माननीय मंत्री जी।
laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 136 दयानिधि मारन, माननीय मंत्री जी 136। महोदय उत्तर सभा पटल पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 137 श्री जयदेव गल्ला, माननीय मंत्री जी On the table of the House. क्वेश्चन नंबर 138 नो रमेश विदुड़ी जी। सर 138 क्वेश्चन नंबर। माननीय मंत्री जी एमएससी मंत्री, माननीय मंत्री जी एमएसएमई, माननीय मंत्री जी क्या हो गया आप लोगों को? प्रॉब्लम क्या है? अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, एमएसएमई के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोविजन जो बजट रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत प्रोविजन रखा है, लेकिन कोरोना काल के अंदर एमएसएमई जो काम करने वाले उद्योग में काम करने वाले लोग तो मजदूर थे, उनके काम बहुत बंद रहे थे। क्या सरकार ने कोरोना के दौरान ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्पेसिफिक साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में पड़ता है, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट देने का कोई ऐसी योजना कोरोना में सरकार ने बनाई थी? भविष्य के लिए तो बहुत बजट रखा है और नहीं बनाई थी, तो आगे कोई ऐसा होगा तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, ये जानना चाहूंगा मैं माननीय मंत्री जी से। आप पूरा मत बता देना, आप तो कहते हो ओखला के लिए वो तो विशेष बता दो, नहीं तो पूरा तो उनको पता है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग कोरोना के कार्यकाल में गरीब लोग अपने जॉब से उनको जॉब से निकाला गया या फैक्ट्री बंद हुई, ऐसे लोगों के लिए मदद करने के लिए माननीय पंतप्रधान जी ने वो 5 लाख करोड़ रुपया उसी स्कीम के लिए दिया है कि उनके लिए मदद की जाए और उनको रोजगार प्राप्त हो जाए, इस कोशिश के लिए दिया गया। 139 श्रीमती भावना गावित, नो सप्लीमेंट्री। प्रश्न संख्या 139 सर। माननीय मंत्री जी पुरी साहब। अध्यक्ष जी, मुझे उत्तर में यहाँ पर बी में बताया गया है, दिखाया है कि आयात निर्भरता हमारी जो है वो 85.1% है, और एफ के उत्तर में इन्होंने दिया हुआ है कि 21-22 तक ऊर्जा आयात निर्यात को 10% तक कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है, और उसमें व्यापक तौर पर तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा क्षमता और संरक्षण उपायों को बढ़ाना, मांग प्रतिस्थापना का पर जोर देना जैसे आयामी कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। प्रश्न क्या मैं आपका? सप्लीमेंट्री और प्रश्न एक ही पूछ रही हूँ, क्योंकि ये 20 प्रश्न पूछने का आपने मौका दिया, इसमें मेरा नंबर लगा है ये। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि ये आपने 5 कार्यान्वित नीति के माध्यम से तेल और गैस की जो आपूर्ति के लिए बोला है, तो इसमें कितनी आपूर्ति हुई है और कितना घरेलू उत्पादन बढ़ा है, इसकी हम यहाँ पर आपने तो दिया है कि हमारी आयात निर्भरता है 85%। तो इसमें हमारा आंकड़ा कुछ भी आपने दिया नहीं, उत्तर में तो बताने की कोशिश करें। Sir, I think the honorable member is right. A committee was indeed established, and the committee recommended, it's a recommendation of a committee, that by the time we reach the present period, our import dependence should decline by 10%. That was a recommendation. But what happened on the ground is entirely different. Today, sir, we are in a situation where our consumption of energy, both petroleum, diesel, gas, is way beyond pre-COVID levels. Our consumption in India is 1/3 of the global average, but if the economy is growing at 9.2%, obviously consumption is going. So we have taken other steps, including ethanol blending up to 20%, various other steps to increase the area under exploration and production. But so there is no inconsistency. A committee has, if you ask me, my recommendation should be we should bring import dependence down from 85 to 55. But it's one thing to do that, and the other thing to have the systems in place to be able to. 140, 20 हो गए। राहुल शिवाले, राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया।
अध्यक्ष महोदय, अमृत के माध्यम से स्कीम के माध्यम से महाराष्ट्र को 7,759 करोड़ की पूरी राशि मिली है, लेकिन मुंबई के जितने भी प्रोजेक्ट है सीवरेज से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या वाटर सप्लाई के, उनकी कॉस्टिंग 5,000 के ऊपर 10,000 करोड़ तक उसकी कॉस्टिंग होती है। तो हर बार मुंबई का जो मुंबई को एक फंड मिलना चाहिए, फंड नहीं मिलता है। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मुंबई को एक स्पेशल कैटेगरी में लिया जाए और मुंबई को स्पेशल फंड अमृत के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है और हर बार मुंबई को अन्याय हो रहा है। तो मुंबई को अमृत का स्पेशल फंड Sir, a statement is already been laid on the table of the House. I would like to inform the honourable member that Amrut is a scheme, total outlay of 77,000 crores, where in the first 3 years itself, whatever is available in the state annual action plan is given. There is no provision in the scheme to provide special packages. But if the honourable member has any other issues, there is an Amrut 2 scheme which is coming into being, which will subsume Amrut 1. I am very happy to exchange ideas with him and as to how we can look at these. But the Amrut 1 scheme does not have any provision for any additional packages beyond that original 77,000 crores. प्रश्नकाल समाप्त। सारे 20 प्रश्न ले लिए और राहुल शिवाले को एक दिन में 2 बार नंबर आ गया। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। प्रोफेसर सौगत राय, टीएन प्रतापन, अब्दुल मजीद आरिफ, हनुमान बेनीवाल, मनिक टैगोर, वीके श्रीकंदन, ईबी डन, एडवोकेट डीन क्रियाकोस, अधीर रंजन चौधरी, बेनी बनन, के सुरेश जी, एम सिलवाज। कई मान्य सदस्य, 1 मिनट बैठे हैं, कई मान्य सदस्य तो बहुत गंभीर हैं कि रोज ही स्थगन लगाते हैं। स्थगन लगाने की एक व्यवस्था है, जब देश में विशेष घटना घट रही हो, आपातकालीन घटना रखती हो, जब लगाया जाता है। आप तो कई मान्य सदस्य तो रोज ही नियमित देर से स्थगन लगाता हूं। आज तो उनका नाम पढ़ रहा हूं, जो रोज लगाएंगे उनका नाम भी नहीं पढ़ूंगा। फिर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2 से 10, मुरलीधरन जी। Respected Speaker, sir, with your permission, on behalf of my senior colleagues and other fellow colleagues, Shri Narendra Singh Tomar ji, Shri Hardeep Singh Puri ji, Shri Purushottam Rupal ji, Shri Prahlad Singh Patel ji, General VK Singh ji, Shri Danve Rao Sahib Dada Rao ji, Shri Rameshwar Teli ji, Shri Kaushal Kishore ji, and Shri John Barla ji. I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial numbers 2 to 10 in today's revised list of business. Item number 11, Shri Dr. Kirit Solanki ji. Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table a copy each, Hindi and English version of the study visit report of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste Scheduled Tribes to Lehan, Srinagar from 3 to 8 September 2021 and study visit report containing brief of study visit undertaken by Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes during 16 Loksabha. Thank you, sir. Item number 12, Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Sir, I beg to lay on the table a copy of the 237th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Home Affairs on Police Training, Modernization and Reforms. Thank you, sir. Shri item number 13, Haridim Puri Sahab. Sir, with your permission, I rise to make the following statements regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on demands for grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs, and 2. The status of implementation of the recommendations contained in the 9th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the government on the recommendations contained in the 5th report of the Committee on Demands for Grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement.
नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती। अब केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद सवाल होगा। मैं उन माननीय सदस्यों को प्राथमिकता दूंगा जो देर रात तक बैठते हैं शून्यकाल में। हाँ हाँ, जो हाउस की प्रोसीडिंग में भी और जो बैठते हैं उनको शून्यकाल में अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती सुनीता दुग्गल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी आपकी बार की जो बजट है, मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच रखी है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत को आधुनिक भारत की तरफ बढ़ाने की तरफ हमारे कदम हैं, ये बजट उस दिशा में प्रस्तुत किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगी कि जब प्रस्तुत किया गया तो 5 राज्यों में चुनाव होने थे और हमारी सरकार उसका भरपूर फायदा उठाकर और उन राज्यों के लिए बजट प्रस्तुत कर सकती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। हमें क्षणिक लाभ लेने का किसी तरह का कोई हमारे दिमाग में इस बात का कोई हमारे मन में नहीं है कि हम क्षणिक लाभ लें। हमारा देश आगे कैसे बढ़े, आधुनिक कैसे बने, इस सोच को लेकर ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी ने जो दूरदर्शिता दिखाई है उसके तहत अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं रेलवे के बारे में बात करना चाहूंगी। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे याद है बहुत साल पहले जब ममता दीदी यहाँ पर रेल मंत्री होती थी तो मुझे अपने बच्चों के साथ जो है दर्शक दीर्घा में यहाँ पर बैठकर इस सदन की कार्रवाई को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय मैं हैरान थी कि वो बजट में जिस तरह से केवल वेस्ट बंगाल के बारे में ही ज्यादा चर्चा करती थी, लेकिन विडंबना देखिए कि वो भी काम वो पूरे नहीं करवा पाई। 100 की घोषणा होती थी तो 99 जो है वो धरातल पर ही दम तोड़ देती थी। वो समय था। और एक आज का समय है कि आज हमारी सरकार ने जिस तरह से जो काम किया है रेलवे के अंदर, अगर मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूं तो आप ये देखिए कि 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो शुरू हुआ था और 2014 तक उसका काम इतना स्लो था और आज जो है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर उसके बहुत से भाग में मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है। और इसी तरह से आप ये देखिए कि असम समेत कितने जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको देश के बाकी भाग से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया और इसमें 150% से भी ज्यादा की राशि जो है वो खर्च की गई। और किसानों के लिए किसान रेल सेवा की अगर हम बात करें, और उसी तरह से मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं कि मेरी लोकसभा सिरसा को भी त्रिपुर सुंदरी से, त्रिपुरा से जो है वो जोड़ा गया है। लेकिन मेरी आपके माध्यम से ये हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी होगी कि जो हमारे हिसार फतेहाबाद सिरसा वाया अग्रोहा जो रेल लाइन है वो पहले मंजूर हो चुकी थी और अटल जी किसी समय में फतेहाबाद में आए थे, वो जिला होने के बावजूद भी जो है रेल सेवा से वंचित है और उन्होंने कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं रेल के द्वारा फतेहाबाद में पहुंचूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर रेल मंत्री जी इस बात की तरफ ध्यान दें और इस रेल को जो है जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और इसी तरह से ही जो है हमारी एक उकलाना से नरवाना की जो रेलवे लाइन है उसका भी सर्वे हो चुका है। तो मेरा आग्रह है कि जैसे 400 वंदे भारत जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, तो मेरी लोकसभा से भी एक वंदे भारत जो है जरूर गुजरनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी को इस बात का आग्रह करना चाहूंगी। और आप ये देखिए कि 63% से अधिक जो ट्रेन है आज की तारीख में वो इलेक्ट्रीफाई हो गई हैं और 2009 से 2014 के मुकाबले में नई रेलवे लाइंस, दोहरीकरण और अमान परिवर्तन, इसके लिए इस बजट में 350% की बढ़ोतरी की गई है और हमारा सफर इतना सुगम हो गया है कि मैं कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है
कि एक तेरी जरा जरा सी सहूलियत, कि एक तेरी जरा जरा सी सहूलियत ही सब्र है मेरा, एक तेरी जरा जरा सी सहूलियत सब्र है मेरा, देख अब तेरी मंजिल से बेहतर ये सफर है तेरा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्लीज और रेल मंत्री जी ने जो है वो करके दिखाया। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि जल जीवन मिशन, इसके तहत जो है कि 2014 में जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से और संगठन की विचारधारा प्रभावित होकर, तो मुझे ये मौका दिया गया कि आप जो है पटौदी से चुनाव लड़िए। और जब मैं वहां पर घूमी तो मैं हैरान हो गई कि वहां पर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका सारा दिन जो है वो सिर्फ पानी के लिए निकल जाता था। और हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है वहां पर उनको पानी पहुंचाने का काम किया। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी 5 मिनट का समय तो मेरे पास होगा ना, कम से कम 5 मिनट पूरे नहीं हुए। 5 मिनट हो गया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो नदियों को जोड़ने का प्रोविजन किया गया है, और केन बेतवा के बारे में अगर हम बात करें कि हमारे एक इलाके में जो है वो बाढ़ आती है, दूसरा इलाका सूखा रहता है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। सरकार की तरफ से जो गंगा के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का जो एक कॉरिडोर बनाने का जो एक योजना है, मुझे लगता है कि उससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हम किसान रेल, किसान ड्रोन, नाबार्ड के माध्यम से जो इसमें जो सहायता मिलेगी, उससे मुझे लगता है कि किसान भाइयों के आने वाले समय में आमदनी जो है वो हम दुगनी की बात ना करें बल्कि तिगनी चौगनी है वो आने की हमें इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगी कि चाहे हम मिलेट्स की बात करें, धन्यवाद, मोटे अनाज की बात करें, धन्यवाद, तो ये इंटरनेशनल जो मिलेट्स ईयर किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है जी बस आधा मिनट और कि उससे जो है हमारे छोटे किसान को जो कि 80 से 85% के करीब है उसको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद श्री महबूब सभापति महोदय अंत में युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने किया उसमें मैं कहना चाहूंगी कि सीमावर्ती इलाकों में सशक्त करने के लिए जो प्रावधान किया गया है, एनसीसी को जो सीमावर्ती इलाकों में हमारे युवाओं के लिए जो केंद्र खोलने की बात कही गई है, उससे जो है हमारे नवयुवकों को बहुत लाभ मिलेगा। प्लीज अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे युवा हैं वो बहुत आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और इसीलिए मैं अंत में सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी युवाओं का आह्वान करते हुए क्या कहते हैं कि बस तू एक ख्वाब देखना मत छोड़ना, कि बस तू एक ख्वाब देखना मत छोड़ना, मेरी आंखों में इसकी तदबीर के हजारों सपने हैं। धन्यवाद। तो आदरणीय सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so very much. Thank you very much. I thank you, Honorable Deputy Speaker, sir, for the time given to me to speak on the budget 2022-23 on behalf of my party. I compliment the Finance Minister for presenting a forward-looking and growth-oriented budget that strengthens the drivers of long-term development. It builds on last year's budget and scores high on several counts: consistency, COPEX-led growth, transparency in numbers, energizing many of the stressed sectors, and continues the focus on simplifying taxation policies. The budget provides a blueprint for steering the economy towards a sustained high growth trajectory and aims to lay a strong foundation to steer the Indian economy towards Amrit Kal for the next 25 years, from India at 75 to India at 100. The Finance Minister has highlighted a framework for growth by focusing on 4 key themes. 1. Public investment for building modern infrastructure under PM Gati Shakti. 2. Inclusive development. 3. Productivity and investment. Sunrise opportunities, energy transition and climate action. And 4. Financing of investments. Additionally, the Honourable Minister has announced several tax and regulatory measures which should go a long way towards removing difficulties faced by taxpayers, reducing litigation,
providing certainty and widening the tax base. Policy measures have also been introduced to increase the flow of private investment in India. Of course, efficient and timely execution will be the key, and this is also where the government estimates that gains from supply-side reforms and easing of regulations may boost growth. The emphasis on infrastructure spending, reforms, various supportive schemes such as PLI and digitalization are expected to boost investment and kickstart the virtuous cycle of investment, employment, income and demand. In fact, the digitalization theme will be the backbone for new investments in education, healthcare, agriculture, banking, payments, and will also streamline government payments and procurements. Availability of fiscal space to ramp up capital spending, easing supply chain constraints, and synchronized global growth resulting in strong exports will further boost the growth momentum. A well-coordinated monetary and fiscal policy will ensure a sustained recovery, and measures such as swift payments, resolution of disputes and arbitration, and improved logistical efficiencies are likely to enhance the ease of doing business and boost investors' confidence. I also note that the government's thrust on mindful and deliberate use of resources is visible as the FM has proposed long-term and short-term actions towards a sustainable development. What is truly commendable is the announcement of targeted policies and specific sectors to support their recovery and boost growth in sectors with opportunities. This will help improve productivity, reduce fragmented growth, and create job opportunities. The contribution of the pharmaceuticals and healthcare industry have been well acknowledged, especially the speed and coverage of vaccination and improvement in the healthcare infrastructure. The key announcements include creating a robust national digital health ecosystem through extensive use of technology and launching the National Tele-Mental Health Program. Mission Shakti, Mission Vatsalaya, Saksham Anganwadi, and Poshan 2 were recently launched to provide integrated benefit to women and children. Genomics and pharmaceuticals have been noted as sectors contributing to sustainable development. With this, the sector should benefit from the future government policies. There are several forward-looking measures in the budget 22. No, please try to conclude. Well, just 1 minute, sir. Which build on vision set out by the previous budgets and are expected to put the economy on accelerated growth path after the impact caused by the pandemic. To sum up, amendments in tax law to bring about sustainable growth, infrastructure investment, focus on R&D spending, nurturing incentives to core sectors including manufacturing services, tapping the huge experience of running captive centers are some of the priority items on the agenda of the government. Ease of tax compliance, Yes. simplification and digitization are the cornerstones to enhance the ease of doing business in India. I remain optimistic towards sustained growth. However, I must caution the government that in a complex country with a huge population like ours, there is no place for complacency, much less hubris, and only sabka vishwas or sabka prayas can Dhanyawad. make us realize our dreams. A case in point, sir, is the absence of even the mention of the welfare schemes concerning the minorities, although the fact is that there are various schemes for their benefit. Example, the Hunar Haat scheme of the Minority Affairs Ministry, the modernization of madrasas, the exhortation by the Honorable Prime Minister to the students to hold the Quran in one hand and the computer in the other, etc. I remain optimistic, therefore, that in future the government will be more amenable towards the uplift of the minorities who constitute a whopping 25 to 30 crores of citizens of Yes. our great nation. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Rajiv Pratap Reddy ji.
इस बार का बजट मैं देख रहा था, कई बार पिछले 20-25 साल से दोनों सदनों में बैठने का हमें मौका मिलता रहा और बजट को देखने का मौका हमेशा मिलता रहा और हर बार बजट मिलता था, शाम टीवी इंटरव्यू पर जाते थे और उसके बारे में चर्चा करते थे। लेकिन इस बार के बजट में निर्मला जी ने एक भिन्नता दी है और शायद मेरे ख्यालों में हमेशा होता था कि कभी इस प्रकार का भी बजट देश में आएगा जो ये गाड़ियों में टैक्स छूट दिया जा रहा है, फलाने में छूट दिया जा रहा है, ये घर वालों को छूट दिया जा रहा है, और एक ऐसा बजट आएगा जो सच में फ्यूचरिस्टिक हो, सच में विजनरी हो। ऐसा नहीं है कि पिछली बजटों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार के बजट में मुझे निश्चित रूप से लगा कि एक देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नेशनल मास्टर प्लान मुझे इस बजट में दिखा। आपको सुन के ये अजीब लगेगा और मैं इसके तर्क के साथ पहुंचूंगा कि क्यों मुझे ये फर्क लगा। हम औसतन इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, सनराइज अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और बजट में लगभग पूरे बजट डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो 100, 150, 200 चीजें हैं, 200 विभागे हैं। लेकिन अगर मैं मात्र इसमें 3 विषयों पर आज बोलूंगा, और ये 3 विषय महोदय अगर आप मुझे समय देंगे तो इस बार चर्चा की गई गति की। 5 minutes. 3 into 5, 15 minutes. 15 minutes, 5 minutes. Whenever you ask me, I'll sit down. You are Prem Chandran, Prem and Chandran. So you can't be so crude and harsh to me. So I've just started. That is not to be included. अभी सर्वानंद सोनोवाल साहब गए थे, उन्होंने एक उद्घाटन किया अभी 6 दिन पहले, पिछले रविवार को, 4-5 दिन पहले, और एक कल्लू घाट नाम का एक टर्मिनल है जो गंगा पर था। मेरे जिला में बहुत चर्चा हुआ और मैंने तब ख्वाब देखा कि साहब, हम तो वर्षों से सोचा करते थे कि हमारे उस देहाती क्षेत्र में जो साग सब्जी है, जो फल है, आजकल बिहार में ड्रैगन फ्रूट बहुत होने लगा है, तो कल के तारीख में ड्रैगन फ्रूट अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो, न्यूजीलैंड जाना हो, जहां उसकी बहुत मांग है, तो आखिर कैसे जाएगा? तो उस गंगा किनारे कल्लू घाट के टर्मिनल से निकलेगा, वहां से होते हुए गंगा का बंदरगाह कलकत्ता तक जाएगा, वहां बड़े जहाजों में लद करके, रेफ्रिजरेटेड जहाजों में लद करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएगा। तो ये बड़ा अजीब सा सपना पहले होता था, लेकिन देश की सरकार ने इस प्रकार की रचना की है कि ये सच होता दिख रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं। कई लोगों ने बैठ के यहाँ समझाने की कोशिश किया रोजगार के बारे में, तो पता नहीं सब लोग अपने अपने से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ज्ञान दिखाते हैं या ज्ञान की बात करते हैं। बजट है 39 लाख करोड़ का, जीडीपी का बढ़त है 9.2%, फॉरेन रिजर्व्स है 634 बिलियन यूएस डॉलर्स, और चौथा दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व हमारे भारत में है। एक्सपोर्ट 150 बिलियन का है। लेकिन ये सब मानक होने के बाद भी जो अर्थशास्त्री को ये कहे कि इसमें रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, ये मेरे समझ के बाहर हो जाता है। अगर मैं इसी छोटे से घाट की बात करूं और देश की सरकार की चिंता के बारे में बात करूं, तो भारत में जो गंगा नदी है वो 2500 किलोमीटर के आसपास है, और तुलनात्मक तौर पर अगर राइन जो यूरोप का नदी है जिसकी 1200 किलोमीटर दूरी है, और गंगा 2590 किलोमीटर है, और 1815 में किसी ने एक संधि किया जिसे ट्रीटी ऑफ वेना कहते हैं, और राइन रिवर पर आज नेपोलियन जिस समय फ्रांस में जब डिफीट हुआ था उसके बाद ये संधि हुई, और गंगा का तो कैचमेंट एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राइन का 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और महोदय, इस राइन नदी में, गंगा में तो मुश्किल से 100-200 बोट या टगबोट चलते होंगे, राइन में जो इन 4 देशों में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इसके बीच का एक राइन है जो गंगा से भी छोटी नदी है, उसमें एक वर्ष में 7000 वेसल्स चलते हैं, जिसमें बार्जेस चलते हैं, और भारत के सभी पोर्टों की कैपेसिटी 610 मिलियन टन है जो समुद्र से सामान उतरता है, और इस नदियों से सामान पहुंचाने की कैपेसिटी 310 बिलियन टन है। तो किसी ने उस समय सोचा था, दूरदृष्टि थी, और आज की सरकार भी जब हमारी बात करती है तो इसी प्रकार की बात करती है। मैं इसको आगे अगर बढ़ाना चाहूंगा तो इस बार के बजट में निर्मला जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, और पूरी दुनिया आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। मैं बहुत सारे विषयों को छोड़ देता हूं, लेकिन अगर राष्ट्रीय उच्च पथ में अगर 25,000 किलोमीटर सड़क की बात कही गई है, तो राष्ट्रीय उच्च पथ का तो निर्माण होता है, लेकिन देश में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण होगा
तो उसके ऊपर एक पुल होगा, इतना बड़ा बड़ा पुल होगा। और उसका उदाहरण भारत में देहरादून से हरिद्वार के बीच में अगर आप यात्रा करेंगे तो नीचे नदी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बड़ा पुल है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों है, तो कहा कि राजा जी नेशनल पार्क में दोनों तरफ जंगलों में जाने के लिए हाथियों का रास्ता छोड़ा गया है। देश की सरकार सड़क बनाते समय हाथियों के भी रास्ता का मार्ग छोड़ती है। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हर बार हम लोगों का डेट बढ़ता जा रहा था रोड बनाने में, और 2014 से लेकर के अभी तक 14 गुना हमारा डेट हो गया राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण में। लेकिन हमारे बोरिंग इस बार सरकार ने क्या किया, बजटरी सपोर्ट 65,000 करोड़ का दिया और 65,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, पूरा 100% देश की सरकार। और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करती है, क्योंकि अगर भारत की सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 2.45% है, अगर राज्य सरकार करती है तो 2% ट्वाइस है, और अगर रेवेन्यू से हम कहते हैं, सैलरी से करते हैं तो इट इज 0.99। तो पहली बार भारत की सरकार ने, और इसीलिए निर्मला जी आपने जब बैठ करके निर्णय लिया होगा तो जब चुनाव हो रहे होंगे तो ये बड़ा कठिन निर्णय था। 2020-21 में 4 लाख करोड़, 21-22 में 5.5, और इस पर 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भारत ने इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं देखा था। और मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत करके देश में अगले 100 साल के लिए आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। तो कई लोगों ने टिप्पणी की विजन तो इस वर्ष 25 साल का है। साहब मैं विजन पर ही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। विजन क्या होता है और देश चलाने वाले का विजन क्या होता है, मैं इतना ही पर आपको संक्षिप्त करूंगा। इसमें एक छोटी सी चर्चा आई रोपवेज के बारे में। अब रोपवे तो हम लोग बचपन से देखते हैं, कहीं के बड़ा अच्छा होता है कि झूले पर चढ़ के कहीं पहुंच गए। और देश के प्रधानमंत्री के पास जामनगर में, जूनागढ़ में, गुजरात में गिरनार है, वहां अंबा देवी टेम्पल में जाने के लिए रोपवे लगा, जहां प्रत्येक दिन 8,000 लोग उस रोपवे से जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, समझा। और चाहे वो सबरीमाला का रोपवे हो, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर रोपवे हो, आज उन्होंने कहा कि 8 रोपवे बनाएंगे। लेकिन ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव विषय है। अगर केदारनाथ में उत्तराखंड की सरकार केदारनाथ जाने में जो 16 किलोमीटर का रास्ता था, जो ट्रैक करने में समय लगता था, वो 60 मिनट में हम उस रोपवे से पहुंच जाएंगे, तो ना पहाड़ तोड़ा जाएगा, ना उत्सर्जन होगा कार्बन का, ना पर्यावरण का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं आप वो छोड़ दीजिए। अगर लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के रोपवेज का, और जो गरीब क्षेत्र है, जो कमजोर क्षेत्र है, जहां सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता, जहां रास्ता नहीं है, वहां रोपवे तो पहली बार भारत के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि अब हम रोपवे से जहां कोई नहीं पहुंच सकता है वहां पहुंचने का रोपवे से हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचा अगले पिछले 100 साल में? और अब हम बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में, ये तो शुरुआत है। और आपको कोलंबिया में एक सिटी है जिसका नाम है मिडल एक्स। अब उस सिटी में इतना क्राइम था, जिस दिन से वहां, और एविडेंस है रिपोर्टेड, कि जैसे ही उस शहर के ऊपर से रोपवे बना, उसका क्राइम इंडेक्स उस शहर का कम हो गया। मैं इसमें, लोग कहते हैं विजन का, देश के प्रधानमंत्री 15 साल 25 साल नहीं सोचते हैं। मैं तो उनकी याद कराना चाहूंगा जिन लोगों ने देश में विजन दिया था। और देश में पहला डैम कब बना, और यह बना 150 एडी यानी कि 1900 साल पहले। और वो कहां बना? तमिलनाडु में बना। और चोला डायनेस्टी के समय तमिलनाडु में यह डैम बना। बताइए 1900 वर्ष पहले। और आज भी जो थांजवूर में आज भी वो डैम कार्यरत है। सोचिए, जिसने उस दिन डैम बनाने की कल्पना की होगी, आज वो डैम फिर भी जीवित है और देश और दुनिया में डैम बनता है। बहुत दूर नहीं, राजस्थान के हमारे मित्र बैठे हुए, गंगा सागर कैनाल, महाराजा गंगा सिंह 1925 में उन्होंने कहा कि ये रेगिस्तान है, इसको हम आबाद करेंगे। उन्होंने वहां पर गंगा सागर कैनाल बनाया और 1925 में शुरुआत की, और उस इलाके में जो भूखमरी थी वो समाप्त हुआ। ये तो दूरदृष्टि है, इरादा है, वो छोड़ दीजिए। भारत का जो नेशनल हाईवेज की हम बात करते हैं, जीटी रोड। अब ये जीटी रोड, NH-19 और NH-44 क्या था? एक याद कीजिए, ये उस था जब कलकत्ता से काबुल तक एक ही सड़क था पूरे भारत में, और वो था नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक उस समय कहा जाता था, जिसे जीटी रोड हम लोग बाद में कहते थे। उसके बाद नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड को बनाया। सोचिए कितना पुराना बात है। महाभारत में वो उत्तर पथ की चर्चा की गई थी, ये था सड़क। और जीटी रोड
रुडयार्ड किपलिंग ने क्या किया? रुडयार्ड किपलिंग, रूडी तो मैं यहां हूं, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग ने कहा क्या, और आप वो कब कहा? आज से 100-150 वर्ष पहले कहा, Truly the Grand Trunk Road is a wonderful spectacle. It runs straight without crowding India, traffic for 1500 miles. Such a river of life exists in the world, which is nowhere in the world. ये रुडयार्ड किपलिंग ने, वहां की भी आ रहे हैं। आप पनामा कैनाल को देख लीजिए, विजन देश के प्रधानमंत्री छोटा नहीं सोच रहे हैं। आप पनामा कैनाल को देख लीजिए जो 1904 में, और वहां से पनामा कैनाल से लिंक्स ऑफ अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, एक छोटा सा कैनाल जिसने पनामा कैनाल निकाल दिया तो पूरे दक्षिण की तरफ से जो अटलांटिक से हम लोग के जाते थे उसका मार्ग छोटा हो गया। किसी न किसी ने तो सोच के बनाया ही होगा। विजन इसी को कहते हैं जो 100-200, यहां तो 25 साल की बात पर तो लोग हैरान हो रहे थे। देश के प्रधानमंत्री तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और 100,000 वर्ष के बारे में बात कहते हैं। स्विस कैनाल, और स्विस कैनाल में एक जहाज फंस जाता है जिसका नाम एवर गिवन था, जो हर वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रैफिक का स्रोत है। जो स्विस कैनाल इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी के बीच से रेड सी को जोड़ता है, एक दिन अगर बंद हो गया था, 1 महीने तक बंद रहा तो पूरे दुनिया का दाम बढ़ गया, भारत में आने वाली चीजों का सामान बढ़ गया। लेकिन वो विजन कैसा था जिसने वो स्विस कैनाल बनाया? तो देश के प्रधानमंत्री विजन के साथ चलते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप एयरपोर्ट्स की बात करें, अभी बहुत एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी, मैं नहीं कहना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने तय किया था कि भारत में हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाएंगे, और मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक्ट अमेंड किया गया। और आज जो आप दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट देख रहे हैं, या शमशाबाद या हैदराबाद देख रहे हैं, देवनाली देख रहे हैं, बैंगलोर देख रहे हैं, तो इसी सरकार के एक नेता ने तब प्रारंभ किया था। और आज देश में, पूरे भारतवर्ष में, सौभाग्य से उस समय मैं इस देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर था, मुझे मौका मिला इतना बड़ा रिफॉर्म्स करने का, और पूरे भारत में इसकी चित्र को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम अभी भी कहां? आज दिल्ली एयरपोर्ट जो दुनिया में आज उसका स्थान 16वां है। अब चाइना में दिल्ली से बड़े 8 हवाई अड्डे हैं, अमेरिका में 9 है, अटलांटा दुनिया का सबसे बिजिएस्ट है। तो अगर हम कल्पना कर रहे हैं, और इसीलिए अगर जेवर बन रहा है, मोपा बन रहा है, और उसी श्रेणी में बिहार में मैं एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की मांग कर रहा हूं, मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 12 करोड़ की आबादी में देश की सरकार सहमत है कि बिहार में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं राज्य सरकार की सहमति का, और जैसे ही राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होगी, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार में निर्मित होगा। लेकिन राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से देश के विकास की हम बात कर सकते हैं। महोदय, मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस पर 32 बिलियन, किस तरह से निवेश और कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश का और किसी देश का स्वरूप बदलता है। दुबई में आज $32 बिलियन का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, और वो 21% दुबई का एम्प्लॉयमेंट देता है और 27% उस देश का जीडीपी। तो हवाई अड्डे के निर्माण से, और देश के प्रधानमंत्री इसी दिशा में सोचते हैं, और इस बार उन्होंने बहुत बड़ा, हमारे मित्र यहाँ कह रहे थे, और बार बार अधीर साहब ने भी कहा, और हमारे शिवसेना के मित्रों ने कहा, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट। मैं नहीं समझता हूं कि देश की कोई इतनी सरकार मजबूत हो सकती थी कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का काम कोविड के बाद भी उन्होंने पूरा कर दिया। कमाल है साहब, 20 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन का नुकसान, 600 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना, एक साल में 7,000 करोड़, और पिछले 50 वर्षों में 77,000 करोड़ का नुकसान, और वो राजस्व का नुकसान। तो ताकत तो है ऐसी सरकार का जो निर्णय लेती है और कर दिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमें किसी और को कोसने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री किसी को कोसना नहीं चाहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतना जरूर करना चाहते हैं कि अपनी लकीर इतनी लंबी खींच देना चाहते हैं ताकि आपके सामने उनको किसी बात का परिणाम और परिश्रम करने की जरूरत ना पड़े। महोदय, मेरा समय सीमित है। आप कहते हैं कि पुरानी चीजों को हम समाप्त कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट है ITER का, 2005 में हुआ, उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन ये एग्रीमेंट है दुनिया के 30 देशों का। 2 मिनट्स प्लीज। दुनिया के 30 देशों का, हमारी सरकार नहीं थी। आप कहते हैं कि हम नहीं, बिल्कुल मैं ITER वो हमारा सहमति का नहीं है, वो आपकी सरकार थी, आपने बनाया। और हाइड्रोजन फ्यूजन जिस दिन, और ये प्रोजेक्ट चल रहा है 30 देशों का, हम सब उसके पार्ट है, हमने तो समाप्त नहीं किया।
क्योंकि वो विजन था। तब किसी नेतृत्व ने यह निर्णय लिया था कि जिस दिन भारत में हाइड्रोजन फ्यूजन हो जाएगा या दुनिया में ये साइंस प्रमाणित हो जाएगा तो पूरी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। ये बिजली का संकट, ये पेट्रोल का संकट, ये महंगाई का संकट, और उसके हम पार्टनर हैं। तो कभी देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं देश के लिए अच्छी थी, हालांकि वो बहुत कम थी लेकिन देश के लिए अच्छी थी, उसको उन्होंने पूरा किया। इस प्रकार से निवेश की बात मैं और भी बहुत सारे विषयों पर कहना चाहूंगा, लेकिन महोदय मेरा समय सीमित है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट में एक विजन दिया है। निर्मला जी ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, मैं सड़कों के बारे में और आगे बढ़ के नहीं बात करना चाहूंगा, मैं और विषयों पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि पहली बार एक फ्यूचरिस्टिक, एक विजनरी, एक दूरगामी बजट को भारत की सरकार ने पेश किया और मैं पूरी तौर से इस बजट का समर्थन करता हूं और मैंने अपने समय का पूरा अनुपालन किया है। महोदय, इसके लिए भी आप सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। Thank you very much, Rajiv Pratap Rudy ji, for the informative speech. Next, Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Thank you, sir. Our Honorable Finance Minister has displayed her inexhaustive patience of offering rapt attention to all the members deliberating on the budget. Before going into details, I must say that budget documents are perceived to be the roadmap for the future. But here, what I have found, that there may be a map, but there is no road in these budget documents. The budget documents is nothing but a sheer rigmaroles and rambling stories coupled with enigmatic and intricate words, much to the confusion of the common people. I would like to raise few points in this house, because after the presentation of the budget, our leader Sri Rahul Gandhi ji depicted it as a zero budget. That is why Madam Sita Raman ji taunted our leader Rahul Gandhi ji that he is speaking UP type भाषा। UP type क्या होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सीतारामन जी आप जानती होंगे कि UP टाइप का क्या अर्थ होते हैं, इसका अंतर्निहित अर्थ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ये बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारे देश में नौकरी की सृजन होना चाहिए, हमारे देश में लोगों को और तरह और हर एक किस्म के सहूलियत देना चाहिए। राहुल गांधी जी 2 इंडिया की बात किया, जरूर किया। 1 इंडिया बिलोंग्स टू हैव्स and the other India belongs to have-nots. What is the fault of it? आपकी एक नौजवान ये डिजिटल बॉय मोदी जी RSS फैक्ट्री से लाके यहाँ खड़ा किया। उन्होंने कल भाषण में बोलते रहे कि सोशलिज्म के चलते हमारा देश तहस-नहस हो गए। नेहरू जी की सोशलिज्म की अंतर्निहित अर्थ सबको समझना चाहिए। नेहरू जी ये कहते सोशलिस्टिक पैटर्न इन आवर सोसाइटी। 1955 में जब आबादी सेशन में नेशनल ये कहा था कि सोशलिस्टिक पैटर्न इन आवर सोसाइटी, इसमें क्या गलती है, इसकी अंतर्निहित आपको समझ नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू जी को ये बड़ी सदन में गाली गलौज किया जाए। ये डिजिटल बॉय, ये डिजिटल जो बॉय यहाँ कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एक ही अनएम्प्लॉयड है हमारे लीडर राहुल जी। अच्छा किया आपने, हमारे लीडर जब कड़वा सच बोलते हैं आपको जलन जरूर होंगे और आप उनको खिलाफ गाली गलौज देंगे, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी सरकार की राज्यसभा में कल बजट में क्या कहा, हम उल्लेख करता हूं इंडियन एक्सप्रेस की आज की तारीख की जो न्यूज निकली उसका उल्लेख करना चाहते हैं। ऑन वेडनेसडे ड्यूरिंग द डिबेट ऑन बजट 2020-23 द गवर्नमेंट इन्फॉर्म राज्यसभा दैट more than 25,000 Indians died by suicide due to either unemployment or indebtedness between 2018 and 2020. Please don't quote the Rajya Sabha. Why?
No. Not Rajya it is paper. It is paper. You can quote the paper. Indian Express paper. Yes, you can quote the paper. No, it is paper. Question's answer is What is this? No. According to the data, suicide among the unemployed have been increasing and touched a high of 3548 in 2020. The growing stress due to unemployment is in line with the persistently high levels of unemployment acknowledged even by the government's own, no Rajya Sabha, government's own annual surveys known as the periodic labor force survey. इसका मतलब क्या होता है? इस सदन में कहा जाता है कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरी सदन में सरकार की अपनी सर्वे, मेरे सर्वे नहीं, सरकार की अपनी सर्वे कहते हैं कि हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी कम है। मतलब हमारे निर्मला सीतारमण जी मुझसे ज्यादा इस विषय पे जरूर उनकी जानकारी होगी। तो मैं ये सलाह दूंगा ये सत्तापक्ष की सारे नेताओं को, सारे नुमाइंदे को कि एक कहावत है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। आप बिना जानकारी लेते हुए, बिना समझते हुए आप नेहरू जी के खिलाफ बात कहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ये हमारी जो गरिमा सदन की एक गरिमा को भूलुंठित करते हैं। मैं जरूर हमारी वित्त मंत्री जी से ये आशा करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी को कभी सराहना ना करे, क्योंकि कल जब देखता था कि उन्होंने टेबल थपथपाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगी। ये ड्रेज एंड अमर्त्य सेन क्या कहे जानते हैं? ये ड्रेज एंड अमर्त्य सेन कहा है, दी इंडिया नाउ इज लुकिंग मोर देन द आइलैंड्स ऑफ कैलिफोर्निया इन द सी ऑफ सब साहारन अफ्रीका। तो हैव्स एंड हैव नॉट सिर्फ राहुल गांधी जी अकेले नहीं, ये दुनिया की बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, और मैं आंकड़ों के साथ आपको ये बताने का जरूर कोशिश करेंगे। 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, 84% घरों की आय टूट गई, प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई, प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गए। 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। पढ़ने वाले बच्चों का खास तौर से गरीब और ग्रामीण अंचल में उनका भविष्य अंधकार में चले गए। जिस प्रकार से कुपोषण की संदर्भ में देश 116 मुल्कों की सूची में 101 नंबर पहुंच गया, बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई है और गांव में 6%, और जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है वो 12% को पार कर गई, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई। इसलिए ये बजट का सार अगर देखे तो ये जरूर कहूंगा, इट इज द बजट व्हिच मे बी समराइज्ड एज ए जिल्च। इसमें कुछ है ही नहीं, कोई सार नहीं है, हवाबाजी जरूर हुई है, लेकिन हकीकत कुछ अलग बयान देते हैं। देश के गरीब के प्रति, देश की नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रति, देश के मध्यम वर्ग के प्रति, देश के किसान के प्रति, देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के प्रति, और ग्रामीण अंचल में रहने वाले, शहरों में रहने वाले साधारण मजदूर के प्रति ये क्रूर मजाक ये देश लोग ये इस देश के लोगों के साथ है। इसलिए प्लीज आप बैठिए ना। इस देश के गरीब, प्लीज नो इंटरप्शन, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द स्पीच ऑफ अधीर रंजन जी। देश के अनुसूचित जाति के प्रति ये नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द स्पीच ऑफ अधीर रंजन जी। मोदी जी हिंदुस्तान को सपना दिखाया था, मोदी जी हिंदुस्तान का सपना दिखाया था, हम अच्छे दिन लाएंगे। अब हिंदुस्तान की बेरोजगार क्या कहते हैं? प्लीज मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन, मोदी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। ये हम नहीं कहते, हिंदुस्तान की बेरोजगार कहते हैं। अब पता कर लो, गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए
बजट में एक शब्द नहीं है। बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है। लोक कल्याण की जैसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। गणेश जी याद करो, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो आज सबसे ज्यादा महंगाई का कारण है, पिछले साल के बनिस्बत 704 करोड़ रुपया कटौती हुई। किसान की खाद की सब्सिडी में 35,000 करोड़ की कटौती हुई। गरीब की मिलने वाले रेशन की दुकान पर भोजन में 80,000 करोड़ की कटौती हुई। किसान की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 500 करोड़ की कटौती हुई। यहाँ तक कि मजदूर की मनरेगा स्कीम के अंदर भी 25,000 करोड़ रुपया कट लिया गया। 27% इस देश में गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग को मिलने वाली राहत में कटौती की गई, जो अपने आप में एक निर्दयतापूर्ण निर्णय है। शायद पूंजीवादी और पूंजीपति जिस प्रकार के मित्र हैं वो तो माफ कर दे, पर इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। बजाय इसकी गरीबों को राहत दी जाए, बजाय इसकी बहुत अमीर 142 लोग जो है जिनकी पूंजी 23,14,000 करोड़ से बढ़कर आज 53,16,000 करोड़ हो गई, उनसे अपनी पूंजी साझा करने के लिए कहा जाए। ये सरकार ने एक पूंजीपति बजट दिया। हम पूंजीपति के खिलाफ नहीं है। आपका सोच और हमारा सोच में फर्क ये होता है कि जानते हैं, हम क्रोनी कैपिटलिज्म की विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में पूंजी का विकास हमारी जमाने में हुए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुए हैं। आप नेहरू जी की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन 1950 नेहरू जी बनाया था। इलेक्शन कमीशन 1950 नेहरू जी, सुप्रीम कोर्ट 1950 नेहरू जी, आरबीआई 1949 नेहरू जी, फाइनेंस कमीशन 1952 नेहरू जी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 नेहरू जी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन नेहरू जी, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नेहरू जी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेहरू जी, नेशनल सर्वे जिसको आप हर वक्त जिक्र करते हैं नेहरू जी। प्लीज, अरे आपका स्पीकर्स काउंट करेगा, मिनिस्टर भी है रिप्लाई में। अरे आप बैठे ना, मंत्री जी सुनते हैं ना, मंत्री जी सुनते हैं। प्लीज इसलिए हमारे नेता राहुल जी कहा था कि ये बजट हिंदुस्तान की बजट है। एक इंडिया है, एक भारत है। वन बिलोंग्स टू हैव एंड अनदर बिलोंग्स टू हैव नॉट। इसमें क्या गलती है? अच्छा, बता रहे हैं आपको, चिंता ना करो। या कल परसों गाना भी होते थे हमारे जयंत सिन्हा जी, उनको तो देखने में लगता है प्रोजेक्ट पर्सनालिटी, फिर उन्होंने भी रोमांटिक बन गए, गाना गाने लगे कि काम किया तो डरना क्या वगैरह वगैरह। लौता जी की भी उन्होंने जिक्र करने लगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही वहां जाना है, ये भी थोड़ा याद कर लो। मैं ये कहता हूं, अब बताइए, सत्ता पे आने का समय मोदी जी ये नहीं कहा था कि 2 करोड़ महीने नौकरी देंगे? अभी इन 7 years, instead of creating 14 crore jobs, 12 crore 20 lakh jobs have been lost in last 2 years alone. मेरी ये नहीं, ऑक्सफैम रिपोर्ट है। Unemployment is at 7.9% in January 2022. Unemployment rate for those between the age bracket of 20 to 28 years is 28%. हमारे सीतारामन जी कहती है कि 2022-23 में 60 लाख नौकरी की इंतजाम करेंगे। मैं पूछ सकता हूं, ये क्या 2 करोड़ प्लस 60 लाख या 2 करोड़ माइनस 60 लाख और 2 करोड़ एकदम बात सिर्फ 60 लाख? मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन है इसमें। ये 2 करोड़ प्लस 60 लाख मतलब 2 करोड़ 60 लाख या नहीं, बताइए।
आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो सुनते आ रहे हैं, ये रोड मैप क्या है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की? आपके कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में 25% हम जीडीपी के हिस्सा बनाएंगे। ये 25% जीडीपी के मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा बनाने के लिए क्या का रोड मैप है? किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। ये मोदी जी का विजन है, वो विजन को पता है, हमें किसी को पता नहीं। सिर्फ मोदी जी जानते हैं अगले दिन हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, क्योंकि क्या क्या जुमला बनाने वाले हैं, क्या क्या जुमला बनाना चाहिए मोदी जी के अलावा हम कैसे इसको पता चलेगा? आप ये आइए किसान की डबल रोजगार की बात आपने कहा था, मैंने डबल इनकम, किसानों की डबल इनकम। आज 700 किसान की मौत हो गई, 700 किसान की मौत हो गई। 3 काले कानून मजबूरन वापस लेने पड़ी, दिल से नहीं मजबूरन लेने पड़ी, किसानों के प्यार से नहीं मजबूरन आपको लेने पड़ी। अच्छा गणेश सिंह जी, आपको क्या हुआ? आप प्लीज बैठिए ना। ये आफ्टर 7 years national survey report of September 2021 has pointed out that the average income of farmer is mere 27 rupees per day and the average debt of the farmer is 74,000. The double whammy is that the per hectare cost of farming has been increased by 25,000 per hectare per year. In 7 years, Modi government has fleeced the farmers of an additional 17,50,000 crore. कोई जवाब है इसका? कोई जवाब है? ये कृषि में हमारे किसान हर रोजाना 29 किसान खुदकुशी करते हैं। पता है हमारे सज्जनों को? अरे मोदी जी की बाबा करने वालों को पता है कि हिंदुस्तान में रोजाना 29 किसान खुदकुशी करते हैं। पता है पर डे 29 किसान सुसाइड करते हैं। फार्मर्स के अंदर सालाना 5,579 और लेबर की सालाना 5,098 ये हमारे देश में खुदकुशी करते हैं। इसलिए किसान आप कहते हैं मोदी जी लौटा दे मुझे बीते बुरे दिन। मोदी जी आपका अच्छा दिन हमें जरूरत नहीं है, मोदी लौटा दे हमें बीते बुरे दिन। ऐसा तो हमारे हालात नहीं थे, आज जो जर्जर की हालत में हम गुजार रहे हैं। ये आपकी बजट में देखिए खाद में कटौती हुई है, देखिए 27% सब्सिडी में कटौती हुई है। किसके लिए? ये कैपिटलिस्ट की जय जयगान है होते हैं। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआत की थी, जवाहरलाल नेहरू जी की यह सपना था कि हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन होना चाहिए, रिफॉर्म के चलते हिंदुस्तान में बदलाव होना चाहिए विदाउट लेटिंग इवन ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। हमारी सरकार ने हिंदुस्तान में क्रांति किया। आज जो बड़ी बड़ी बात करते हैं मोदी जी 80% लोगों को हमने राशन दिया, ये क्या सोशलिज्म नहीं है तो क्या है? बताइए, ये सोशलिज्म नहीं है तो क्या है? हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी सब मिलकर फैसला किया था कि राइट टू फूड हमें देना चाहिए। ये सोशलिज्म नहीं तो क्या है? ये मनरेगा की सोशलिज्म की सोच में नहीं है। बताइए आप सोच क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फॉरेस्ट, ये सोच तो सोशलिज्म के होते हैं। हाँ, राइट टू एजुकेशन सोशलिज्म की सोच है, राइट टू हेल्थ सोशलिज्म की सोच है। सोच किसका है ये आपको जानकारी नहीं है। हम जानते हैं मोदी जी को खुश करने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आम लोगों की सेवा करने के लिए मेहनत कीजिए। मोदी जी देश की सबसे बड़ा सेवक है, मानते हैं मोदी जी देश का सबसे बड़ा सेवक है। जिन सेवक को अपने हवाई जहाज के लिए 4,500 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता, जिस सेवक को अपनी गाड़ी चढ़ने के लिए 16 करोड़ रुपया खरीद करके गाड़ी खरीदना पड़ता, ये सेवक है। हमारे जवान को लेकर बहुत बड़ा बात होते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन चालू हुई, बताइए मैडम, बताइए आप 1 रैंक 1 पेंशन चालू हुई, 80 लाख ब्लैक मनी लौटाई आपने लौटाई? आपको पूछना चाहते हैं मैं, इसलिए कुछ कहने का पहले कुछ सोच के बताइए, अच्छा लगेगा। हम भी तर्क चाहते हैं। मैं छोटा सा एक मिसाल के तौर पर आपको कहना चाहते हैं। क्रूड ऑयल
2014 में $109 पर बैरल था। उस समय हिंदुस्तान में पर लीटर पेट्रोल की भाव था 68 रुपया। अभी 2022 साल क्रूड ऑयल अंतर्जातिक मार्केट में क्रूड ऑयल की भाव 78.85 पर बैरल। कितना वृद्धि हुआ है? वृद्धि नहीं हुई, कम हुई है। हमारी तुलना कम हुई है 28%, लेकिन आप कितने दाम लेते हैं? 110 रुपया पर लीटर, मतलब दामों में इजाफा 62%। डीजल में दामों में इजाफा हमारी तुलना में 67%। एलपीजी में हमारी तुलना आपकी जमाने में इजाफा 117%। टमाटो में आज टमाटो हमारी जमाने में 18 रुपया किलो था, आज 35 रुपया किलो। कितना इजाफा? 84%। कैप्सिकम हमारी जमाने में 33 रुपया 1 किलो, आज 72 रुपया 1 किलो, इजाफा 118%। आप क्या कहोगे? एक के बाद मस्टर्ड ऑयल हमारी जमाने में 90 रुपया, आज हो गया 185 रुपया पर लीटर, मतलब 105% इजाफा। कोकोनट ऑयल हमारी जमाने में थे 145 रुपया पर लीटर, अब हो गए 370 पर लीटर, 114% इसका इजाफा हुई। ग्राउंड नट 140 लीटर थी, 140 रुपया लीटर थी, आज हो गए 190 पर लीटर, 36% इजाफा हुई। वनस्पति, आप ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं, वनस्पति ये जरूर खाते हैं। हमारी जमाने में आज 85 रुपया 1 किलो, अभी 138 रुपया 1 किलो, इजाफा 63%। तूर दाल 47% इजाफा हुई, उड़द दाल 34% इजाफा हुई, मसूर दाल 47% इजाफा हुई, ग्राम दाल 70% इजाफा हुई। क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? इसलिए हिंदुस्तान की आम जनता कहते हैं, क्या कहते हैं? मोदी लौटा दे हमें बीते बुरे दिन, मोदी लौटा दे हमें बीते बुरे दिन। ये आज की आम जनता ये कहते हैं। आप ये बैंकिंग सेक्टर में क्या किया आपने? 5,35,000 करोड़ तो पिछले 7 साल और 6 महीना में बैंकिंग इंडस्ट्री से धोखाधड़ी हो चुकी है। मतलब लोग धोखा करके बैंकों का 5,35,000 करोड़ रुपया लेकर गायब हो चुके हैं। मतलब लोग गायब हो चुके हैं। और वो कौन है? वो है हमारे मेहुल भाई। वो कौन है? हमारे संदेशरा भाई। कौन है लोग? नीरव मोदी भाई। कौन है ये लोग? विजय माल्या भाई, जिनकी आए दिन हम किसी कोई सुदूर बीच पर, एक्सोटिक बीच पर उनकी फोटो देखते हैं, कभी वो क्रिकेट मैच देखते हैं, हम दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर मोदी सरकार ने उनकी अपनी मौन सहमति दे रखी है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला हाल तो ये किया कि पिछले 7 साल और 6 महीने फ्रॉड कितना हुआ? 5,35,000 करोड़। 5,35,000 करोड़ ये खर्च धोखा देके भाग गए। 7 साल, एक मिनट सुन लीजिए, 7 साल फ्रॉम 2014 से 2021 के बीच सरकारी बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 4 गुना से बड़ा है। द ग्रॉस एनपीए द पीएसबी और 4 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एनपीए ऑफ द प्रीसीडिंग 7 इयर्स। मतलब हम 2014 से लेकर 2021 के बीच अगर ग्रॉस एनपीए का एडिशन देखें और उसकी तुलना 2007 से 2014 के बीच के ग्रॉस एनपीए से करें तो ग्रॉस एनपीए की बढ़ोतरी हुई है 4 गुना। ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ चुके हैं। टोटल बैंक फ्रॉड हो चुके हैं 5,35,000 करोड़, जिसको हम कह सकते हैं 5.3 ट्रिलियन डॉलर रुपया। अगर हम ये पता लगाए कि पिछले 7 सालों में कितने लोन राइट ऑफ किया गया तो सरकारी बैंकों के मतलब कितने लोन को बट्टे खाते में डाला गया है, तो 2014 से 2021 तक चौंकाने वाले आंकड़ा है। यह मध्य अगर हम तुलना करें 2014 से 2024 को तो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा पैसा डाल चुकी है मोदी सरकार इन सब बैंकिंग इंडस्ट्री को। इस कगार पर पहुंचने के बाद अगर आप पूछेंगे मोदी सरकार आपका प्लान क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनका एक ही प्लान है, सरकारी बैंकों को अपना दोस्तों को बेच दो, बेच दें, ये मकसद है। आगे चलते हैं। अगर हम ग्रॉस एनपीए को
कंपैरिजन करते तो 2014 से लेकर 2021 के मध्य सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक को 21,07,000 करोड़ का एडिशन हुआ है ग्रॉस एनपीए में। सिर्फ सरकारी बैंकों में 2007 से 2014 की तुलना करें तो मात्र 5,35,000 करोड़ था। मतलब 2007 से 2014 एनपीए में एडिशन हुआ था 5,35,000 करोड़। और 2014 से 2021 के मध्य हो गए 21 लाख करोड़। 2014 से 2007 से 2014 के बीच जो सरकारी बैंकों ने लोन राइट अप किया गए थे वो किए गए थे 32,109 करोड़। वो 2014 से 2021 के मध्य कर दिए गए 8,17,000 करोड़। मतलब रिटर्न ऑफ लोन 25 गुना बढ़ चुके हैं। ये क्या गलती है? ये क्या अरे बताइए ना, हमारे मंत्री जी कहिए गलत है। मैं मान लेगा मंत्री जी कहे गलत है, ये हमारे आंकड़े गलत पेश करना हमारा ये नहीं है। हमारा ये आइए कुछ नहीं हुआ। हम दिखाने चाहते हैं ये रेल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि हम रेल ये करेंगे वो करेंगे। रेल को हम 400 वंदे भारत रेल देंगे। तो 400 वंदे भारत रेल देने के लिए ये सरकार की क्या जरूरत पड़ेगी, मैं ये बताते हैं। वंदे भारत ट्रेन सरकार कहती है कि 400 वंदे भारत ट्रेन हम देंगे। वंदे भारत रेक्स आर टेंडर्ड टू 3 इंडियन रेलवे फैक्ट्रीज, ICF, RCF and MCF. RCF Kapurthala, MCF Raebareli are not even ready to begin manufacture of Vande Bharat rakes. ICF Chennai has delivered just 2 Vande Bharat rakes so far since 2018. The existing target was 104 rakes by 2024. The new target is 4 times an already unrealistic target. This new focus on Vande Bharat train service serves only to cover up for the fact that the project was in cold storage from 2018 to 2020. आप जानते हैं मैडम सीतारामन जी, 400 वंदे भारत ट्रेन बढ़ाने के लिए मतलब क्या होता है? 133 ट्रेन हर साल। आपने कहा कि 3 साल में मैं खत्म कर दूंगा 400 वंदे भारत। इसका मतलब 133 ट्रेन सालाना, हर महीना 11 ट्रेन, हर वीक 3 ट्रेन। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप बताइए, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हर हफ्ता 7 ट्रेन, हर हफ्ता 7 ट्रेन बनाने की आपका नहीं है। ये ऑपरेटिंग रेशियो, रेल का ऑपरेटिंग रेशियो सुनिए। The operating ratio of the railways was 98.36% in 2029-20 against the target of 95%. The CAG termed this the worst operating ratio in the last 10 years. Mine is CAG. Operating ratio is a measure of efficiency and refers to the expenses for every rupees 100 earned. A higher operating ratio is therefore worse as it reflects the amount that has to be invested to earn a rupee of revenue. Furthermore, the CAG reasoned that if we account for the expenditure incurred in providing pensions payment, then the operating ratio would further increase to 114.35%. ये हमारा हालात है ट्रेन की, जिसके बारे में बाबा यहाँ हो रहे हैं। यहाँ कह जा रहे थे कि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात, हम एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ किस लिए करते हैं, जरा सुन लीजिए। With the privatization of Air India, the airline market in India has become a duopoly. आज ही मैं सुबह बताया, the Tata Group owns Air India, Vistara, and majority of Air Asia India combined 42% of the market. Indigo owns another 37%. इसलिए ये हमारा चिंता है। This effectively reverses the liberalization policy of the 1990s, which moved the airline market away from a duopoly into a competitive sector. This investment without consideration of market concentration will force future government intervention. आपने government intervention नहीं किया? For instance, after killing the competitive telecom sector in India and seeing the rise of duopoly, the government was forced to nationalize Vodafone India to prevent it from shutting down. There are also concerns around valuation. The Air India privatization will only yield about rupees 2700 crore to the government in cash. In terms of debt, the Tata Group will take on only
25% or 15,300 crores. The bulk of the debt 75% or 46,260 हो गया मैडम 262 crore will remain with the government. यही हमारा शंका है. ये शंका हम कहाँ बताए, इसलिए मैडम को यहाँ बताने आए हैं. हमें गाली गलौज जितना देना है दे दीजिए, कोई हमें परवाह नहीं. हमें इसलिए परवाह नहीं क्योंकि चुनौतियों से यार कभी डरना नहीं. जीने के पहले तुम्हें मरना नहीं. इस जहां से पाव तेरे खींचेंगे सभी, पर बड़े जो कदम पीछे करना नहीं. ये हमारा तर्क है. ये हमारा तर्क के साथ मैं ये बजट को पूरा विरोध करते हुए मेरा वाणी को विराम करते हैं. नमस्कार. मान्य सभाध्यक्ष उनका जाएगा रिकॉर्ड में. इनका टाइम मत लीजिए, आप शुरू कीजिए, आपका टाइम चला जाएगा. हाँ प्लीज शुरू कीजिए. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ 22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಬಜೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀಲನಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ 39,44,999 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಇದು 2021-22ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ 4.6 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1,80,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 27,000 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು, ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಅವರ ಸರಕುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಿಸಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಭಾರತವು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಟಿ, ಬಿಪಿಒ ವಲಯದಲ್ಲಿ 152% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 77%, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 39%, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 22%, ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 68% ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 42% ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ PMGKY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ FPF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12% ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಮತ್ತು 12% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು
100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರವರೆಗೆ ವೇತನ ತಿಂಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ 20 ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 15,000 ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ EPFO ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ EPFO ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1.17 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 39.59 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ उनको एक घंटा देता. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೃಷ್ಣ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿತು. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲು ಕೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನದಿ ತೀರದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಎರಡು. माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार बसंत सौंदर्यीकरण का संदेश लेकर आता है, फूल खिल उठते हैं और आम के वृक्षों की डालियां भी बूढ़ से भर जाती हैं, ठीक उसी तरह से भारत की शक्तिशाली वित्त मंत्री एवं हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट इस देश को दिया है, आज उस बजट की ना केवल भारत बल्कि सारे विश्व के अंदर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से भारत पिछले 7 वर्षों में आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। महोदय, आज मुझे याद आ रहा है 2 जुलाई 2015 का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। आज जब हम 2022 और 23 के बजट को बारीकी से देखते हैं तो चारों तरफ देखने को मिलता है कि कोई भी सेक्टर हो चाहे उसमें डिजिटलाइजेशन की धूम है। डिजिटलाइजेशन का जो रेवोल्यूशंस है वो देश को बहुत आगे बढ़ा रहा है। अभी अधीर रंजन चौधरी जी सामने से आ भी गए हैं, ये बोल रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन कांग्रेसियों की आदत है, इनके नेताओं की भी, कि ये 2 ट्रक झूठ के लेके चलते हैं और बांटते चले जाते हैं। उसी तरह से आज ये सदन में हमारी सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम नहीं कह रहे हैं, आज विश्व का जो है माहौल देखिए, इस कोरोना महामारी के कारण इस दुनिया के अंदर जो सबसे 15 बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, उन सब के नेता की रेटिंग जो है वो घटी है। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति
जय बाइडेन की भी जो रेटिंग है वो घटकर 40% रह गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिन्हें कोविड के समय में महामारी के खिलाफ एक सितारा कहा जाता था, वो भी अपने देश के अंदर इसको संभाल नहीं सकी। आज विश्व के अंदर अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 70% रेटिंग के साथ सारी दुनिया में इस विश्व का सबसे बड़ा नेता बना हुआ है। और आप बैठिए, इनका टाइम बर्बाद मत कीजिए, बैठिए। क्या बोलते रहते हो महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जब हम देखते हैं कि हमारे सिंगापुर का निर्माण जिस ली साहब ने किया है अपने 30 सालों के प्रधानमंत्री काल में, और वर्ल्ड की डेस्टिनेशन सिंगापुर को बनाया है, आज उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की साख को सारी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। भारत को मछुआरों का देश कहा जाता था, स्पेरों का देश कहा जाता था, और आज जिस तरह से हमारे देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर उन्नति हो रही है, और बहन सीतारमन जी ने पिछले साल जो बजट इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर आधारित करके इस देश को दिया था, अभी तो तवा भी नहीं गर्म हुआ बहन जी, मैडम जी, सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि कंक्लूड कर जो उन्नति के इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर जो पिछला बजट दिखाई दिया था, आज उसका असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत बेहतरीन ढंग की है। हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, और इसी तरह से विश्व की हम सबसे बड़ी तेज रफ्तार की इकोनॉमी बने हुए हैं। और आज जो ये बजट समर्थन करने के लिए खड़ा है, 7 इंजन के ऊपर आधारित करके गतिशीलता के लिए जो रखा गया है, ये भी आने वाले समय के अंदर हमारे देश को आगे ले जाएगा। मैं एक अपने हल्के की नहीं मैडम जी एक बात अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की कह दूं, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में सिर्फ एक बात लाना चाहूंगा, जल्दी लाइए, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में जो है फ्रांस गए थे, और वहां पर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता किया था कि मेरे लोकसभा में जो अंबाला का रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। उसको सिद्धांत तौर के ऊपर मंजूरी मिली भी है, और मैं चाहूंगा कि उसके अंदर आगे और काम हो, और अंबाला जो है। जी धन्यवाद सभापति मैम, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत मैं मेरा नाम आगे आकर आ जाइए ना, आगे आ जाइए, मैं आगे आ जाइए। धन्यवाद मैम, मैं यहीं बैठता हूं, मैं तो यहीं से क्या हो जाएगा? जी अच्छा प्रणाम है आपको। ठीक, हमने एक हमें कविता याद आ रही है कि मांगा भी न था हमने अभी अपनी दुआओं में, पाया है उससे ज्यादा मेरे मुल्क ने मोदी की वफाओं में। हम ज्यादा बोलते नहीं हैं सभापति मैम, लेकिन हमें एक बात का बड़ा सुकून है कि अमृत काल का बजट है, और सही मायने में देश के लोगों को अमृत देने का कार्य हमारी वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमन जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 60-70 साल की आयु में लोग बीमार होने लगे हैं, और वहाँ पहली बार देश में कल्पना हो रही है फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर की। ऑर्गेनिक खेती से कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
पहले की किसी सरकार ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाना है। मुझे बहुत, और मैं एक कलाकार भी हूं, इसलिए मुझे जो इस बजट में अमृत काल, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो टूरिज्म और कल्चर के क्षेत्र में हुआ है, जिसका उदाहरण हमें काशी की भव्यता और विंध्याचल, माँ विंध्याचल का धाम है, बहुत लोग यहाँ से गए होंगे। कभी मैं भी जब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने 1996 में गया तो पतली पतली गलियों में हमारी पहली बार बड़ी मेहनत से कला के कारण खरीदी गई गाड़ी खरोच दी गई। आज वो मंदिर कोई देखेगा तो उसको मात्र मंदिर पर नहीं, मात्र अपने प्रसाद योजना पे नहीं, उसको अपने देश की संस्कृति पे गर्व होगा। ऐसा चीज इस बजट में किया गया है। मैं कल्चर का जब नाम लेता हूं तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज देश के कलाकार कितने खुश हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में मात्र फ्लाइट कहीं उतरती है तो वहां पे अनाउंसमेंट नहीं होता कि अपना बेल्ट बांध लें, वहां ये बताया जाता है कि जहां फ्लाइट उतर रही है वहां के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपना कैसे योगदान दिया था। आज पहले के लोग क्यों नहीं सोच सकते थे? मैम, आज देश के कलाकार आज आजादी के अमृत महोत्सव के कारण अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि उनको जितना समय है उससे ज्यादा उनको काम मिल रहा है। और ये जो बजट है जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो उदीयमान लोगों को मौका दिया गया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। इसका एक कितना बड़ा फल मिला है कि काशी में रुद्राक्ष नाम का हॉल बन गया। 2500 लोग एक साथ बैठते हैं, दुनिया का हर कलाकार वहां आकर परफॉर्म करने को खुश हो रहा है। इस बजट में एक और दर्द मैं आपको बता के, जो पहले का था अब कैसे उसको दूर किया गया है, शहर के विकास के ऊपर जो धारणा आई है। हम भी किसी दिन अपने गांव से चल के शहर आए थे सभापति मैम, और शहरों में आए थे तो शहर के सरकारों ने हमें गाली दिया था। कभी कह दिया 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जा रहे हो, 5 रुपया का टिकट लेके आए। कभी कह दिया गया बोझ बन गए। आज पहली बार शहर के विकास के रूप में, बस 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं बहुत समय नहीं है, बस 2 मिनट, तो उन लोगों के दर्द को भी पहली बार इस बजट में देखा गया। और अमृत योजना को भी धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण मैं दिल्ली में अपनी लोकसभा में नाले के गंदे पानी से झील बना चुका हूं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, मगर कला, पर्यटन और अमृत काल स्वास्थ्य देने के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री रामचरण बोहरा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2022-23 के बजट का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस बजट में रेलवे, सड़क, परिवहन का विश्व स्तरीय मॉडल हमारे आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 2022-23 से हो रहा सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जल परिवहन और जलमार्ग हमारे राष्ट्र की गति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। 2022-23 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार होगा। 400 वंदे भारत ट्रेनों, 100 पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में जयपुर हीरे जवाहरात का बड़ा केंद्र है। मैं इस क्षेत्र में समस्त व्यापारियों और निवासियों की ओर से माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस कारोबार में जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ देते हुए तरह से हुए पॉलिश किए हुए हीरों का पर एवं रंगीन रत्नों पर आयात शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया है, जबकि बगैर तरह से हुए हीरे जवाहरात आयात शुल्क शून्य किया है। इससे हमारा जवाहरात उद्योग दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा।
साथ ही कस्टम ड्यूटी को घटाने से 20% निर्यात बढ़ोतरी होगी। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री महोदया का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने सोलर उद्योग को संजीवनी प्रदान की है। महोदय, सोलर पैनल पर 40% और सोलर सेल पर आयात पर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने से स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया विजन को और बल मिलेगा। पीएलआई योजना के अंतर्गत सोलर सेल उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये अब सोलर उत्पादन के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जो एमएसएमई के क्षेत्र में जिस प्रकार का, मैं 5 मिनट के लिए बोला है, कर लीजिए। इसके तहत 1,30,00,000 एमएसएमई यूनिट को कर धन अलग से दिलाने के लिए अतिरिक्त उसका लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई पानी भी मिले, इसके लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई थी। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिले को पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। इस परियोजना की स्वीकृति से जयपुर से बहुत बड़े बांध रामगढ़ को पुनर्जीवन मिलेगा। श्री संतोष कुमार। मैडम, मेरे क्षेत्र की 2 बात रख के फिर बंद करूंगा। परियोजना को स्वीकृत जयपुर से बहुत बड़े बांध को, रामगढ़ बांध को पुनर्जीवन मिलेगा। उसमें पानी का रिचार्ज भी होगा। इस परियोजना से कि केंद्र द्वारा स्वीकृति दिए जाने से कि पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति लाने वाली देश की सबसे बड़ी परियोजना साबित होगी। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय सभापति श्री संतोष कुमार जी बोलिए। सभापति महोदया, बोलिए। मैं आज केंद्रीय बजट 2022-23 के समर्थन में बोलने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूं। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, विश्व में वर्तमान में जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, विशेषकर कोरोना के बाद आज विश्व के अनेकों देश चाइना +1 का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे उभरते और बदलते अर्थव्यवस्था की स्थिति में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में खड़ा है। भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है और इस बाबत माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो उद्घोषणा की है, वही भारत को ये इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करने के लिए तैयार करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, वह मजबूती के साथ पूरा होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखा है। इस बजट के माध्यम से मोदी जी की सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दी है। महोदया, ये रोजगार की बात करते हैं। 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम के तहत 60 लाख से नए रोजगार सृजन होने वाले हैं। हम लोगों के लिए हर्ष और गर्व का विषय ही है। यह बजट के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। कृषि के क्षेत्र में देश में रसायन मुक्त कृषि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की योजना का प्रावधान किया गया है। 63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप के लिए पूंजी के साथ निधि की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क का निर्माण, जिसमें नीम हैंड्स नोडल केंद्र होगा। यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का कार्य करेगा। 2 मिनट मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने नवोदित एवं विकासशील बैटरी स्वप्ना पॉलिसी, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन, इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का राज्यों का आवंटन, सामान्य उधार के अतिरिक्त 25 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने राज्य बिहार और अपनी पार्टी की ओर से इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। महोदया, मैं वित्त मंत्री
जी से और एक विशेषकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पूरे बजट में जातीय जनगणना को लेकर अलग से कोई प्रावधान या आवंटन नहीं किया गया है। महोदया, कई दशकों से लंबित अति महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मोदी जी ने इस देश के दशकों से लंबित कई विषयों को लेकर लंबी लकीरें खींची है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का 370 का मसला हो, या पूर्वोत्तर अलगाववाद, एक मिनट अलगाववाद का विषय हो, सभी विषयों का अपने कालखंड में सुगम और समाधान निकाला है। मुझे उम्मीद एवं विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जातीय जनगणना का अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। और अंत में मैं अपने क्षेत्र के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो मेरा पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र है उसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। और माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से कई योजनाएं हमारा लंबित है, जो रेलवे की योजनाएं लंबित है। इस देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है और रेलवे के मानचित्र में कहीं दिख नहीं रहा है। वहां से पूर्णिया से कोई सीधी ट्रेन दिल्ली या पटना, बिहार की राजधानी पटना के लिए नहीं है। माननीय मंत्री जी से हम विनती करना चाहते हैं कि इसमें प्राथमिकता के आधार पे पूर्णिया से दिल्ली और पटना के लिए ट्रेन की सुविधा करा दे। वंदे भारत जैसी ट्रेन, चाहे तेजस जैसी ट्रेनों की एक सुविधा करा दे। इनके लिए मैं पूर्णिया वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। श्री राजू बिष्टा जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस बजट सेशन में बोलने का अनुमति दिया। एक तो हम जैसे युवा सांसद बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि सदन में विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। आज बड़ी निराशा हुई और मैं वित्त मंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूं कि अपने जवाब में जरा एक बार अच्छे से बजट दोबारा हमारे सब साथियों को बता दे, क्योंकि अधीर जी जो है किसी राशन की दुकान से सारी राशन की लिस्ट ले आए और उसके अलावा उनके बजट में कुछ खास था भी नहीं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस विजनरी बजट के लिए, क्योंकि समय कम है, लेकिन एक दो विषय जरूर रखना चाहूँगा। दुनिया भर में ये कोविड के संकट के कारण देश दुनिया आज जिस स्थिति में है उसके बावजूद भी ये हिंदुस्तान ने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हो, गरीबों की सेवा करने की इच्छा हो और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट को भी अवसर में बदल करके देश के लिए काम किया जा सकता है। ये हमने इस कोविड संकट के समय में देखा। मैं बाकी नंबर्स की बात नहीं करूंगा मैडम, क्योंकि मैं दार्जिलिंग पहाड़ से आता हूं। कुछ विशेष बातें ऐसी थी जो खास करके नॉर्थ ईस्ट या बॉर्डर के इलाके के लिए बहुत ऐसी योजनाएं थी जो आने वाले समय में उनकी दिशा और दशा को बदल के रख देगी। एक बॉर्डर से लगे हुए जितने भी गांव हैं उनके लिए जो योजना लेकर के आई है भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज के नाम से, इससे दार्जिलिंग जैसे और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, क्योंकि दार्जिलिंग एकमात्र जिला ऐसा है देश में जहां 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। और पर्वतमाला जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के कारण जहां पहुंचा नहीं जा सकता, उनके लिए जो रोपवे की व्यवस्था और पोस्ट ऑफिस की सेवा को बैंक की सेवा के रूप में जोड़ने की योजना हो या हर घर जल जैसी योजना हो, ये सब हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। एक दो विषय में जरूर रखना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में रोड की बहुत सारी जो है योजनाएं अभी चल रही है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमारे जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र को मिले। अंत में एक ही बात मैं रखना चाहूँगा सर, आज जिस तेजी के साथ जो है देश विकास कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि दार्जिलिंग में ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं पहुंचती। उसका मुख्य कारण ये है कि 2005 से अभी तक कोई पंचायत के चुनाव हुए नहीं, कोई इलेक्टेड बॉडी वहां पे काम करता नहीं, सांसद और विधायक की पश्चिम बंगाल में चलती नहीं, और पश्चिम बंगाल खुद ही 35 साल जब सीपीएम ने राज किया 2 लाख करोड़ का कर्जा था, पिछले 11 साल में एक कर्जा बढ़ के 6 लाख करोड़ के पार हो गया है और कोई भी योजना नहीं पहुंचती। और जब आजादी के समय दार्जिलिंग नंबर 1 पे था, एशिया में सबसे पहली बिजली दार्जिलिंग में आई थी, लेकिन जानबूझ के गलत
और गलत नीयत और इरादों के कारण दार्जिलिंग आज सीपीएम टीएमसी के कारण पिछड़ा है और 86 के बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं, अलग राज्य की मांग उठती रहती है और हमारी सरकार ने भी, पार्टी ने भी ये कहा है कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, उसके लिए टॉक्स भी चल रहा है। मेरी दो ही विनती है सर कि स्थायी राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द हो, जिससे जो मोदी जी की योजना है उसका लाभ दार्जिलिंग की जनता को मिले और जो गोरखाओं की जो भावना उसके कदर के रूप में उसके हिसाब से स्थायी राजनीतिक समाधान हो। और इसके साथ ही गोरखाओं में 11 जाति ऐसे हैं जो एसटी के लिस्ट से छूटे हुए हैं। 1931 और 1941 के जो लिस्ट है उसके वहां तक भी ये एसटी थे, लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट से बाहर हो गए। ये बहुत लंबी और पुरानी उनकी मांग है। मैं सर आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि दार्जिलिंग की जो गरिमा है उसको देखते हुए ये सारे मुद्दे हमारे क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द हो। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि बजट पे चर्चा में अभी तक अधिकतम सांसद मतलब 80 से ज्यादा माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे। 13 घंटे 50 मिनट चर्चा हुई। ये रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिला है। मिला नहीं मिला सबको? माननीय मंत्री जी, आपको धन्यवाद इसके लिए। Thank you, Speaker, sir. I thank all the honorable members who participated in this discussion on the budget. Honorable Speaker, sir, you rightly said more than 80 members have spoken on the budget discussion. In the last few days, you've held it, even if it was late in the night, and the members' enthusiasm in talking about the budget and getting into some details actually has motivated me that the interest in this year's budget, like last year's and the previous years as well, has been not just cursory. People have gone into the details, and therefore it gives me greater motivation to reply. And of course, as things stand, and this is subject to correction, I am also given to understand that nearly 45 members of parliament have given their written speeches. Sir, I would have actually started off with the budget all over again in terms of some very distinct features which are there in the budget. But I'm very tempted to take it off and start from the first speaker of the opposition. And that is only because, of course, I'll be answering many of the questions that he's raised, but maybe because he wanted to sound a lot more interesting about the budget, his criticism started off by saying, Amrit Kal over the next 25 years, today the people of India are facing Andhkal. Kyunki a very senior member of the House starts saying that this is not Amrit Kal, it's Andhkal, I thought we should just go over that a bit more so that members would also know what probably is running in his mind. Sir, there certainly was an Andhkal in this country. But that Andhkal was thanks entirely due to the Congress. And I list out a few things why. No one of us can disagree that Andhkal that was. Start with the fact that in 1991, we had foreign exchange reserves only for 2 weeks. उससे पहले emergency का काल भी हम सब जानते हैं. So Andhkal that was. Andhkal again in 1991, when you couldn't manage your foreign exchange, you didn't know what to do. And then, because you were trying to bring in reform,
You've also claimed we brought the reform, whereas that was under compulsion, like one of our members, honorable members mentioned it. That was under call. Again, double-digit inflation, sir, during the 10 years of UPA. I will get into some of the details a bit later also. And when we are constantly talking about inflation and the government is explaining itself as to what is being done in order to contain what today is being suffered by people all over the world, but that's no excuse. We are responding to the situation in India. Double-digit inflation during UPA 1 and 2, particularly in 2, was andakal indeed. And that's the andakal probably he's referring to. Third, coal scam. Every day there was headlines in the papers about corruption, 2G scam, Antariksh Deva scam, middlemen everywhere. Country didn't know what's happening. Every morning it was dreadful to see the paper with yet another scam. That was andakal, sir. And not knowing how to deal with the country after the global financial crisis, inflation touching 2 digits, and also the situation, macroeconomic fundamentals all going either udar, India became one of the fragile 5. That was andakal with policy paralysis. So andakal, if he's referring to his own period, government's period, and from the memory. Whereas what we have created today is a situation where common man feels that he's received the benefits from the government, that which was promised over the decades, and therefore entering into the next 25 years towards India at 100 would be certainly the Amritkal that all of us are referring to. And why do I say that? Jan Dhan Yojana brought in financial inclusion for all Indians. And today, I can say there are 44.58 crore accounts, and in those accounts which were made fun of, saying this is zero balance account, how can you have accounts where there is not going to be any balance? There are 1.57 lakh crores as deposits in those Jan Dhan accounts. And Jan Dhan accounts include 55.6% women's accounts. So the coverage of man, woman, and the coverage of rural, urban, everything is taken care of when we are talking about Jan Dhan. So that is the first footstep towards moving towards financial inclusion and moving towards Amritkal. Sir, again, 44 unicorns have successfully been identified in this country, and they've created wealth. They've also become the new showcasing of India's talent and innovation, and this has happened between 2020 and 2021. 20 crore women were given during the pandemic 500 rupees directly by the click of a button in DBT format, and the monies went into their accounts, and therefore this again is true inclusion and inclusive development. 2,000 rupees again was also given to farmers, and that gets given every now and then, so annually 6,000 rupees for sure goes into their accounts. This is actually leading towards Amritkal. Swanidhi Yojana, more than 33 lakh loans amounting to 3,407 crores have also been sanctioned, and more than 29 lakh loans amounting to 2,989 crores have been disbursed. And this covers poor street vendors who otherwise wouldn't have had a chance to enter the bank to claim credit or loan. They've been covered, indeed leading towards Amritkal for our country. Pradhan Mantri Awas Yojana, sir, 3 crores of houses have been sanctioned, of which more than 2 crore houses have already been completed in this country. And therefore, Amritkal, it will be from now for all these people leading towards India at 100. Every village in India has been electrified. And therefore, talking of andakal was their time, whereas now you have fantastic lit villages. In every village, every house has got electricity.
Jyoti reaching homes. Piped water connection through Nal Se Jal scheme has also been reaching people. MSMEs have received 13.5 lakh MSME accounts were saved due to the ECLGS. 1.5 crore workers have been saved from potential unemployment, and 1.7 billion people have been given free vaccination. If all this is not going to lead towards India at 100 and Amritkal, what else could? So therefore, I want to just respond to senior leader Shashi Tharoorji, truly recognize when Amritkal was and what we are leading towards India at 100 is actually Amritkal. And in that, the budget this time has stated quite a few things which are going to be leading towards a building of modern India, a 21st century India. First of all is the PLI scheme, where 20,000 crores have been announced, and this is going to be for the thermal power plants, which can be now looking forward to reduction in carbon dioxide. I'm only naming a few, sir. You have 100 PM Gati Shakti cargo terminals, which will all be developed within the country, and this is going to help in movements of goods and services and also increasing the exports from this country. 4 major multimodal logistic parks are also being established in this country, which again is going to be better for exporters and bring in greater logistic convenience. Urbanization, like many of the speakers have recognized, urbanization is being given high priority. Tier 2 and Tier 3 cities are all going to be ramped up for the facilities which they need. Capacity building commission is also going to help us in plan. And this is not just going to be business as usual, it's going to be a paradigm shift in the way in which we deal with building our cities. Sir, there are many more such announcements which we have made: digital education, digital university, digital banking. You're going to have district level banks which are going to function completely with digital facilities. The central bank is also going to be issuing a digital currency, which I've made an announcement. And more than that, animation, visual effects, gamings and comics, in which our young are experts in. We are creating a committee which will look at possibilities of bringing in various facilities and the framework which is required, so that we can be able to produce good gaming and comic through the digital and visual effects through the digital media. 5G, sir. 5G services will also generate new employment, and for that we are also providing the necessary ecosystem. So, in all the budgets, sir, drone technology, which will be of great help for the farmers, is also something which we are giving a lot of importance for. Khelo India, Fitness India for the young are all giving high priority for the youth of this country. There are going to be 1.5 lakh post offices in the country, which will also be more than just post offices, which will have all kinds of banking service facilities. Those who have Sukanya Samruddhi account and PPF account in the post office will also be benefiting from these services. E-NAM is something about which we've spoken. Startups have been given a lot of encouragement, but particularly for startups to help in agriculture, bringing in value addition. We've taken a lot of steps towards that. So I'm not getting into every announcement that I've made in the budget, broadly indicating that we have a clear plan to take all sectors and their development in our mind and move with that intention in the next few years. So, but then one important point which we shouldn't lose sight of. This global crisis, the pandemic, has been one of the absolute rare events in the last couple of 100 years.
Even the Spanish flu didn't probably get recorded for the devastation in economy that it created. I would say for India, this is probably the fourth contraction in the GDP triggered off through an international event. 72-73, India saw a contraction in our GDP purely because of the global oil crisis. 79-80, again a contraction in GDP, and this was because of the Iran-Iraq war. After that was the global financial crisis in 2008-9, again a contraction, but none of this was negative. They were all reduction, remaining in the positive territory, but reduction, substantial reduction. And 2008 and 9 also saw it because of the global financial crisis. But what we saw because of the pandemic in 2020-2021, which led to a contraction of 6.6% negative, was one of the worst ever that we could face, and we were not alone in it. All over the country, all over the world, indeed, economies suffered because of such a contraction. But what I would say, no country had any comparator. They couldn't have anything before them to compare what they could do now, what resulted now, with something else which happened before. However, in the recent memory, if we were to look at a global economic crisis, which also had an impact on Indian economy, it was the global financial crisis. I'll just like to do a comparison between what was the economy then and what was our solutions for that, and what is the economy now and what solutions we gave for this one. Sir, in a way, the global financial crisis resulted in a reduced gain because it wasn't a negative growth. It was still a small growth, but it was a constricted growth. The reduced gain in the in the GDP was 2.21 lakh crores in 2008 and 9. Compared to that, the lost GDP now is 9.57 lakh crores. So that is the extent to which we have lost in this pandemic compared to the recently, meaning a decade ago, the global financial crisis. That resulted in 2.212 lakh, whereas now the reduction was far more. It is 9.57 lakh crore. Despite, sorry? I'll tell you. So despite significant supply side disruptions, India's CPI inflation, I'm picking that up for a minute, was 6.2% in 2020-21 as compared to 9.1% in 2008-9. Look at the intensity and the scope and the depths to which Indian economy had to contract. We lost 9.57 lakh crores worth in this global financial crisis, whereas the loss earlier, which is the global financial crisis, was 2.12 lakhs crore. But the CPI inflation now, because I'm purposely bringing this, because CPI inflation is the index with which we measure how prices affect common man. It's the consumer price index. Now that contracted only 6.2 now, whereas for a smaller contraction, which was not even a negative contraction in the global financial crisis period, the inflation, the CPI, was 9.1%. What does it mean? That today, in spite of this intense crisis, in spite of the reduction in the GDP to the extent of 9.57 lakh crores, the CPI is well contained and it is only 6.2%, showing that we have managed the economy much better now than it's easy to say now, than a smaller crisis of that time when the contraction was only 2.12 lakh
And that led to 9.1% inflation. The CPI was 9.1%. So it's very, very easy to constantly keep throwing at us inflation, price rise, kya kar rahe ho? Yes, I agree. There is a need for us to do more. That is why we are importing more edible oils. We are removing the restriction on pulses to be imported and so on. But with a smaller reduction in GDP, with not a negative reduction in GDP, still the inflation couldn't be controlled by the UPA government, whereas Prime Minister Modi ensured that it will not cross 6.2, whereas that was 9.1 that time. A common man is affected by CPI, sir, not the WPI. So let us not go on mincing words to constantly keep throwing it at us. You please introspect. Sir, Honorable Speaker, sir, India's current account deficit surplus. All right, sir, India's current account surplus. Current account surplus, sir. Sir, the entire treasury benches heard every comment, and as much as possible, I don't say that I was here 24/7. There were times when I had gone off, and my honorable Minister of State was here to take care of everything which is being said. So when I've come here to reply, I would request through you, sir, some patience so that they hear my answers. They may be satisfied, they may not be satisfied, but kindly hear. I know some of the members who have thrown wild allegations also have gone away. They are not here to listen to my reply, which is really disappointing. Sir, India had a current account surplus of 0.9% of GDP in 2020-21. अब की क्राइसिस के समय हमारे करंट अकाउंट सरप्लस में थी और वो भी 0.9% में थी. मगर 2008-9 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय यूपीए का करंट अकाउंट डेफिसिट में था और वो भी 2.3% डेफिसिट. सो इतना बड़ा क्राइसिस, पैंडेमिक इतना बड़ा, जीएसपी हमारे जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इतना सिवियर, और हमसे बार बोलते हैं क्या कर रहे हैं. सीपीआई को मैनेज किया, करंट अकाउंट सरप्लस में रखा. सो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर जरा पॉजिटिव नजरिया से भी 1 मिनट देखने का मैं आंकड़ा बोल रही हूं, मगर ना हम वो सब नहीं देखेंगे. सर, अभी परसेंटेजेस के बारे में प्रेमचंद्रन जी और ऑनरेबल मेंबर्स पूछ रहे थे. इसी कंपैरिजन में परसेंटेजेस भी आपके सामने रखना चाहती. सर, 2008-9 और 2021 रियल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज, सर, सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंसिडेंटली 2008-9 सुनने को पसंद नहीं है तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम याद रखिए. रियल जीडीपी ग्रोथ का परसेंटेज का फिगर बोल रही हूं सर. 2008-9 में 3.1% था. हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2020-2021 में, जो उसका नंबर मैंने एक्चुअल नंबर बोले, -6.6 हमारा एकदम नीचे गिर गया, -6.6%. वेरएज तब +3.1, वो भी कम ग्रोथ में नहीं हुआ. ग्रोथ अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, जस्ट +3.1, वही एक्चुअल नंबर्स में 1 मिनट पहले मैंने बोला. सो 3.1% कंपेयर्ड विद आज का हमारा -6.6. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ उनके समय में 2008-9 के समय में 12.6%, मगर हमारा नेगेटिव -1.4%. सर, ऑलरेडी मैंने बोल चुकी हूं 2.12 लाख करोड़ का उनका रिड्यूस्ड गेन हुआ, वेरस हमारा 9.57 लाख करोड़ तक नेगेटिव गिरे. मगर
CPI inflation 9.1% at that time, 6.2 in our time. Compare करके देखो कि CPI कहाँ था. Current account balance जो मैंने पहले बोला minus 2.3% उनका, हमारा 0.9 प्लस में था. Forex reserves, foreign exchange reserves 252 बिलियन उनके समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, हमारा 579, नेट बोल रही हूँ, टच 650 बिलियन US dollars. FDI flows, FDI inflows उस समय 8.3 बिलियन और हमारे समय अभी 80.1 बिलियन FDI inflows. सर एक मिनट, हमारे परफॉर्मेंस इस पैंडेमिक के समय और ग्लोबल परफॉर्मेंस को एक बार देख लेंगे. इंडिया एस्टिमेट ही बोल रही हूं -7.3 एस्टिमेट, वो करेक्ट हो रही है अभी 2020 में -7.3%. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रोजेक्शन है, मैं सिर्फ वो नंबर ले रही हूं, करेक्ट नंबर नहीं बोल रही हूं. 2021 में जबकि हमारे प्रीवियस साल में -7.3 था परसेंटेज जीडीपी, हमारा ग्रोथ 9% है 2021 को. इस साल हम 9% में कंक्लूड करेंगे. और 2022 अभी आने वाले अप्रैल 1 से आने वाले साल के लिए 9% हमारा ग्रोथ है प्रोजेक्टेड. 2023 अगले साल के लिए 7.1% है. ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी, आने वाले साल भी और उसके अगले वाले साल में भी ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का डेटा कंपेयर करेंगे यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. -3.4 जब वी वेर -7.3, मतलब कम हिट हुआ, ज्यादा हिट उनके ऊपर नहीं हुआ. उनका 2021 का जहां हम 9% में है वो 5.6% में. रिकवरी भी धीरे चल रही है उनका, हमारा रिकवरी अच्छा चल रही है. आने वाले साल में 22 में जहां हम 9% है वो 4% है. नहीं, को कंपेयर करने के लिए क्षमता रखना चाहिए सर. जब डेटा उनके मन में जो विचार है उसके अनुसार नहीं है तो मुझे चिल्ला चिल्ला करके मेरे आवाज को दब करने के लिए कोशिश. सुनने का क्षमता, मैच्योरिटी दिखता है. अगर सुनने का क्षमता नहीं है, यू नो व्हाट आई वांट टू से. सो यूएस में ग्रोथ जब -3.4 हुआ, हमारा -7.3 रहा, हम 9, 7.1 में ग्रोथ कर रहे हैं. Oh yes, we'll correct. Don't worry, we'll do that. आदिर जी आपके नेबर है, हम क्यों भूलेंगे. सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैंने शुरू किया बोलने के लिए. जब उनके गिरावट -3.4 में था, इस साल 5.6, आने वाले साल 4, अगले साल 2.6. उनके रिकवरी का पेस देख लीजिए, हमारे से तुलने के बाद आपको समझ में आएगा. सर यूरो एरिया, पूरे यूरो एरिया का 6.4 -5.2 इस साल, 3.9 आने वाले साल और 2.5 अगले साल. मैं इस कंपैरिजन को क्यों दिखा रही हूं. डेवलप्ड कंट्री हो, इमर्जिंग इकोनॉमी हो, हमारे जैसे एक ही मतलब साइज में छोटा इकोनॉमी नहीं, बड़ा इकोनॉमी हो, इन सब का ग्रोथ और इन सब का पैंडेमिक के समय गिरावट, ये सब को कंपेयर करते हुए गिरावट हमारे बहुत ज्यादा हुआ, मगर रिकवरी भी उतना ही पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं. इस साल, आने वाले साल, अगले साल भी. बाकी सबका रिकवरी इतने फेस में नहीं है, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो इमर्जिंग हो, चाहे वो छोटा इकोनॉमी हो. कंपेयर करते हुए सबसे फास्टेस्ट रिकवरी, सस्टेन्ड रिकवरी हमारा हो रही है. सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट सर. That's the point. Despite biggest form.
सर, एक मिनट, अगर देश प्रगति कर रहा है तो अपन क्यों विरोध करें? सर, हम इस पिछले साल भी और इस साल भी ये पैंडेमिक का इतने अफेक्ट होने के बाद इकोनॉमी कैसे रिकवर होगा, कैसे इसको क्या क्या तरीके में से हम हाउ डू वी रेस्टोर द इकोनॉमी, इसके ऊपर बहुत हमने चिंता सोच विचार किया. बेस्ड ऑन दैट सर, आई एम बेसिंग ऑन एन आरबीआई एस्टिमेट. आरबीआई का ये एस्टिमेट था सर, सरकार के द्वारा इफ यू स्पेंड 1 rupee व्हाट विल बी द मल्टीप्लायर इफेक्ट. मतलब इफ यू स्पेंड 1 rupee उससे कितना फायदा आपको मिलेगा, और उससे जितना फायदा मिलेगा उसके अनुसार आप खर्च करने में सक्षम, डिसीजन अच्छा डिसीजन रहने के लिए उपयोगी रहेगा. सो आरबीआई estimate is if you spend 1 rupee on revenue expenditure without creating assets, खर्च करने के लिए पैसा अगर आप देंगे, 1 रुपया अगर खर्च करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा 45 पैसा. मतलब पूरे के पूरे 1 रुपया का 1 रुपया रिटर्न नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा, आधा से कम 45 पैसा तक ही आपको मल्टीप्लायर मिलेगा. इसीलिए रेवेन्यू में खर्च करने में 45 इस साल मिलेगा, आने वाले साल में उसके कारण और 10 पैसा मिल सकता है. In the sense, if you spend 1 rupee, immediately this year you will get 45 paisa worth returns or multiplier, and next year you may get an additional 10 paisa more. So it's not going to be 1 rupee for every rupee. It will not even be 50 paisa this year. So it is no point if you spend that money on revenue expenditure, because the multiplier is limited. It's less than 1. RBI's estimate again says that if you spend 1 rupee on capital expenditure creating assets, the return or the multiplier effect will be 2 rupees 45 paisa even the first year. Multiplier effect will be 2 rupee 45 paisa, and additionally the next year and the year after another 3 rupees 14 paisa will get added to it. So for every public taxpayers' money that we spend on capital expenditure, building assets, building public infrastructure, this year itself you will have 2.45 as multiplier, and the next year you will get 3.14 paisa, 3 rupee 14 paisa. Therefore, we thought public taxpayers' money being spent in creating assets gets us better returns, better multiplier effect, and therefore we chose to spend on capital in infrastructure building. Okay, infrastructure building, public expenditure, we are borrowing money to do, but we are also ensuring that revenue expenditure is rationalized. I want to convey and put it on the records of this august house that revenue deficit as a percentage of GDP of the government has shown visible decline because it doesn't give you the multiplier that you want. I want to highlight and show that in 2020-21 it is 7.3, which is the actual, whereas the BE for 2021-22 is 5.1, sir. 2021-22 RE is only 4.7. And 2022-23, we have put in the BE 3.8 only. Normally, anybody who's looking at budget preparations and budgets of the countries will understand it's highly difficult
very, very difficult to reduce revenue expenditure, but we have shown that without hurting much, revenue expenditure has been rationalized. I just want to put this one on record, sir. Sir, now, in a way, I will respond to members of Parliament who have raised issues. On that, I'd like to give clarification or respond to the questions that members have raised. I'll first start with several members questioning the GDP growth projections. Members have said the real GDP growth rate mentioned in the budget speech and the economic survey are different. There is a mismatch. Many members said that. But I just want to say, sir, for 22-23, the projected growth in the economic survey is 8 to 8.5%. They've given a band. The economic survey gave a band of growth which is 8 to 8.5. The estimates of RBI are different. As they are doing their own projection, their estimates are slightly different. Now, with this projected growth rate, to arrive at a nominal growth rate figure, you will have to top it up with the deflator. GDP growth rate in the budget projection, sir, 22-23, was based on the advance estimates of the NSO, which is given by the Ministry of Statistics and Program Implementation. That is a different strand, so their numbers will also be slightly different, but the trend and the number largely are in the same level, the same sort of quartile. So the difference by itself does not account for too much, except for the fact that the advance estimates based on which we projected the figure of GDP growth in the budget was prior to the Omicron. What we have done is we've also taken the Omicron into consideration and used that figure, and therefore the budget projections are looking at 22-23 a nominal GDP of 11.1. So there is no difference, there is no much worry if the numbers are different. Economic survey takes it from one source, we take it from another, all of us use our deflators, and roughly they are about similar ranges. So the about WPI, there was a voice which was raised. Of course, that's in double digit, whereas CPI has been remaining in the range, and therefore we expect to have about a deflator of 3.5%. So that clarity I just wanted to bring to the notice of the honorable members who spoke about mismatch in the two GDP growth figures. Sir, I'll come to this topic which most members did raise as a concern, unemployment. Members quoted from the speeches and mentioned that only 60 lakh jobs are being talked about. So that was only for one of the schemes for which we said this scheme, because of this scheme, there will be about 60 lakhs. And that is the PLI scheme. So that doesn't mean that's the only scheme in which we are looking at generating employment. First principle is again, sir. Sir, employment generation would be a natural outcome. I'm just saying this to start with. I know members are waiting to pounce on me because I've said this line. Let's understand the context. Because just for PLI, when I said 60 lakh jobs, it was presumed, if I'm not faulted at, presumed conveniently, saying that's all is the job you're creating. Not at all. In that scheme, that's a job. In general, when we're talking of high growth, in general, we are spending on infrastructure and looking at railways, roadways, building of multimodal transport, logistic hub, inland waterways, power generation, renewable energy. These are not going to happen without jobs.
latest periodic labor force survey, which Adirji also referred during his speech, indicates that urban unemployment rate in January to March quarter of 21-22 has declined to pre-pandemic level of 9% after peaking to 20.8% during the first wave April-June quarter 2020-21. So employment data which is being given by the same periodic labor force survey which Adir Ranjan Chaudhary ji mentioned, I am telling you the figure, urban unemployment, I am repeating here. Urban unemployment rate in January-March quarter of 21-22 has declined to pre-pandemic level of 9% after peaking at 20.8. So in November 2021, we saw a net addition in the EPFO and their net subscription, newer, meaning net subscription makes up for those who have gone away and those who newly have come in. Net addition to EPFO subscription saw a peak at 13.9 lakh new subscribers, an increase of 109.21% over the previous year and the highest in any given month since 2017. So that's about employment, where again member Abdul Samad Samdani, IUML, Mr. Arif, CPIM, Dinesh Chandra Yadav ji, JDU, Bhartruhari Mehtab ji, BJD, and Shashi Tharoor ji had spoken about unemployment. So I'm giving you some also, sorry, Farooq Abdullah ji also. Sir, reduction of Manrega. So Manrega is a demand-driven program. As and when there is demand, through the supplementary demand for grants, we give the additional required amounts, but we have not reduced from the BE compared to BE. The amount has remained same, and it is this government which, having given in the BE 64,000 crores in 2020-21, raised it to 1,11,000 crores for Manrega. So, when the demand comes, we give them the monies which is required for keeping the Rural Employment Guarantee Scheme. I just want to quote BE 21-22, 73,000 crores. RE increased to 98,000 crores and BE again 73,000 crores. There is no reduction, and this is a demand-driven program. As and when the demand comes, we will be giving it. It's never been let down. Sir, this issue of Manrega, again, Abdul Samad Samadani, Shri N.K. Premchandran ji, Kalyan Banerjee ji, Sudeep Bandyopadhyay ji, Bhartruhari Mehtab ji, Ranjit Reddy ji, Shri Muralidharan ji, Farooq Abdullah ji, Kahir Ahmed ji, M.K. Raghavan ji, and Professor Saugata Roy. Also, Shashi Tharoor ji. So all of them had raised this. The estimates which have been mentioned, sir, are always the best estimates, and they are subject to also changes as and when the demands come, which I've already said that. So there was this concern about social welfare schemes are getting reduced allocations, which is not true again. I'll just give you an indication in lakh crores. SC BE 21-22, RE 21-22, BE 22-23. That's the sequence in which I'm reading. Scheduled caste 1.26 BE 21-22, RE 1.4, where it was 1.2 in the BE. BE 22-23, 1.42, higher than the BE of last year, higher than the RE of last year. That is about SC welfare. ST welfare, again 21-22 BE, RE, and then BE of 22-23. 0.8, 0.87, 0.89 lakh crores. Not reduced at all, on the contrary, increasing. More than the rate of inflation now. These actual decreases.
I've explained CPI inflation. I've explained the breach of beyond 6.9, 6 points had happened only 1-2 months, not before. That I said earlier also. Even now I'm saying compare the inflations where we were talking about the double digit. And actually I should give you the figures to say, in spite of that, BE numbers were big. One character which all of us should understand of the UPA government. Every time, I wish I had the number with me. I have it for a few criteria, but I'll show it. Every time the BE will be a big number, the RE will be half of it. The next year BE will be based on the RE of last year, unachieved. Continuously. So, because I've come into that topic, I'll say this. Look at what has been spent in 2013-14 for health. UPA, 2013-14, 37,330 crores. What was actually spent? 28,662 crores. They'll put big numbers in BE but never utilize it. And then now we'll say, all right, but what about inflation? All right, what about the actual? All right, what about the RE? Keep shifting the milepost. But someone please answer from the UPA, why do you put big BEs and end of the day at the actual stage you find not even half being spent. And this was health in 2013-14. Now what have we done? BE, where it was 37,330 crores, we are doing 89,250 now, 2022-23. So, inflation, no inflation, what is the comparison, madam, sir? Again, education, I'm sure quite a few of you all are very keenly interested. What was the amount in 2013-14, sir? BE, big number, BE, 1,06,201. BE, what was RE? 71,322. Will somebody ask them as to where did it go? Why did you have to put so much of an amount in BE and couldn't even spend it in RE? Whereas what are we now saying? I'll go to the year in which the actual is available. Actual is available for 2020-2021. हम कंपेयर करेंगे हमारे BE हमारे actual के साथ. हमारा BE क्या था? 99,311 crores. What was the actual spent? I can hear whispers of lower. Come to the actual. 84,219. 1 लाख लगा दिया, खर्च 71,000 ही हुआ. हम लगा रहे 99 मगर अचीव किए 84,000. उनके एक्चुअल से ज्यादा हमारा खर्च हो रही है. So please, I'll give you everything that you want. Actual number में कटौती है जी. Okay, sir, like that I can go on giving numbers for every one of them. SC, ST I just mentioned, sir. So I'll come for that also. 2013-14 में scheduled tribes के लिए 24,598 BE 2013-14. No cherry picking. आप पिक करो जी चेरी. आप चेरी पिक करो. आपके रिकॉर्ड इतना खराब है, आप जितने भी चेरी पिक करो अच्छा नहीं मिलेगा. खराब है कांग्रेस वाले, खराब है कांग्रेस वाले, खराब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. कांग्रेस खराब है सर. शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए माननीय स्पीकर सर 24,598 BE में और एक्चुअल में 22,000 ही उपयोग में आया 2013-14 में. हम 89,265 BE में दिए. 24 कहाँ है, 89 कहाँ है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड कास्ट में आएंगे 41,561 13-14 में BE. हम क्या कर रहे हैं अभी? 1,42,342 हमारा BE. So SC वेलफेयर हो, ST वेलफेयर हो,
प्रश्न पूछ सकते हैं बार बार, व्हाट हैव यू डन फॉर एससी, व्हाट हैव यू, नंबर स्पीक सर। चेरी पिकिंग आप भी करो, एक भी चेरी नहीं है आपके बास्केट में, सब कोयला है। 2GB है, थोड़ा सा 2GB है, 2GB है, 2GB है। कॉमनवेल्थ भी है आपके पास, करो कॉमनवेल्थ का चेरी पिकिंग। 2G स्पेक्ट्रम है, कोयला है, कोयला। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर प्रश्न पूछा गया। आई लाइक टू आंसर दैट, एंड द मेंबर्स हु आस्क्ड अबाउट दिस आर MIM's इम्तियाज जलील जी, RS जी फ्रॉम CPM, and Abdul Samad Samdani ji, IUML. Sir, allocations for minority affairs. BE 22-23, which is now on the table of the Parliament, 5,021 crore, which is 16%, 16% increase over the RE. RE of 2021-22, sir, was 4,346 crore. उससे बढ़कर के BE में ही हमने 16% का बढ़ोतरी किए। Okay? Outlay for education and empowerment of minority girls, इसके ऊपर भी बहुत प्रश्न आया, मैं उसका भी जवाब दे रही हूँ। BE पहले RE 21-22 इस साल जो खत्म होने वाली है, उसमें RE 1,215 crores, whereas the BE is 1,382 crores. ये अमाउंट बढ़ गए 1,200 से 1,300 तक। सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये सब बजट स्पीच में बोलना था, और लंबा चौड़ा भाषण दे रही हो आप 2 घंटे का, वो भी बोल दो। अभी भी मैं बोल रही हूँ सर, मेरा स्पीच इस बार 1.5 hours हो सकता है, मगर पूरे बजट के डॉक्यूमेंट्स में ये सब है। मैं रेस्पेक्टफुली कहना चाह रही हूँ, मेंबर जो बजट स्पीच में कहना था बोलने वाले, जरा बजट का डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके ईमेल में पहुंचा हुआ है, डॉक्यूमेंट को देख लीजिए, उसमें थोड़ा अध्ययन करिए, फिर आकर ये बात बोलिए। बजट स्पीच में हर विषय बोल दिया तो आपका क्या है, अध्ययन करने का मन नहीं है, क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार है, थोड़ा अध्ययन करो। सर, हेल्थ के ऊपर एक और मिनट में एक बात रखना चाह रही हूं। हेल्थ का बजट कम हो गया है बोलने वाले के लिए जवाब, 2019-20 में 64,000 करोड़, 2020-2021 में 80,000 करोड़, फिर 21-22 RE 85,915 करोड़ बढ़कर आ रही है। 22-23 जो बजट अभी इधर पार्लियामेंट के सामने है, उसमें 86,606 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए सर। फिर हाँ? बिल्कुल जरूर बोलेंगे। ये रामदास जी अटावले जी की बात सुन लो, क्या बोल रहे थे रामदास जी आप? स्पीकर सर, मैं बोल रहा था कि जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा दे दिया है धन, जिन्होंने देश के विकास के लिए बहुत सारा दे दिया है धन, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो देश की मजबूत करनी है नरेंद्र मोदी जी को जान, देश के सभी लोगों की मजबूत करनी है नरेंद्र मोदी जी को जान। दे दो नरेंद्र मोदी जी की तरफ दिल से ध्यान। माननीय मंत्री जी, 2024 में नरेंद्र मोदी जी का आएगा तूफान।
2024 में नरेंद्र मोदी जी का आएगा तूफान और कांग्रेस वाला कट जाएगा, कांग्रेस वाला कट जाएगा, टीएमसी वाला हट जाएगा और बाकी का भटक जाएगा। स्पीकर सर, आप अगर डिस्टर्बेंस करोगे तो रामदास जटावले जवाब देंगे। Sir, Speaker, sir, COVID-related health preparedness package. Several members raised question about you did it that year, but are you not doing this year? Didn't you do it this year? So, expenditure on COVID-related health preparedness package. In 2020-21, the year in which we had severe COVID, 12,117 crores was spent on preparedness. 21-22, it's gone up and it is now 15,731 crores of rupees. That is purely for preparing preparedness packages wherever it is required. So allocation for Ministry of Health and Family Welfare, which was 64,000, which I have already mentioned in 1920, has been increased to 86,000 crores in the BE of 22-23, which is a 35% increase. Many members normally ask, what is the percentage? 35% increase. The allocations in the year 2021, 21-22 also include COVID-19 related emergency health preparedness packages. Sir, one other additional information on the health. In BE 22-23, 5,846 crores has been allocated under PM Abhim, Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. That scheme to develop capacities in the health systems and institutions in responding effectively to the current and any, God forbid, any future pandemic or disaster. So that's about health, sir. Sir, there were questions again about, before I come to the education, sir, there was question about child labor. Child labor. सर रामबाण। Thank you, sir. Sir, there was this question, sir, if there was reduced allocation for child labor. I want to just suggest here, sir, the allocation to the National Child Labor Project in Ministry of Labor and Employment is for committed liabilities of schools run by the ministry till 31st March 2023. Now, this program is also being subsumed under Samagra Shiksha Abhiyan from 22-23. So it's not getting closed, it's getting subsumed into the Samagra Shiksha Abhiyan and under the Department of School Education. And Samagra Shiksha Abhiyan has an outlay of 37,383 crores for this year, for which the budget is presented. So through this shift, we think the focus on integrated child labor management and also mainstreaming children coming out of child labor will be far more focused through the education department. And that is why this has been done. And you're already aware that for bridging the gap of education lost, we've brought in 200 television channels from where it was 12 through e-Vidya. We expect to have that fulfilling the needs of children in poorer government schools, poorer families who can't afford to buy a phone. Sir, just very quickly I'll go to education, because that's also something on which many members wondered if I had reduced the allocation. I have not reduced the allocation. 2020-21, it was 84,219 crores.
In the RE of 2021-22, it went up to 88,000 crores, and this year, for the first time, it is over 18% increase, rising to 1,04,000 crores for education. So also, sorry? Mr. Arif, I think I've answered quite a few of your questions. I'm coming. More of your questions are being answered. There will be quite a lot of members who will say, why partiality? Only Mr. Arif's questions are being answered. That's all. 1 lakh, over 1 lakh budget is given for education. I'm sure they'll take care of your needs also. Sir, MSME sector. This has been quite a concern of lots of members because MSME in India is the backbone of India's manufacturing. It is actually all over the country and they need the support. We have definitely taken a lot of schemes to reach them. 20,000 crores has been given to the subordinate debt for MSMEs, which will help MSMEs which are already in distress. Second, 3 lakh crore of collateral-free automatic loans for businesses, which has been enhanced to 4.5 lakh crores, and another 50,000 has been added for those in hospitality sector. New revised criteria of classification for MSMEs have also brought in greater possibilities for them to improve their business, expand their business. So for MSMEs, we have actually brought in segments of MSMEs, heard them, understood their problem, and therefore extended quite a few assistance. Just for the records, that scheme, which was the Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme, has also now been extended till 2023 March. So those MSMEs who still want to benefit out of it, who have not earlier used it, are welcome to use it. So the amounts of loans sanctioned under the Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme is up to 3.10 lakh crores. Guarantee space left under that scheme is still 1.4 lakh crore because what we provide is just the government security, meaning government guarantee, emergency guarantee is being given. Amount of disbursement made, 2.36 lakh crores have already been dispersed. They've gone to the hands of the MSMEs, 2.36 lakh crores. So I'm coming almost to the end of those clarifications which members wanted. Food and fertilizer subsidy. Again, an issue on which several members spoke. In the RE of 21-22, allocation for food subsidy is 2.86 lakh crores. This is higher because Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, under which around 1 lakh crore additional allocation has been made in food subsidy. Food subsidy allocation for 22-23 is 2.07 lakh crores, which is best estimate that is based on the requirement at this point in time. So there is no reduction in the food subsidy. Fertilizer subsidy, sir. Fertilizer subsidy. All of us know that last year the global price of fertilizers went up. We import quite a lot of fertilizers. That increased cost in the global fertilizer market, we from the government bore that cost, imported it and gave it at the same price to the farmers, did not allow the price increase in the global markets. After all, we don't manufacture those particular fertilizers which we import, but imported it at that higher price, but didn't put the burden on the farmer. So that is one thing which we have to keep in mind. 21-22, that is the year which is ending 31st March, 79,530 crores have been given as fertilizer subsidy. In the RE, because of the global increase in the price, this 79,530 crores
has gone up to 1,40,000 crores, not a burden on the farmer, but that money is something which Government of India has put, and therefore the burden has been taken on the government's shoulders and not moved over to the farmers. To limit the damage inflicted by the pandemic, government had announced a special economic and comprehensive package of 29.87 lakh crores through Atmanirbhar Bharat, and that includes the measures taken by RBI also. Sir, PM Garib Kalyan Yojana, we all know, was 1.70 lakh crores, ex gratia of 1,000 in 2 installments of 500 rupees were given to old age citizens, widows, disabled beneficiaries of National Social Assistance Program, NSAP, and so on. Sir, I just want to highlight on income inequality, there's been a lot of issues raised. I want to just say that the policy of financial inclusion, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, I've already spoken to you, number of accounts, the amount which are there. Then within the next year, after in 2015, having introduced in 14 Jan Dhan Yojana, in 15 we brought in Pradhan Mantri Mudra Yojana. In that 32.11 crore loans, 32.11 crore loans have been given with a sanctioned amount of 17 lakh crores. This has created an additional employment of 1.2 crore additional employment has been created between 2015 and 18. Hey, wait, you've asked a lot of questions, I'm answering. You should wait now. Despite 2021 being the pandemic year, 15 SDGs, Sustainable Development Goals, measured by the Niti Aayog in the SDG index, have all been included for reducing inequalities, because that is one of the very important goals we follow. Sir, I'm not getting into the total amount of tax devolution which is available in the public domain. That is one of the points on which a lot of members raised question. I don't want to take more time. There are one or two important other points which I'll speak about. Sir, agrarian issue के ऊपर, agriculture के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आया. I just want to give some highlights. 2013-14 expenditure of Department of Agriculture and Cooperation was about 19,000 crores. 13-14, last year of UPA. Agriculture के ऊपर 19,000 crores था उनके budget. This has been increased by Prime Minister Modi by 6.6 times, and today it is 1.24 lakh crores. Where is 19,000 crore? Where is 1.24 crores? Out of this, 68,000 crores will be transferred in DBT mode to the bank accounts of the farmers, which periodically Prime Minister conveys through DBT. Sir, fertilizer subsidy, I've explained, 79,530 crores. Then this got enhanced to 1.4 lakh crores. So, fertilizer subsidy. Agricultural infrastructure fund has been created with a size of 1 lakh crore. Agricultural infrastructure fund. That's been brought by us, and I want to highlight the importance of it. Infrastructure is main critical point, and we wanted to continue strengthening that. That has been announced by us. So, the formation of 10,000 FPOs, farmer producer organizations, 10,000 are being supported, and that number is also getting increased. So somebody said that there's no provision being made for the armed forces. Defense ke liye kuch zyada nahi diya. Allocation of capital outlay on defense services has been increased from 1.35 lakh crores in 21-22 to 1.52 lakh crores in 22-23, which is an increase of 13%.
and this is just capital outlay. In 22-23, 68% of all the capital procurement is earmarked for domestic industry. 25% of all defense R&D budget will be allowed and opened up for startups, academia, and for industry, so that domestic procurement can be improved. मैं रिप्लाई देता हूँ इनका। सर, आदिर जी, आई एम सॉरी ऑन दैट, आपने इतना उसके ऊपर जोरदार इमोशन के साथ बात कर रहे हैं, उसके लिए तुरंत मैं जवाब दे रही हूं। मुझे मालूम है, मैं सर, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर गलत बयान, सॉरी मैं गलत बोल रही हूं, जो पार्लियामेंट्री शब्द है, मैं कुछ और नहीं बोल रही हूं, दैट्स मिसलीडिंग। आर्म फोर्सेस के ऊपर कोई भी निर्णय इस सरकार का विदाउट द आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स अग्रीइंग होता नहीं है। सो डिसेबिलिटी के ऊपर आपने क्यों नहीं जी, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स ने जो भी सुझाव दिया उसके ऊपर ही हम स्टेप लेते हैं। इसीलिए आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स से ज्यादा, आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर से ज्यादा क्या आदिर रंजन जी आर्म फोर्सेस के ऊपर बात करते हैं? ये क्या है? आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स से ज्यादा मुझे इनके और उनके बातों में आना है क्या? उनके हेडक्वार्टर्स को मालूम नहीं है क्या? इसीलिए गलत फहमियां स्प्रेड करना आर्म फोर्सेस के ऊपर गलत है। आर्म फोर्सेस के ऊपर, इस देश का रक्षक के ऊपर गलत फहमियां फैलना गलत है। आदिर जी, आप जो भी टिप्पणी हमारे ऊपर डाल दीजिए, उसका जवाब मैं दूंगी, मगर इस देश का रक्षा करने के वाले के ऊपर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना, नहीं देना, नहीं, गलत है। माननीय स्पीकर साहब, मैं अधीर रंजन जी को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जो बात उनके मन में है वो मुझे लगता है ठीक दिशा में है, लेकिन उनको कोई मैसेज कर रहा है मोबाइल पर कि ऐसा करो ऐसा करो, और उसके कारण वो मोबाइल देखते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। रेस्पेक्टेड स्पीकर सर, एक आध और विषय है जिसके ऊपर माननीय मंत्री जी, सर, some members raised question about BSNL. I have the minister next to me who has been patiently answering a lot of questions in the morning. Because that became a part of the budget discussion, I want to explain a few things, sir. BSNL. What? मैं क्या बोलना, आप गाइड नहीं करेंगे। आप इनका बैठे हुए खड़े हुए कोई जवाब मत दो। आप कुछ सर, BSNL again has been subject to a lot of misinformation. BSNL has been subject to a lot of misinformation. I want to clarify some of them.
People who couldn't give 4G to BSNL today are sitting and asking questions about BSNL, whose revival is because of Prime Minister Modi. Revival of BSNL is thanks to Prime Minister Modi, and I'll tell you how. I'll tell you how. आप सुनिए, Sir, when I tell the facts, they want to shut me down. Don't shout me down, Honorable Kodikunil Suresh ji. Don't shout me down. Have the patience to hear. Sir, BSNL was formed in 2000, but there was an agreement at that time that there will be license fee, annual license fee, which will be reimbursed till 2010. However, in 2006, with 4 years to go, the UPA government stopped paying the reimbursement. 2000 में agree हुआ, नहीं दिए रीइंबर्समेंट. मैं धीरे धीरे बोल रही हूं, बीएसएनएल का आईसीयू में रहने का कगार में क्यों आना पड़ा? कारण कांग्रेस 2006 में रीइंबर्समेंट देना रोक गए. फिर सेकंड दलाल नहीं आए उनके पास. 2010 में एमटीएनएल को अचानक बोला गया कि ऑक्शन में जो प्राइस तय हुआ उसके अनुसार आपने पैसा भरो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए. तब तक जो एमटीएनएल कैश रिच कंपनी था, वो अचानक 11,000 करोड़ भर्ती करना पड़ा, जिसके कारण ओवरनाइट MTNL became a loss-making company. BSNL को धीरे धीरे मरवाओ, MTNL को मरवाओ. 2010 में ये भी हुआ. So MTNL paid this 11,000 because government said you have to pay. They paid it. They became a cash-rich company, became a loss-making sick company. वो सेकंड धीरे धीरे तैयारी हो रही है और करने के लिए. सर फिर सर फाइनेंशियल सपोर्ट. अरे मेरा बात दबाने के लिए, सच्चाई बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए दबाओ वॉइस. वो अटेम्प्ट हो रही है इधर. दादा बैठो. सर 2014 फरवरी में, मोदी जी का सरकार अब तक नहीं है, 14 फरवरी में प्रपोजल था एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बीएसएनएल एमटीएनएल का. उसको पोस्टपोन कर दिया. पैसा नहीं देना, सपोर्ट नहीं देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देना, निर्णय ना लो. फरवरी 2014 में जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने का डिसीजन था उसको पोस्टपोन किया. फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया, छोड़ कर गए. ऐसे बीएसएनएल को रीइंबर्समेंट नहीं किया, एमटीएनएल को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया. ओवरनाइट उनसे 11,000 करोड़ ले लिया और दोनों कंपनी का ऐसे छोड़ दिया. और दूसरे पाप क्या किया है इन्होंने? टेंडरिंग. नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, लिसन टू द सच्चाई. What did their neta tell us? Because they speak the truth. I'm speaking the truth. And look at the response. They can't face the truth. Sir, टेंडरिंग प्रोसेस में कितने बार डिले हुआ जिसके कारण बीएसएनएल नुकसान में पड़ना? टेंडरिंग प्रोसेस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं डेट बोल रही हूं. उनका एक्सपेंशन करने के लिए बीएसएनएल जब कोशिश कर रहा था, 2006 में फर्स्ट टाइम, 2008 में सेकेंड टाइम, 2010 में
टेंडर प्रोसेसिंग को पोस्टपोन करा, कुछ काम नहीं हुआ। 93 मिलियन लाइन्स एक्सपेंशन का प्लान था, वो तीनों का तीनों बर्बाद में चले गए। एक्सपेंशन किए नहीं, वो संसद पद तक दलाली नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए सर समरी में बोल रही हूँ, जा पा रही थी। चला रहे ना। इनको दुर्भाग्य है, ये यूडी मिनिस्टर थे, ये टेलीकॉम मिनिस्टर होते तो इतना इनको मिल जाता। सर इसलिए बता रहे हैं दादाजी। संक्षिप्त में बात चला गया, ये छूट गए बेचारे। संक्षिप्त में विषय बोल रही हूँ। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19%, 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया, इनके ये नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना कगार, ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल, 69,000 करोड़। और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो स्टाफ आगे आए उनको पैसा दिया। फिर सॉवरेन गारंटी के साथ बीएसएनएल रेस्ड 8,500 crore once, 6,500 crores MTL raised the next time, and all these amounts have been utilized. सुनिए सर, चमकदार विषय, ये मार्केट में 8,500 करोड़ का लोन और 6,500 करोड़ का दूसरा लोन सॉवरेन गारंटी के साथ दोनों कंपनी लेकर के उनके पास जितनी भी हाई इंटरेस्ट रेट में कम लोन लिया गया, हाई इंटरेस्ट लोन्स को पूरे क्लियर कर दिए। नहीं तो वो इंटरेस्ट भी पे कर नहीं सकते, लोन भी मेंटेन कर नहीं सकते, उसका भी पैसा इस बार हमने किया सॉवरेन गारंटी के साथ, जब उनके समय में उनको बेसिक सपोर्ट भी नहीं दिया। आज क्या मगरमच्छ का आंसू बीएसएनएल के ऊपर। सर और पैसा देना और सुन लीजिए, दादा को हिस्सा कब मिला उस टाइम, दादा को कब मिला, डीएमके को ज्यादा मिल गया, दादा को कब मिला, दर्द है दादा को। सर एडमिनिस्ट्रेटिव बार बार बोलते हैं 4G दे रही हो, बीएसएनएल को 4G दे रही हो, 5G का जमाना आ गए, इनके जमाने में 4G नहीं दिया, हमसे पूछ रहे 4G दे रही हो, 10 साल बैठे कुछ नहीं किए। मगर administrative allotment of BSNL spectrum for BSNL and MTL for rolling out 4G and spectrum for current operations and also for 5G services 24,000 हमने दिया है BSNL को। आप लिस्ट करिए, मैंने बोला 69,000 करोड़ मार्केट से 8,500 करोड़ सॉवरेन गारंटी के साथ, 6,500 करोड़ सॉवरेन गारंटी के साथ, फिर 24,000 करोड़ फॉर 4G which is almost already 10 years late। उनके जमाने में देना था 4G, नहीं दिए, हम वो भी दे रहे हैं। वो ठीक है जी, ठीक है, इन सब का जवाब आप दो सर। और घोटाला, 2G सर 2G 5G भी आएगा। जी दादा को कब मिला, दादा को दर्द दिया, इनको कब मिला, सब डीएमके में चला गया सर, इनको कब मिला। एक और विषय सर, जो ये बार अभी अंबानी से बोलेंगे आपको भिजवा देंगे, दादा को कब मिला। सर मिनिमम सपोर्ट जो सरकार देना था उनके समय पर वो नहीं किया। हमने इतने सारे करने के बाद वो मिनिमम सपोर्ट भी हम बीएसएनएल के दे रहे हैं, वो क्या है,
Shame on you, member Shashi Tharoor. You look at the sir, इनका courage देखिए, इनका मैं बोल रही हूँ, खड़े होकर के पूछ रहे प्रश्न. What is सर, पार्लियामेंट्री लिमिटेशन है, नहीं तो मैं बात बोलने वाली हूँ. इससे ज्यादा क्षमा करिए अगर इट्स अनपार्लियामेंट्री. इतना भी शेमलेस नहीं होना चाहिए सर. इतना भी शेमलेस नहीं. Oh, come on, what's this? Not done, Shashi Tharoor. सर, मैंने एक बात बोल रहे थे कि 65,000 करोड़, 64,000 करोड़, कुछ और पैसा इंतजाम करते आ रहे हैं. एक मिनिमम सपोर्ट का बात to promote mandatory utilization of BSNL and MTNL capacities by all departments and ministries in the government, and also by government undertakings and bodies of the central government. An office memorandum has been issued to all state governments also for utilizing the capacities of BSNL and MTNL on a mandatory basis. हम वो भी कर रहे हैं. मैंडेटरी सरकारी के कामकाज में BSNL और MTNL को उपयोग करो. ये सिर्फ सरकार के डिपार्टमेंट्स में सिर्फ नहीं, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी. कम से कम ये भी नहीं किए यूपीए के समय में, ये भी नहीं किए. BSNL का आज आंसू बह रहा है, मगरमच्छ का आंसू. सर, हाँ, थैंक यू सर. सर, माननीय मेंबर सुप्रिया सूले जी ने बहुत सारे विषय उठाए and I had responded to few of them then itself. But one important issue, sir, which probably also many other members had in their mind, that this government is only raising cesses and surcharges, which doesn't get devolved. Between 14th Finance Commission, 13th to 14th, already it was raised to 42%. Now it's come to 41% because JNK is no more a state. Having raised that much, that is also going. But by central government collecting cesses, central government doesn't sit with that cess. I'll just give a number which will tell you. What is collected, after all, has to go to the states for using. Does Government of India sit on that money and do anything in particular? It goes through various programs, centrally sponsored programs, central sector schemes, and also through specific programs which have to be done in the states. I'll just give a total amount, sir. Sir, central transfers to states have not come down. ये devolution से हट करके बात. From about 6 lakh crores in 13-14, 39% of the gross receipts of the center, including state's share in central taxes, resources transferred to the states have increased to almost 17 lakh crore in the current budget. Matlab, 60% of the gross revenue receipts of the center, a nearly threefold increase has happened, so we don't sit with the cesses. Unbelievable, sir. Anyway. शांत बैठो, शांति से आराम करो, आराम करो. दादा ने बता दिया, दादा ये हो गए, दादा ने बता दिया ये हो गए. माननीय स्पीकर सर,
एक छोटा चीज है मगर जिसके ऊपर बहुत सारे particularly केरला में बहुत कंसर्न है. Question about raising duties on umbrella. Prior to the budget, sir, umbrellas, matlab chhatri, umbrellas attracted a basic custom duty of 10% BCD, whereas parts of umbrellas attracted only 5% BCD. Sir, pre-budget consultation के समय हमें बहुत सारे representation आया and उस representation MSME umbrella industrial association के द्वारा भी हमें मिला. हम सिर्फ इसका importance समझ लें. छतरी छोटा चीज है मगर समझ लें इसका importance. 25 million छतरियां मतलब 25 million umbrellas piece by piece गिन लें. 25 million umbrellas come to this country every year and gets imported from only one country, and you know which country that is. 25 million umbrellas are imported into this country every year. Or MSME umbrella industrial association, वो सब छोटे मोटे छोटे कारोबार चलाने वाले, उनका कहना था ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम should we not be protected? इसलिए ये domestic industries को हानिकारक है. So because they were hurting the domestic small umbrella manufacturers in India, we've raised the duty from 10% to 20% so that at least our own people can produce. 25 million is getting imported, pieces of umbrellas, 25 million coming into this country every year, and that too from one country. क्यों? करने में गलत क्या है? And this is not against any one state or anybody. Everybody uses umbrella. But those industries which are there producing that, should we not protect them? उसके ऊपर भी इतना शोर मचाना. Sir, अरे दिमाग खराब हो गया. साइकिल भी अखबार पढ़ लिया करो. 150 आईटी बन गई, 150 बन गई. कुछ पढ़ के आया करो, कुछ पढ़ के आया करो. हाँ, आईटी 150 बन गई, देश में 150. पढ़ के आया करो कुछ. सर 150 बन गई. सर उस तरह की बात करना ठीक है. कुछ भी बोल. 150 बन गई. माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज बैठिए माननीय सदस्य. आपस में बात मत करें. आप मंत्री जी जवाब दें. माननीय स्पीकर सर, आप जवाब दें मंत्री जी. सर थैंक यू स्पीकर सर. प्रोफेसर सौगता रॉय, माननीय मंत्री जी. माननीय स्पीकर सर, Professor Saugata Roy raised this question about World Bank has dropped ease of doing business. Why are you talking about it? Didn't you know that the World Bank has dropped it? Sir, World Bank may produce ease of doing reports, that's fine. But compliance burden on Indian business will have to go World Bank report or no report. Compliance burden on our Indian businessmen, chote businessmen, will all have to go. That is why 25,000 compliance burdens have been removed by us. And for an honorable member, a senior member, to think that we are doing it only for this World Bank report's sake, he misses the point that ease of doing business is anyway required for our members, those who are doing the business. And therefore, that is why nearly 1,500, all those not so relevant Kanun have been removed. And that was possible because Prime Minister Modi had the conviction that our businessmen should have ease of doing business. They should not be burdened by compliances which are
too much for them to keep, by laws which are leading to rent-seeking, corruption, and therefore remove all of them down. So 25,000 compliances have been removed, 1,500 laws have been removed, so that ease of doing business will come in. And I want therefore that point to be absorbed by the member who threw it thinking, oh, the minister doesn't know anything. He did not listen to the budget speech. I want to highlight this. Without having heard the budget speech, for him to yesterday in such a fashion throw it at me, unfortunately, was so unbecoming of a senior member. I want to put it before you, sir, that this is an unbecoming behavior of a very senior member of the opposition who spoke in such words, and I condemn it. Sir, last, just one or two points which I'll finish. Unfortunately, the member who raised it is not here, so I'm not going to get into the detail of the kind of questions and the kind of allegations that were made. Again, in spite of the fact that the member is not here, I seek your indulgence on just one point. I'm not going to go into the details of all that he raised, but on one point because it was factually incorrect. Probably there were many other points which were factually incorrect, but I am going on one point on which, in my absence, and my absence was very much with the permission of the House, with the permission of the Speaker's office, and with the permission of the Parliamentary Affairs, and with members, cabinet ministers sitting in the House, and with my respectful member, Minister of State, my colleague, being here, a point was raised that she's just a nominated member, and how arrogant can she be that she's not here to hear my speech? I'd like to please correct the fact. I am not a nominated member. I'm elected to the Rajya Sabha. And here I want to add up, nominated members are also dignified members who are chosen because their contribution to the society is important, and therefore they are given a place in the Rajya Sabha. And if members of Rajya Sabha are being mocked at, members of Rajya Sabha are also part of the constitutional provision of this country, and they are also entitled, if so chosen by it's a privy of the Prime Minister, to be a member of the Rajya Sabha who could become a minister here. And if that is hurting, let me ask them, why were they sitting in the cabinet of Dr. Manmohan Singh? Why couldn't they come out? 10 full years they were seated in the cabinet when Prime Minister Manmohan Singh, who all of us respect, who was a member of the Rajya Sabha, as Prime Minister, and in that cabinet, that member's respected. I also hold a great regard for that member's father, that member's party. We're all members of that cabinet. And that member's respected father, who I have been a commerce minister. And the first thing I learned from my senior ministers was that excellent role that honorable member's father, I'm not taking anybody's name, that respected member's father had played such a wonderful role in defending India's rights in Doha WTO meet. He was also 3 times the member of the Rajya Sabha. The father, the esteemed father, the respected father, on whom I personally, and I will take the name of my mentor, Sri Arun Jaitley, who personally also has said that wonderful role that person has played as a Minister of Commerce and Industry in the Doha meet. And in 2014, when I became the Commerce Minister, the kind of struggle we had to undergo to correct an error which was committed by the UPA government in having given away our right to secure food procurement policy.
Today they are speaking about right to food. They are speaking about distribution of rice through ration cards. If only 2013 UPA government's agreement to the WTO had been implemented, from 2017 January, sir, this country couldn't have procured rice from the farmers. We couldn't have distributed rice through the MSP. Today they are talking about the Garib Kalyan. They today are asking, what are you doing to the farmers? They sold away the right to the farmers. They sold away the procurement right of this country. 2013 में बाली एग्रीमेंट करके वापस आए. अगर वो एग्रीमेंट वैसे के वैसे रहे, 2017 से हम खरीद नहीं पाएंगे एमएसपी के दाम पर. किसान से कुछ भी खरीदारी होने का संभावना नहीं था. और रेशन कार्ड के द्वारा आज जो हम दे रहे गरीब के लिए अन्न, गेहूं, वो सब नामुमकिन की बात था 2013 के. मैं इस विषय को अभी इसीलिए जोड़ रही हूं कि WTO में एक जमाना था जब वो सीनियर मेंबर ऑफ दैट पार्टी whose honorable son was here and who accused me of being a member of the Rajya Sabha and therefore arrogant, that respected father who I respect a lot and who all of us appreciate for the wonderful role that he played in Doha WTO, was also a member of the Rajya Sabha 3 times. So, what happened? क्यों? Bali agreement, go read it. You'll know how you agreed and sold away the right of India to procure rice from the farmers. It was Modi who corrected that. Don't, सर, इसके ऊपर चिल्लाने में फायदा नहीं है. मैं पार्लियामेंट में 2019 में 2014 में 15 में स्टेटमेंट दे चुकी हूं दैट बाली एग्रीमेंट के वजह से हमारे किसान से खरीदारी एमएसपी के ऊपर हो नहीं सकता था. साइन करके आए थे कांग्रेस पार्टी, हमने उसको बदला. नियम बताएं. नंबर बताओ, पॉइंट ऑफ नंबर 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 क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का नंबर क्या है? रूल नंबर 353 पढ़ रखा मैंने. ये तो कॉमन है. 350 पढ़ रखा है. Sir, anything? Sir, fact बोलना. Sir, Honorable Speaker, sir, किसान के ऊपर हमने वो पीस क्लॉज, मैं लास्ट पॉइंट बोल रही हूं सर, हमने जो पीस क्लॉज WTO से 2014-15 में नहीं लिया तो आज किसान से खरीदारी होने का संभावना नहीं है. और सर, they should listen to the facts. और रेशन कार्ड के ऊपर सर, जब रंगों के कपड़े उतरते भागते हैं, जब रंगों के कपड़े उतरते हैं. माननीय मंत्री जी वापस आ गए. माननीय स्पीकर सर, जब सच्चाई सामने रखते हैं हम, ट्रूथ सामने बोलते हैं हम, वो चिल्ला करके मैदान छोड़ करके भाग जा रहे हैं. मैदान छोड़ करके भाग जाने वाले कांग्रेस बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर
टिप्पणी कटाक्ष करने वाले कांग्रेस और बाहर जाकर के बोलने वाले कांग्रेस, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर बोलने वाले कांग्रेस, जब ट्रूथ उनके सामने रखा जा रहे हैं, उनमें क्षमता कम से कम नहीं है हाउस के अंदर बैठ करके सुन ले, अगर गलत है तो खड़े होकर के मुझे करेक्ट करें, गलत नहीं है। इस देश के किसान के हित को बेच देने वाले काम किए 2013 बाली एग्रीमेंट में, उसको करेक्ट करने वाला मोदी जी है। और आज गरीब के लिए अन्न हक के ऊपर बात करने वाले कांग्रेस, वो भी पीडीएस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो नहीं था, वो 2017 में हमने 14-15 में हमने करेक्ट किया, नहीं तो इस देश में पुअर के लिए, गरीब के लिए अन्न मिलने के लिए पीडीएस प्रावधान भी खत्म होना था, वो सही किया मोदी जी ने। सो सर, हमारे बजट के ऊपर जितने भी प्रश्न पूछा गया, उन सब के लिए हमने जवाब देने के लिए कोशिश किए। आप भी बहुत ही काइंडली बहुत समय लिया मैंने, फिर भी यू वे वेरी पेशेंट विद मी माननीय स्पीकर सर, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शून्यकाल श्रीमती केसरी देवी पटेल। आज शून्यकाल में लिस्ट रहेगी और उसके बाद कुछ जो मेंबरों की लॉटरी निकली थी 2 तारीख को, 3, 4 नाम तो लिए 7, 8 जिन सदस्यों का अध्यक्ष महोदय उनका नहीं आया। प्रयागराज से लखनऊ को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण रायबरेली से लखनऊ तक संपन्न हो चुका है, किंतु रायबरेली से प्रयागराज का चौड़ीकरण 4 लेन अभी तक संपन्न नहीं हो पाया। देश की आज़ादी से पूर्व प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है तथा वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय समेत उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यालयों का मुख्यालय प्रयागराज में ही स्थित है। इस नाते आम जनमानस का बड़े पैमाने पर आवागमन प्रयागराज से लखनऊ का रहता है। उक्त राजमार्ग के चौड़ीकरण के अभाव में आवागमन में अत्यंत असुविधा रहती है। अतः मेरा प्रयागराज की जनता की तरफ से ये मांग करती हूँ कि कृपया उक्त राजमार्ग को एक्सप्रेस वे के हेतु स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री महाबली सिंह। सभापति महोदय, मेरा लोकसभा काराकाट के अंतर्गत औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और विशेष केंद्रीय सहायता हर नक्सल जिला को देने का प्रावधान केंद्र सरकार का है। अभी भी औरंगाबाद जिला में नक्सल मूवमेंट जारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो नक्सल प्रभावित जिलों को जो विशेष केंद्रीय सहायता देती थी, वो औरंगाबाद जिला को यह कहते हुए कि औरंगाबाद नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया, इसलिए विशेष केंद्रीय सहायता देना बंद कर दिया है। लेकिन सभापति महोदय बता देते हैं कि आज भी नक्सल गतिविधियां जारी है। विगत 23 नवंबर को 2021 को कम से कम औरंगाबाद जिला के मदनपुर थाना में 50-60 के तादाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। श्री एस आहलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर खड़ा हुआ हूं कि जो समस्या ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और एनएफ रेलवे, ये तीनों जगह के इलाके में फेस की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री एस आहलूवालिया जी का रिकॉर्ड में जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए
रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात कही है, वो भी अब बैठ जाइए ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और एनएफ रेलवे के माध्यम से पहुंचेगी। पर हम जब 75 साल मना रहे हैं आजादी के, उस वक्त हमें आज से 51 साल पहले 71 में जब बांग्लादेश बना तो वहां से जो शरणार्थी आए उनको तत्कालीन सरकारों ने विभिन्न जगहों में जो खाली जगह थी वहां बसा दिया। वो सारे लोग रेल लाइन के किनारे बस गए और आज पिछले 51 वर्ष से वो वहां रह रहे हैं। जब ये फ्रेट कॉरिडोर बनेगा तो इसका एक्सपेंशन होना है, वहां से उनको एक खत्म हो जाने दो, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बोलिए आहलूवालिया जी, आप बोलिए, सिर्फ एसएस आहलूवालिया जी का रिकॉर्ड में जाएगा। ये इसके बारे में पहले ये समाप्त करेंगे। आहलूवालिया जी आप चालू रखिए। इसके बारे में अभी वहां से उनको विस्थापित करने की परिकल्पना चल रही है, किंतु मेरे को जहां तक संज्ञान है कि जब भी इस तरह से एविक्शन होता है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय दोनों मिलकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं। वो तभी संभव है कि जब राज्य सरकार, अर्थात हमारे केस में पश्चिम बंगाल सरकार, उनको जमीन उपलब्ध कराती है रेलवे को, तभी वहां पर उनका पुनर्वास हो सकता है। अभी हमारे बंगाल के करीब करीब सारे शहरी क्षेत्र जहां से ट्रेन गुजरती है, हर जगह बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी और उसके साथ साथ और भी लोग बस गए हैं। पिछले 51 वर्ष से रह रहे हैं, 3 पुश्तें रह रही हैं। अब उनको कृपया समाप्त कीजिए। मैं खत्म करूंगा। उनको विस्थापित करने की जो परियोजना बन रही है, मेरा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री को अनुरोध है कि एक पुनर्वास की आप पॉलिसी बना लें और उसमें राज्य सरकार की भागीदारी डालें, और जब तक पुनर्वास नीति नहीं आती तब तक इनको विस्थापित ना किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाबली सिंह जी, आप अपनी बात 1 या 2 सेंटेंस में समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, हम आसन से आग्रह करना चाहते हैं कि लिस्टेड नाम है मेरा। हाँ तो लिस्टेड, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मेरा लिस्टेड नाम था, लेकिन कम से कम 1 मिनट बोलने का समय होता है। क्या आप बोलिए, आगे बोलिए। आपने 10 सेकंड में खत्म कर दिया। आगे बोलिए, आप आगे बोलिए। सभापति महोदय, ये हम कह रहे थे कि औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित जिला है, और नक्सल प्रभावित जिला को विशेष केंद्रीय सहायता मिलती थी। आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कम 23 नवंबर को 50-60 के तादाद में नक्सलियों ने जाकर मदनपुर थाना में पंचायत भवन को उड़ा दिया, जियो टावर लगा था उसको उड़ा दिया, गया में फिर 4 लोगों की हत्या हुई, और केंद्र सरकार ने अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। नक्सल प्रभावित जिला नहीं है, इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से औरंगाबाद जिला नक्सल मुक्त नहीं हो जाए तो जो विशेष केंद्रीय सहायता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अब्दुल खालेक जी। थैंक यू फॉर मी अलाउइंग, होप आई विल एबल टू स्पीक इन 1 मिनट में समाप्त करना, 1 मिनट में समाप्त करना। सर, मौका ही नहीं मिलता सर। सभापति महोदय, समाप्त हो। भारत सरकारे जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बा आकांक्षित जिला घोषणा करिছে, সেই জিলাৰ ভিতৰত বৰপেটাখনৰ পৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো। কিন্তু আকাংক্ষিত জিলাৰ ভিতৰত যিবিলাক কাম কৰিব লাগে, যেনেকৈ কৃষি আৰু জলসম্পদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু সভাপতি মহোদয় আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে জলসম্পদৰ বিশেষকৈ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে 1 টকাও এতিয়ালৈকে খৰচ কৰা হোৱা নাই। কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগত বেকি আৰু মানাহৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে 420 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ পঠিওৱা হৈছিল,
সেই প্ৰস্তাৱ 400 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগে অনুমোদন কৰিছে, কিন্তু কেতিয়া সেই কাম আৰম্ভ হ'ব সেই কথা চৰকাৰে স্পষ্ট কৰা নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনে জুৰুলা কৰিছে, বামুন টংৰাই হওক, খোলাবান্দাই হওক, কাছুমাৰাই হওক, পাজৰভাঙাই হওক, যোগী ঘপাই হওক। अपनी बात रखिए। সভাপতি মহোদয়, সেইকাৰণে মই বিচাৰিছো সভাপতি মহোদয়, ভাৰত চৰকাৰে समाप्त कीजिए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ सभापति। मैं देर रात तक बैठ रहता हूँ, थोड़ा मौका मिलने के लिए वो नहीं मिलता। आगे बोलो और लिस्टेड है সেইকাৰণে সভাপতি মহোদয় শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু শিক্ষাত বৰপেটাত মই আগত 377 দাবী কৰিছিলো যে এখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতি মহোদয়, ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশনৰ কথা কোৱা হৈছে, স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে কাম হোৱা নাই সভাপতি মহোদয়। আনকি মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ অধীনত যিখিনি স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ কাম কৰিছে ৱেবছাইটতে পোৱা যায়, সভাপতি মহোদয়। তাত मैं दूसरा नाम बोलता हूँ, कंट्रोल कीजिए। चेयरमैन महोदय, सभापति महोदय, इसलिए मैं मांग करता हूँ जो वाटर रिसोर्स में, इरोशन कंट्रोल में, काटाव नियंत्रण में काम होना चाहिए और जो मकसूद था पूरा होना चाहिए। और सभापति महोदय, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का काम ही नहीं हुआ, सांसद विवेक नारायण सेवरकर जी का काम शुरू कर दिया। सभापति महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु बजट में 80 लाख आवासों के निर्माण हेतु 48,000 करोड़ का प्रावधान किए जाने पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में कराए गए आर्थिक, सामाजिक, जाति एवं जनजाति गणना के अनुसार मध्य प्रदेश को दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस योजना का प्रभावी और सफल क्रियान्वयन किया गया है। 30,39,272 स्वीकृत आवासों में से 23,34,284 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं, अर्थात प्रगति 76% है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर जिले को प्राप्त कुल 9,733 आवास के लक्ष्य में से 9,617 आवास स्वीकृत किए जाकर लगभग सभी आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार यह लगभग 100% है। इस प्रकार ग्वालियर जिले में आर्थिक, सामाजिक, जाति एवं कृपया अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। अपने रख रहा हूँ साहब। इस योजना से छोटे परिवारों को लाभ देने हेतु 2017-18 में पुनः किए गए सर्वे अनुसार, लंबा मत पढ़ो, अपनी बात रखिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में जिस तरह सफलतापूर्वक किया जाकर लाखों आवासहीनों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं, इसे दृष्टिगत रख इस योजना हेतु केंद्रीय बजट में प्रावधान की नई राशि में से मध्य प्रदेश व मेरे लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर हेतु अधिकाधिक राशि आवंटित करने बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में मुद्दा रखना चाहता हूं। मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात को पूरा करूंगा सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, आपको पता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पब्लिक के हित में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है उसका डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने के बाद में ही करते हैं। और डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने के पहले सारे ऑब्जेक्शन, सजेशन, सारे जो भी संबंधित लोग हैं उनसे लेकर ही किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पाया गया है कि जब भी काम केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कॉरपोरेशन के माध्यम से शुरू होता है तो कुछ एनजीओस है, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से ऐसे कामों को रोकने का प्रयास बार बार किया जाता है और जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत बड़ी रुकावट आती है और सामान्य लोगों को बहुत हैरान परेशानी को झेलना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, एक बार डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने के बाद अगर काम शुरू होता है तो उसके ऊपर कोई भी सुनवाई होनी नहीं चाहिए, कोई कोर्ट में भी किसी ने जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार का प्रोविजन आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के माध्यम से हो, ये आशा में व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे शून्यकाल में मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर राजस्थान से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ महोदय। राजस्थान उदयपुर में जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और सभी फैकल्टीज साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और मैनेजमेंट की फैकल्टीज है। वहाँ जब भी वैकेंसी निकलती है फैकल्टी की तो एक कॉलेज या एक फैकल्टी को यूनिट मानकर भर्ती निकालते हैं। मेरा आपके माध्यम से
सरकार, राजस्थान सरकार और यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार मेरा निवेदन रहेगा कि एसटी, एससी और ओबीसी की जो बैकलॉग है और वहां पर रोस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रोस्टर को मेंटेन करें और बैकलॉग की गणना करके नई भर्तियां निकालें ताकि यूनिवर्सिटी में सभी लोगों को उसका भर्ती में आने का मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर जी। महोदय, मेरे क्षेत्र दादरा नगर हवेली में गरीब एवं पिछड़ी जनजाति के आबादी काफ़ी अधिक है। हजारों आदिवासी परिवार के पास पक्के मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दादरा एवं नगर हवेली में गरीबों के लिए घर बनाने की योजना लागू है, परंतु कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिसके पास अपना घर बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, या फिर किसी अन्य कारणवश कुछ लोग भूमिहीन हो गए हैं, जिससे वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से नम्र अनुरोध करती हूं कि ऐसी सभी आदिवासी परिवारों को जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें घर बनाने के लिए पर्याप्त जमीन आवंटित करने की योजना बनाई जाए, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जनताओं को मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेश सिंह जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। राजस्व रिकॉर्ड एवं कटे फटे नक्शों के सुधार की समस्या देश के मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गंभीर है। किसानों के सभी तरह के भुगतान बैंक खातों से होते हैं, किंतु कहीं नक्शा नहीं, कहीं सीमांकन का विवाद, कहीं रिकॉर्ड में सुधार के मामले लंबित पड़े। नक्शे बनाने का कार्य राजस्व बोर्डों में वर्षों से लंबित है, किंतु अभी तक पूरे नहीं हुए। यह विषय हालांकि राज्यों का है, किंतु बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के पूरा नहीं हो पाएगा। इस बजट में भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के लिए प्रावधान किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के साथ साथ सभी जिलों का समय सीमा में डिजिटलाइजेशन करने एवं नए राजस्व नक्शे बनाए जाने की मांग करता हूं। इस बजट में किसानों के लिए ड्रोन सुविधा का भी ऐलान किया गया है। मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि फसल बीमा के किसानों को अब उनके नुकसानी फसलों के सर्वे का कार्य ड्रोन सुविधा के साथ कराया जाए तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले को पहले चरण में शामिल करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। चौधरी महबूब अली केसर जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र खगड़िया अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की एक बड़ी आबादी पश्चिम पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर रहती है। उस कोसी नदी के अंदर रहती है जिस नदी को बिहार का अभिशाप सौरव बिहार भी कहा जाता है। इन लोगों का आज भी मुख्यालय से सीधा संपर्क नहीं है। ये लोग नाव द्वारा नदी पार कर मुख्यालय जाते हैं, जो कि वर्षा और सैलाब के समय में बहुत ही जोखिम भरा होता है। माननीय, मैंने पत्र के माध्यम से कई बार केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार को इससे अवगत कराया है। कृपया अपनी बात रखिए। इसका सर्वे भी हाल में हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आपके थ्रू सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कड्डूमर घाट या सलखुआ प्रखंड के डेंगराही घाट, दोनों जगह में से जहां भी सरकार को सुविधा हो वहां ये पुल निर्माण करने सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री चुन्नीलाल साहू जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय को निवेदन करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला सदैव प्रधानमंत्री जी के आकांक्षी जिला में शामिल है और अनेकों योजनाएं संचालित है और आने वाला समय में संचालित होना है। अल्प वर्षा, सूखा और जिले की मृदा रेतीली कठोर भूमि होने के कारण खरीफ फसल भी ठीक से नहीं हो पाता। अतएव फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल चक्र परिवर्तन की दिशा में उद्यानिकी ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान में
राष्ट्रीय बागवानी मिशन छत्तीसगढ़ के 11 जिला में क्रियान्वित है और उसका कार्य योजना बनाकर रोड मैप बनाकर भारत सरकार को भेजा जा चुका है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, महासमुंद जिला को भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जोड़ा जाए ताकि यहां फसल का उत्पादन बढ़े, यहां से होने वाली पलायन और यहाँ के उत्पादन बढ़े ताकि किसान लाभान्वित हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीके श्रीकंजन जी। Sir, the Anganwadi workers numbering nearly 3 million play an important role in combating hunger and malnutrition among the children in our country. But today their life itself is in very pathetic and miserable condition as they were paid low wages and that too not on time. They have been demanding to regularize their job so that they can get a decent salary and the benefit of pension, health facilities, etc. Therefore, I urgent upon the government to address the demands of Anganwadi workers on a uniform basis urgently. Thank you very much. Dr. Hina Gaviz ji. Thank you, Chairman Sir, for allowing me to raise an important issue of my Nandurbar parliamentary constituency. The constituency of Nandurbar is tribal dominated and ranks low on Human Development Index with rising cases of malnutrition. Nandurbar lacks the facilities of standard education institutions offering professional courses. The students belonging to Nandurbar have been demanding the establishment of educational institutions imparting courses having high placement rate and employability since they have to look for avenues in other parts of the country. A Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology is a autonomous institute under the Ministry of Chemical and Fertilizer having 43 operational centers catering to the needs of polymer and allied industries. CPET Center in Nandurbar will be beneficial for providing quality education and promote research and development in polymer and allied industries. CPET has 85 to 90% placement record along with systematic interaction with the plastic industry. Through short and long-term courses, CPET offers a dynamic career opportunity for students with a blend of theoretical and practical pedagogy. Currently, Maharashtra has only 2 centers of CPET and there's an urgent need for 1 center in North Maharashtra which has lot of potential. I request the government to sanction a center of Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology in Nandurbar to generate employment opportunities and give a boost to the local economy. Thank you very much. Thank you. Srirang Appa Barne ji. माननीय सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावाड़ा में भारतीय रेल विभाग का भूसी डैम है। यह डैम 1860 में स्टीम इंजनों के लिए पानी का स्रोत के लिए बनाया था। बारिश के मौसम में यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यह डैम ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना है कि यह आकर्षण का केंद्र बन गया है और इसकी सुंदरता देखने के लायक होती है। और यहाँ पानी में भीगने और डैम ओवरफ्लो पानी जो स्टेप से बहता है उन पर बैठने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। 2014 में भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्र के भागीदारी के साथ भूसी डैम को पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु योजना बनाई थी, जबकि आज तक इस योजना पर अमल नहीं हुआ है। महोदय, अगर यह स्थल केंद्र सरकार द्वारा विकसित नहीं होता है तो इस स्थल को पर्यटन को सुविधा देने हेतु रेल विभाग द्वारा एनओसी दी जाती तो महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय आदित्य जी ठाकरे जी के द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने का कार्य किया जाता है। मेरे आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये मांग है कि भूसी डैम को पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु पूरी सहायता करने और इस क्षेत्र को विकसित करने में सहयोग प्राप्त की आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी लगभग 28 लाख है और यहां पर एक ऐतिहासिक थावे पीठ है महोदय। इस मंदिर और जिले के निवासियों के लिए गोपालगंज थावे जंक्शन है जहां से बड़ी लाइन की सुविधा उपलब्ध है। छपरा कचहरी से थावे
गोरखपुर रेल लाइन खंड पर ट्रेनों का संचालन भी हो रहा है। छपरा जंक्शन से छपरा कचहरी 3 किलोमीटर की बड़ी लाइन को यात्री यातायात हेतु खोला जाना है। इस हेतु थर्ड लाइन बिछा दी गई है, लेकिन थर्ड लाइन कमीशनिंग नहीं हुई है महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र थावे से गोपालगंज के लिए थावे गोपालगंज से कोई भी ट्रेन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए नहीं है। दूसरे जिलों में जाकर लगभग 65 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जबकि मंत्रालय का जवाब आता है कि आपके जिले से रेवेन्यू कम आता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो अभी 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें से छपरा में थर्ड लाइन कमीशनिंग पूरा कर गोपालगंज, थावे, गोरखपुर होते हुए दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के लिए वंदे भारत ट्रेन, तेजस ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन की सुविधा दी जाए महोदय। धन्यवाद। श्री मुलक नागर जी। मलूक नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देश हित और जम्मू कश्मीर से संबंधित और देश की सीमाओं तक सड़क बनाने से संबंधित, जिससे देश की रक्षा हो सके और वहां के लोगों को देश के जो बॉर्डर पर रहते हैं उससे संबंधित आपने मौका दिया, धन्यवाद। जामिया वाली गली से बिसान गली से तंगमर तक 72 किलोमीटर की, जिसकी आधारशिला नवंबर 2015 में रखी गई थी, केवल 8-9 किलोमीटर बनी है। यह सड़क कार्य BRO की एजेंसियों को मिला है। यह सड़क अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ली गई है, जो देश के सैनिकों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए और देश के बॉर्डर पे जो गुजर बकरवाल जाति के लोग रहते हैं उसको वहां तक जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और जम्मू कश्मीर का दूसरा इसी से संबंधित मुद्दा, मौसमी शिक्षक जो हजारों में हैं 2006 से, इसमें ज्यादातर गुजर बकरवाल समुदाय से हैं, 6 माह के लिए रखे जाते हैं, इन्हें पूरी साल के लिए किया जाए। सब खत्म कर रहा हूं, बस एकदम इसमें प्रेयर जो अपनी डिमांड है, इनकी पूरे साल के लिए रखे जाएं और इनका वेतन दूसरे शिक्षकों के जितना करा जाए और उस 72 किलोमीटर की सड़क को पूरा कराया जा सके, जिससे किसी भी दूसरे देश से बॉर्डर पे अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे देश की फोर्स वहां पहुंच सके और देश की जो खत्म कर रहा हूं साहब, और देश के लिए जो वहां अपनी जानें न्यौछावर करते हैं जो गुजर बकरवाल जाति से हैं, ताकि उनको भी अपने देश से कनेक्टिविटी होने के लिए जाने के लिए रास्ता मिल सके। रामचरण बोहरा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जितनी परीक्षाएं हुई वो सब संदिग्ध के घेरे में है। हर प्रतियोगिता का पेपर आउट हुआ है। सबसे बड़ी परीक्षा राजस्थान विद्यार्थियों के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। आदरणीय सभापति महोदय, 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने के लिए राजस्थान की जनता ने अतिथ्य सरकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान की सरकार में शामिल मंत्रियों के निर्देशन में रीट परीक्षा का पर्चा आउट हुआ और एसओजी की धड़ाधड़ छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि आदरणीय सभापति महोदय, रीट परीक्षा का पर्चा आउट कराने में सरकार के मंत्री शामिल हैं, मंत्रियों का समूह शामिल। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखकर समाप्त कीजिए। हाँ, काले शिक्षा के कुछ शिक्षकों ने राजीव गांधी स्टडी सर्किल बना हुआ है, उसमें भी कुछ लोग शामिल हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समस्त परीक्षा निरस्त करते हुए इसकी सीबीआई की जांच करवाई जाए और राजस्थान में रीट परीक्षा में शामिल हुए समस्त बच्चों की फीस वापस की जाए और उन्हें हर जाना खर्चा मुआवजा दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के मुरलीधरन जी। To raise a matter regarding the 103.6 Real FM channel of Agashawani Kozhikode is stopped broadcasting on 1st January 2022. The channel had been replaced by the relay of FM channel of Agashawani Thiruvananthapuram and Vivid Bharati Mumbai. Later on, the FM channel has been partially restored, but the brand name 103.6 Real FM has been given up along with its unique musical background. This has negatively affected the advertisement revenue of the station, and the station is verge of shutting down. The Agashawani Kozhikode is a shining part of the cultural heritage of Malabar.
and many artists depend on the station for their livelihood. Hence, I request the Honorable Minister for Information and Broadcasting to protect the Agashawani Kozhikode as an independent radio station within its reputed brand name 103.FM channel. Thank you, sir. Thank you. Srimati Ramadevi ji. थैंक यू सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तर बिहार में हुई भारी ओलावृष्टि की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, विगत 5 फरवरी को मेरे संसदीय क्षेत्र में शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले में सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि में लगे रबी के फसलों जैसे मसूर, गेहूं, मक्का, अरहर, सरसों आदि फसलों की भारी क्षति हुई है तथा बारिश के दौरान वज्रपात से कई लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिनमें मेरे क्षेत्र के पकड़ी दयाल प्रखंड में 3 लोगों की इस आपदा से मौत हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को सरकार से तत्काल राहत की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता भी किसानों एवं गरीबों का कल्याण है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण जिलों में बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कराते हुए लोगों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराई जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री प्रताप राव यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे महाराष्ट्र के बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, अमरावती और अकोला, ये 6 जिले जो है को आत्महत्याग्रस्त किसानों के जिले करके पूरे देश में और दुनिया में जाने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी जो जड़ है कि वहाँ के किसानों को खेती के लिए सिंचाई को पानी नहीं मिलता है और पीने के पानी की भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। अभी जो भारत सरकार के माध्यम से नदी जोड़ प्रकल्प का जो सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें वैनगंगा से नलगंगा का सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है। आपके माध्यम से मेरी भारत सरकार से विनंती है कि वैनगंगा से नलगंगा जोड़ने वाले इस सर्वे में पैनगंगा को भी अगर जोड़ दिया जाता है तो उससे बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल और वर्धा के किसानों को भी फायदा होगा और पीने के पानी की भी जो दिक्कत वहां पर होती है उससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय, ये नलगंगा वैनगंगा सर्वे में पैनगंगा को भी जोड़ने का काम बहुत धन्यवाद सरकार करे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्रीमती गीताबेन राठवा। श्री सुरेश कोडी कुन्नील जी। धन्यवाद अध्यक्ष। गीताबेन है? हाँ, सॉरी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे शून्यकाल में मेरे क्षेत्र का विषय रखने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी लोकसभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूँ। महोदय, आज हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों हर क्षेत्र में प्राप्त कर रही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NH का जाल बुना हुआ है, जो देश के लगभग हर बड़े शहरों को जोड़ती है। यह हाईवे न सिर्फ बड़े शहरों को बल्कि ये सड़कें देश की लंबाई चौड़ाई को भी जोड़ती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। NH 8 को अंकलेश्वर से नर्मदा, केवड़िया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तनखला, कवाट के साथ मध्य प्रदेश के तपोला, अलीराजपुर, कुक्षी, सोंगवा और मनावर, धर्मपुरी तक को यदि NH 3 जुनवानिया तक जोड़ दिया जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लोगों का आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही ज्ञात हो कि केवड़िया विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण होने के कारण केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पूरे विश्व से घूमने के लिए आते हैं। इनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन है कि NH 8 से NH 3 तक जोड़ने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश कोडी कुन्नील जी। Chairman sir, it's a long pending demand from
Dalit Christians to include them as scheduled caste list. Honorable Chairman, sir, from Hindu community, Sikhs and Buddhists converted into Sikhism and Buddhism. They are granted to all reservation of all these communities. But at the same time, scheduled castes, those who are converted to Christianity, they are not getting reservation. So, as per presidential order issued under Article 341 of Constitution 1950 and amendment thereafter. Sir, by taking of note long-standing demand that has been highlighted in several studies and commissions such as Mandal and Mishra commissions that recommended converted Christians from Dalit communities be given SC status as they continue to face discrimination. The grant of SC status, social and political discrimination suffered by converted Christians will be elevated, and quota benefits for education, government jobs, panchayat election, assembly, parliament, as well as protection under the Scheduled Caste, Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 will be available to them. It has been kindly put your demand. It has been more than 70 years since the demand for justice of Dalit Christians in pending the discrimination suffered by the community will be only the addressed by effective promulgation of legislative power. Thank you, sir. माननीय संसदगण, जिनका बैलेट में नाम नहीं था परंतु नहीं बोले हैं, उन लोगों को हम बुलाते हैं। मेरी आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपनी बात शॉर्टली 1 मिनट के अंदर समाप्त कीजिए। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी नहीं है। श्री विंसेंट पाला जी नो। श्री राजदीप राय जी। Mr. Speaker, sir, thank you for allowing me to speak in 0 hour. There are basically 2 roads of entry by road to Barak Valley and 3 adjoining states of Tripura, Mizoram and Manipur. One is the National Highway number 6 through Meghalaya. This section of the road from Joai to Kalain is in a very bad shape. This is part 1. And part 2 is the 4-lane expressway which goes from Guwahati to Silchar, which was a dream of Atal Bihari Vajpayee ji. The section between Harangajao to Nirim Banglo, which is around 50 kilometers, the DPR is ready. Through you, I would like to request our Roadways and Highways Minister, Sri Nitin Gadkari ji, who is a performing minister, to look into these 2 issues. One is the maintenance of National Highway number 6 on an emergency basis, and early work order to be released for road section between Harangajao to Nirim Banglo. Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me to raise this issue. Sri Mehtab ji. 4 sentences I just like to say. Thank you, sir. The vulnerability of Odisha's coastline to tidal surge and erosion has come under sharp focus, with 7.5% of its sea coast being battered by mighty waves and undergoing erosion in last 28 years. 37-kilometer stretch of Odisha comes under Coast Vulnerability Index, which constitutes 7.5% of state's 480-kilometer stretch coastline. The Satabhaya, Pentha, Gahiramatha in Kendrapada district, Ganjam Port North in Ganjam district, and Sahasabedi in Jagatsinghpur district were found to be worst sea erosion which has hit coastal pockets of the state. There is urgent need to prevent sea erosion and protect the ecosystem and communities. Therefore, I would urge the government to take environment-friendly initiatives so to protect the livelihood of community residing at coastal areas, especially in Odisha, as it is highly vulnerable to sea erosion. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Gajanan Chandrakant Kirtikar ji नहीं है। श्री SR पार्थिवन जी नहीं है। श्री उन्मेष भैया साहब पाटिल, श्री रतनलाल कटारिया,
श्री सुगना थिरुवुक्कर सासर जी, संजय सेठ जी। सभापति महोदय, झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और पूरे झारखंड के अंदर दहशत का माहौल है। अभी 5-6 दिन पहले सरस्वती पूजा के विसर्जन के अवसर पर जब विसर्जन का जुलूस निकल रहा था तो एक युवक रुपेश पांडे को खींच के भीड़ ने मार दिया। अभी वो युवक अभी उसने जिंदगी देखी नहीं है, दुनिया देखी नहीं थी और उसको निर्दयता पूर्वक हत्या की गई। देश में जो बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो बात बात में मोमबत्ती जुलूस निकालते थे, आज वो चुप बैठे हैं, क्यों नहीं मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे। और उसी तरह सिमडेगा के अंदर संजू प्रधान को जला के मार दिया गया। सभापति महोदय, कृपया अपनी बात रखिए, पुलिस वीडियो बनाती रही। अभी खिलाड़ी में मुकेश सोनी को मार दिया गया। उसी तरह रूपा तिर्की। मेरी ये मांग है कि रुपेश पांडे को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो ताकि झारखंड के अंदर जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घट रही हैं वो रुके। थैंक यू वेरी मच। श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी जी, नहीं। श्री डॉक्टर MP अब्दुल समद जी, नहीं। संतोष कुमार जी, नहीं। श्री फैजल PP मोहम्मद, राहुल कासवान जी, डॉक्टर थंगा पाडियन सुमती, श्री लाबू श्री कृष्णा, नहीं। उदय प्रताप सिंह, नहीं सर, नहीं। धनुष कुमार जी, यस, इधर इधर। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களை இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது தொகுதிக்குட்பட்ட விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு பகுதியிலிருந்து தேனி மாவட்டம் வருசநாடு வரை செல்வதற்கு இந்த பகுதி மக்கள் நீண்ட நெடுங்காலமாக மலைப்பகுதியை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த பகுதியில் வருசநாடு முதல் கொடிக்குளம் குடிசை வரை ஏற்கனவே தேனி மாவட்ட நிர்வாகத்தினால் சாலை வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கொடிக்குளம் குடிசை முதல் புலவக்கல் அணை வரை 4 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சாலை வசதி செய்யப்படாமல் உள்ளது. இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பட்சத்தில் விருதுநகர் மாவட்டத்திலிருந்து தேனி மாவட்டத்திற்கு சுமார் 50 கிலோமீட்டர் குறைவாக செல்லும் என்பதுடன் மட்டுமல்லாமல் நாட்டில் மிக முக்கிய துறைமுகங்களான கொச்சி மற்றும் தூத்துக்குடி துறைமுகங்களை இணைக்கும் மிக குறுகிய சாலையாக, மிக குறைந்தபட்ச சாலையாக இது இருக்கும் என்பதால் தொழில்துறையில் வளர்ச்சி இல்லாத விருதுநகர் மாவட்டம் இந்த திட்டத்தின் மூலம் தொழில்துறையில் வளர்ச்சி பெறும் என்பதால் தங்களின் மூலமாக இந்த திட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்றும் என்று வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. थैंक यू। श्री माननीय सदस्यगण, अभी काफी लंबी सूची है, 46-47 लोग हैं। यदि सभा की सहमति हो तो 1 घंटा की कार्यवाही हम बढ़ाते हैं। हाँ, श्री मनोज कोटक जी, नहीं। श्री जी सेल्वम जी, नहीं। एडवोकेट अतुल प्रकाश जी, नहीं। रितेश पांडे जी, है सर, है सर। मेरे संसदीय क्षेत्र अंबेडकर नगर से राजमार्ग 135A गुजरता है। ये इस राजमार्ग का नाम है लुम्बिनी दुद्धि मार्ग। सर, इस मार्ग में ये मेरे क्षेत्र से मालीपुर से होकर के सुरूरपुर तक जाता है। मालीपुर क्षेत्र के एरिया में रास्ता जब गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र से कोई एक क्षतिग्रस्त मार्ग से हम गुजर रहे हैं। मेरा माननीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये गुजारिश है कि हवाई यात्रा छोड़ करके अब वो रोड यात्रा करना शुरू करें और मेरे क्षेत्र के इस मार्ग का संज्ञान लें। मैंने 2 बार उनसे मिलकर इस मार्ग के बारे में सूचित किया, चिट्ठी दी, फोटो भी खिंचवाई और क्षेत्र में भी दिखवाया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, जिससे मेरे क्षेत्र की जनता आहत है, आक्रोशित है, आंदोलित है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तुरंत उनको संज्ञान में लेकर के इस मार्ग को बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका संरक्षण भी चाहूंगा। नीट PG के जो एग्जाम्स होते हैं, आप स्वयं प्रोफेसर हैं सर्जरी के, कितना पास करना MBBS डिफिकल्ट है आप अच्छे से जानते हैं।
इस देश में अभी पिछले 3 वर्षों से स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें खाली रख ले रहा है और उसका कारण यह है कि 50 परसेंटाइल का अर्थ ही ये लोग नहीं समझ रहे हैं। 50 परसेंटाइल नीट यूजी के लिए तो ठीक है, लेकिन नीट पीजी में जो 1,80,000वां अंतिम डॉक्टर होता है वह भी 12 मेडिकल कॉलेज का टर्मिनल एग्जाम पास करता है और 4 यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करता है, तब जाकर के वो उस पोजीशन पे भी पहुंचता है। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध रहेगा कि सरकार को यह कहा जाए कि नीट पीजी के एक भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं और ये सीटें खाली रहती है एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की। अगर उसमें लड़के पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे नहीं तो आप ये नए मेडिकल कॉलेज कैसे खोलेंगे? इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि अगर वह 1,80,000वें लड़के को भी आखिरी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मिलती है तो चूंकि वो सारे डॉक्टर हैं उनको मिलनी चाहिए। एक भी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट खाली छोड़ना न केवल डॉक्टर के साथ बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ और इस देश के भविष्य में जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे उनके साथ भी अत्याचार है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने मुझे उठाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल साहू जी नहीं है। जयंत सिन्हा जी, रोडमन लागर जी नहीं है। नरेंद्र कुमार जी नहीं। कुरवा गौरंतल माधव जी नहीं है। तापिर गांव जी है सर। तापिर गांव ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये अरुणाचल प्रदेश का एक परिवार का बहुत दुखद एक कहानी है। 2015 सितंबर महीना में ये तापोर पुलोम और उसका साथी चाइना बॉर्डर में हार्वेल कलेक्शंस और हंटिंग के लिए गए थे, लेकिन ताजिब बाव पास के सामने में हंटिंग करते हुए तापोर पुलोम को पीएलए ने लेके गए 2015 को। उस परिवार ने पिलर टू पोस्ट इतना गुहार मदद आर्मी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहा है, जैसे मोदी साहब ने 6 बच्चों को 2 साल में पीएलए का हाथों से जैसे रिहा करवाया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2015 में जिसको पीएलए ने लेके गए सारा एजेंसीज को लगा के तापोर पुलोन केमांग गांव के मोनीगोंग और सियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के उस नागरिक को भी वापस लिया जाए, यही मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजू बिष्ट जी, श्री खग्गेन मुर्मू जी, श्री मोहन मंडावी जी, मणिक्कम टैगोर जी, தலைவர் அவர்களே, இந்திய தேசியத்தை பற்றி, கொடியை பற்றி மார்புதட்டும் இந்த பாஜகவின் இரட்டை நிலையை பார்த்து இந்த நாடே சிரிக்கிறது. கர்நாடகாவில் ஒரு கல்லூரியிலே தேசிய கொடியை அவமதிக்கும் நடவடிக்கை நடந்திருக்கிறது. தாங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், கல்லூரியில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் தேசிய கொடியை ஏற்றுவதற்கென்று ஒரு கொடிக்கம்பம் இருக்கும். அதில் தேசிய கொடி மட்டுமே ஏற்றப்படும். ஆனால் அந்த கொடிக்கம்பத்திலே தேசிய கொடியை ஏற்றாமல் இன்னொரு கொடியை ஏற்றி இருக்கிறார்கள். இது தேசிய கொடிக்கு நேர்ந்த அவமானமாகும். இது மரபல்ல. கர்நாடகாவிலே ஒரு கல்லூரியிலே தேசிய கொடியை ஏற்றாமல் அங்கே சங்கிகள் சிலர் அந்த கொடியை அவர்களுடைய கொடியை ஏற்றி இருக்கிறார்கள். இது தேசிய கொடிக்கு நடந்த அவமானம். உள்துறை அமைச்சர் இதிலே தலையிட வேண்டும், உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த தேசிய கொடியை அவமதித்தவர்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா, கைது செய்யுமா? இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். मैडम थँक यू सुप्रिया सुले जी. सर, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा याच्यासाठी सातत्याने महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे. साहित्य अकादमीला 5 फेब्रुवारीला 7 वर्षापूर्वी ही शिफारस केली होती आणि त्यातले जे सर्व निकष आहेत हे पूर्णपणे झालेले आहेत. आणि 27 फेब्रुवारीला सर महाराष्ट्र दिवस असतो आणि ज्ञानपीठ अवॉर्ड विनर कुसुमाग्रज यांची जयंतीही असते. योगायोगाने सर 4 वर्षापूर्वी महेश शर्मा यांनी असं उत्तर दिलं होतं पार्लमेंटमध्ये की
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी ॲक्टिव्ह कन्सिडरेशनमध्ये आहे आणि योगायोगाने मागच्याच आठवड्यात मेघवालजींनी राज्यसभेत उत्तर दिलं, न काना न मात्रा न वेलांटी, काही त्याच्यात बदल नाही. त्यांनी हेच उत्तर दिलं की कन्सिडरेशनमध्ये आमची एवढीच भूमिका आहे की मराठी भाषेवर प्रेम करणारे लाखो लोक जगामध्ये राहतात. खूप मोठा इतिहास या भाषेला आहे. कुसुमाग्रजांसारख्या ज्ञानपीठ अवॉर्ड मिळालेल्या गृहस्थांचं फार मोठं योगदान या भाषेसाठी आहे. संतांची ही भाषा आहे. तर माझी नम्र विनंती आहे की 27 तारखेला मराठी भाषा दिन आहे, त्या दिवशी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, एवढीच नम्र विनंती मी सरकारला करते. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री निशिकांत दुबे जी. सभापति महोदय, मैं झारखंड के जिस इलाके से आता हूं, संथालपन्ना से, सभापति महोदय, मैं लगातार पिछले 12-13 साल से इस पार्लियामेंट में लगातार आवाज़ उठा रहा हूं कि हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए से जो है बहुत परेशान है सर। और हमारे इलाके की पूरी जो डेमोग्राफी है, चाहे वो गोड्डा की हो, चाहे साहबगंज की हो, चाहे पाकुड़ की हो, चाहे देवघर की हो, चाहे जामताड़ा की हो, या बिहार में सर चाहे कटिहार की हो, चाहे वो अररिया की हो, किशनगंज की हो, चाहे मुर्शिदाबाद मालदा की बंगाल में हो, पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है सर। आज़ादी के समय मुस्लिम का पॉपुलेशन 30% था जिस इलाके में, आज वो 70%, 75%, 90% तक हो गया है। और वो सब केवल हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है सर, वो सभी बांग्लादेशी आए हैं। हमारी जब सरकार थी झारखंड में तो हमारे मुख्यमंत्री ने साहबगंज एक पर्टिकुलर जिले के लिए एनआरसी का उन्होंने डिमांड किया था और केंद्र सरकार से कहा था कि एनआरसी जो है लागू होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से आग्रह है कि पूरे झारखंड में, बिहार के उस इलाके में और बंगाल में एनआरसी लागू करके हम लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए से मुक्त कराइए। और जो गांव गरीब किसान लोग हैं और जो लेबर का एक क्राइसिस है कि हम लेबर को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उससे हम लोगों को मुक्त कराइए। इन्हीं शब्दों का आपने समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद. श्री पीपी चौधरी जी. धन्यवाद महोदय जी. मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पाली से संबंधित एक घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सन 2018 में उदयपुर में हुई सार्वजनिक सभा में सोयला NH 65 से बालेसर NH 114 वाया ओशिया तिवरी सड़क के लिए एक नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की थी। मैं पुनः मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ी इस अहम व बहुप्रतीक्षित मांग की ओर ध्यान दिलाते हुए बताना चाहता हूं कि सड़क हेतु इन प्रिंसिपल अप्रूवल के साथ RFP बनाई जा चुकी है। इस सड़क की कुल लंबाई 126 किलोमीटर है। महोदय, उक्त सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र की ओसिया विधानसभा की 13 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं। इसमें सोयला, धनारी कला, ओसिया, नांदिया खुर्द, तिवरी, चांदक, धुंदाड़िया, बारा, थोब, जेलू गगड़ी, मांडियाई, गोपासरिया आदि ग्राम पंचायतों के अनेक गांव राष्ट्रीय राजमार्ग बनने पर उनको सीधे रूप से लाभ मिलेगा। महोदय, मेरा सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन है कि पूर्व की भांति आप इस मांग पर भी सहृदयता पूर्व कार्रवाई करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र पाली क्षेत्र के लोगों को ये सौगात देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नाम क्या है? सामने वो. थैंक यू. श्री राम कृपाल यादव जी. धन्यवाद सर. सर, मैं आपका ध्यान बिहार के गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं। पता है सबको सर कि बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है। दुर्भाग्य ये रहा कि वहां की निर्भरता खेती पर ही निर्भर करती है सर, कोई कल कारखाना नहीं है। इस बार ओलावृष्टि हो गया, बारिश हो गया, उससे किसान का फसल नुकसान तो हुआ ही। उसके बाद बड़े पैमाने पर किसानों की आवश्यकता होती है यूरिया खाद और DAP। घोर संकट है सर यूरिया का। हालांकि जब से मोदी जी की सरकार बनी तो यूरिया का जो किल्लत था वो खत्म हो गया था, पर पता नहीं क्या वजह है कि इस बार यूरिया का घोर समस्या है पूरे बिहार में सर, और यूपी में है, देश के स्तर पर ही है, और DAP का भी कमी है सर। मैं वहाँ क्या स्थिति यह है कि अगर किसान को उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि उनकी पूरी निर्भरता खेती पर ही है, तो भूखे लोग मरेंगे सर। बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर के लोग वहाँ खेती करते हैं, अच्छा उम्मीद रहता है,
मगर स्थिति है कि उसकी उम्मीद पर पानी फिर रहा है सर। दलहन वगैरह सब नष्ट हो गया है। आपकी बात रखिए। मैं 1 मिनट सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। फल सब्जी सब नष्ट हो गया है सर। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि ओलावृष्टि के मामले में सरकार का ध्यान मैंने आकृष्ट भी किया है, वो अपना जांच दल भेजे। उसके अलावा यूरिया और डीएपी का जो कमी है सर, उसकी आपूर्ति करें, बड़ी कृपा होगी। मैं माननीय केंद्र सरकार के मंत्री जी से भी मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी किया था। मेरा पुनः आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि वहां पर यूरिया और डीएपी की पूरी आपूर्ति करें ताकि किसान परेशानी से निकल सके और उसकी जान बच सके। थैंक यू। धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री PR नटराजन जी, श्री ओम पवन राजे निम्बालकर जी, श्रीमती चिंता अनुराधा जी, मनीष तिवारी जी, तालारी रंगैया जी, श्री राहुल रमेश शेवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल में मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे संसदीय क्षेत्र मुंबई साउथ सेंट्रल से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। महाराष्ट्र नगर मुंबई के पूर्वी उपनगर मानकुद में घनी आबादी वाली बस्ती है जो नेवल आर्म डेपो के समीप है। यहाँ पर 5000 मकान बनाने के लिए महाराष्ट्र स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार है। क्लस्टर विकास के तहत स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण SRA योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के आवास विभाग द्वारा इस क्षेत्र के लंबे समय से लंबित विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है। महाराष्ट्र नगर में रहने वाली आबादी लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास है और स्लम होने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान, सीवरेज लाइन, मनोरंजन केंद्र, पार्क आदि जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। कुल क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ में है, जिसमें 30 और 35 एकड़ में महाराष्ट्र नगर बसा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास मुहैया करने का आदरणीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस क्षेत्र का विकास कर यहाँ मकान बनाने योजना शुरू करने जा रही है। इस बस्ती के एक तरफ भारतीय नौसैनिक क्षेत्र की सीमा है जहाँ नेवल आर्म डेपो स्थित है। इस क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए उन्हें यथाशीघ्र स्वीकृत NOC प्रदान करें ताकि वहां रहने वाले लोगों को मकान के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त हो सके और महाराष्ट्र स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र को विकास करने का मार्ग प्रशस्त करें। थैंक यू। डॉक्टर रणजीत रेड्डी जी, एडवोकेट AM आरिफ जी, नहीं। हनुमान बेरीवाल जी। सभापति महोदय, राजस्थान सहित पूरे देश में कोरोना के नाम पर सेना भर्ती रैली व एग्जाम पर सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसमें प्रदेश के जोधपुर ARO, कोटा ARO और जयपुर JADO की सेना भर्ती भी समय पर नहीं हुई, जबकि अलवर और झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती तो महोदय पिछले 2 साल से अधिक समय से ही नहीं हो पाई है। ऐसे में युवा हो रहे जो हैं, इसलिए युवाओं को उम्र में छूट देते हुए जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराया जाए महोदय, क्योंकि पिछले 2 साल से सेना भर्तियों पर रोक है। इसलिए युवाओं की मांग है कि इस बार सेना भर्ती में वैकेंसी बढ़ाई जाए, क्योंकि राजस्थान में कई दूसरे राज्यों के मुकाबले कम वैकेंसी पर भर्ती की जाती है, जबकि इतिहास में कोई भी युद्ध उठाकर देखे तो शहीदों की सूची में राजस्थान के वीरों का नाम ऊपर ही मिलेगा। इसलिए महोदय, युवाओं के हितों को देखते हुए इस बार सेना भर्ती में वैकेंसी बढ़ाई जाए ताकि युवाओं का सेना में जाने का सपना पूरा हो सके। समझ महोदय, राजस्थान सहित प्रदेश भर में युवा आज सेना भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलित है। प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन फिर भी युवाओं की सेना भर्ती की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नागौर संसदीय क्षेत्र सहित तमाम राजस्थान और देश में इससे पहले कि देश का युवा किसान आंदोलन की तरफ बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो, युवाओं की मांगों पर ध्यान देते हुए सेना भर्ती और एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। आप निर्देशित करें और नौजवानों की इस मांग पर ध्यान दें और उम्र के अंदर छूट इनको दिलाएं। थैंक यू वेरी मच। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं और एक अत्यंत लोकमहत और इस सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये संविधान इस बात का गवाह रहा है कि संविधान की ऐसी जो भाषाएं जो लोकप्रिय हों, प्रचलित हों और देश के और विदेश में बड़ी भूभाग में बोली जाती हो, उसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाता है। मैं आपके माध्यम से भोजपुरी, राजस्थानी और भौंटी
ये तीन ऐसी भाषाएं, इसलिए मैं इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में कह रहा हूं कि ये तीनों को न केवल देश में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता है। आज भोजपुरी सूरीनाम में, मॉरिशस में ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज हो गई है। राजस्थानी नेपाल में एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेते हैं राजस्थानी भाषा में। भौटी भाषा भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अब ये उचित अवसर है कि जो ऐसे महत्वपूर्ण भाषाएं जो कल तक चाहे वो मैथिली, मगही और इसके साथ भोजपुरी थी, आज उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। तो अधिष्ठाता महोदय, ये अत्यंत कई 19 बार कम से कम ये विषय उठ चुका। हमारे राजस्थान के भी साथी बैठे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी साथी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं, और ये भोजपुरी कम से कम 16 मुल्कों में 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस विषय से अपने को हम लोग स्वागत करते हैं आपका। और मैं समझता हूं कि राजस्थानी भी हमारे आदरणीय पीपी चौधरी 10 करोड़, मुझे लगता है कि इससे कम बोलने वालों की भाषा अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में जब अटल जी थे तो उन्होंने शामिल किया था, और निश्चित तौर से हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये मांग केवल हमारे कुछ ये नहीं, देश के आज आप देखते होंगे, चाहे मुंबई का समंदर हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे अमेरिका हो, आज जिस तरीके से छठ की पूजा होती है और जिस तरह से गांव गौनी में भोजपुरी भाषा में गीत पूरे देश और विदेश में गाए जाते हैं, ये हमारी भाषा है, हमारी जबान है, हमारा साहित्य है। और इस अगर इन भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची, इस पर कोई व्यय भी नहीं आएगा, कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं सरकार का, केवल सरकार को इसको। राजस्थानी भाषा बहुत मीठी होती है, राजस्थानी मीठी है, भोजपुरी कितनी मीठी है आप देखिए, हम लोगों की जबान इस सदन में आप सुनते हैं। तो मैं देश के और विश्व के उस पटल पे जितने लोग, करोड़ों करोड़ लोग भोजपुरी के लोग हैं, और इसके लिए पाहवा समिति बन चुकी है, सीताकांत की समिति बन चुकी है, ब्रिटिश आयरस का एक ऑफिसर है, उसने कहा था कि इसको संबद्ध किया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से इस पे बहुत दिनों से चल रही मांग, और आज का उचित समय होगा अगर आप सरकार को निर्देशित करें कि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी, राजस्थानी, भोटी को शामिल किया जाए। धन्यवाद। हाँ जी कर दीजिए, वहाँ अपना भिजवा दीजिए, स्लिप भिजवा दीजिए। श्री सनगन्ना अमरप्पा कराड़ी जी, प्लीज। Sir, respected Speaker, sir, I would like to draw the attention of my constituency toll plaza issue, sir. On National Highway 50, old NS13 Koppal, there is a 4-kilometer distance between the Shapur toll plaza and the Itnal toll plaza, and there is no service road between these toll plazas. These toll companies are collecting toll illegally while crossing the road Koppal to Anegundi and Anjanadri temple, which is the World Heritage and Gangavati. There is no service road, sir. As per the section 8(2) of the National Highway Feed Determination of Rate and Collection Rules 2008, a toll plaza cannot be established in the same direction within the 60 km of another toll plaza. If the executing the authority feels it is the necessary, it can establish or allow the concessionaire to establish another toll plaza within the distance of 60 km after the recording the reasons in the writing. Sir, as per the government data, more than 25% of all the toll plazas on the national highway are within the 60 km because of these exceptions. I request you kindly direct the concerned ministry to look into the matter. Thank you. श्री AKP चिनराज जी नहीं हैं? नहीं। श्री जामयांग शिरिंग नामक ग्याल सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको चांगतांग कहते हैं, वहाँ 4,000 से 5,500 मीटर की ऊंचाई पे हमारे नोमैड्स लोग रहते हैं जो याक पालते हैं, पश्मीना गोट चराते हैं, और ये शॉल भी पश्मीना का वहाँ से आता है। लगभग वहाँ के 60 गांव और वहाँ पे हमारे ITBP के 35 BOPs, जहाँ पे मॉडर्न आधुनिकीकरण से नॉर्दर्न ग्रिड पावर सप्लाई के साथ जोड़ने की जरूरत है। अभी उस सिविलियन विलेजेस में जो 60 गांव है, उसमें से कुछ गांव को डीजल जनरेटर के माध्यम से 6 से 7 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलते हैं, कुछ गांव को सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 4 से 5 घंटे का जो विद्युतीकरण मिलता है।
मेरे सरकार से मांग है, हमारे यूटी प्रशासन ने इसके रिगार्डिंग डीपीआर बना के 777 करोड़ के डीपीआर बना के एमएचए को सबमिट किया और पावर मिनिस्टर को भी सबमिट किया। मेरे जानकारी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो 35 बीओपीज है आईटीबीपीज के उसका कंसीडर कर रहा है। सिविल कंपोनेंट है 5046 करोड़ का, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को सुझाव किया है वो कंसीडर करे। मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से काइंडली इस डीपीआर को जो 777 करोड़ की डीपीआर को कंसीडर करे और पूरे चंगतंग रीजन को नॉर्दर्न ग्रिड पावर सप्लाई के साथ जोड़ने का कृपा करे। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ। जी अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि हमारे महाराष्ट्र में कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र के लोगों को, जरूरतमंदों को, किसान को, बेरोजगारों को, विद्यार्थियों के लिए बिजली का ये निर्णय लेने के लिए कैबिनेट में टाइम नहीं है। पर सबसे पहला मुख्यमंत्री ठाकरे सरकार ने निर्णय लिया तो वाइन, हर किराने के शॉप में वाइन उपलब्ध होगी और सब मंत्री बोलते हैं कि वाइन इज नॉट अल्कोहल। मुझे ये मंत्रियों से पूछना है, ये ठाकरे सरकार से पूछना है कि वाइन में अल्कोहल है कि नहीं है। जहां हमारी बहन, बेटियां, बच्चे जाएंगे किराना लेने के लिए, ग्रोसरी सामान घर का लेने के लिए, वहां पे अभी बोर्ड पे ये भी होगा कि यहाँ पर वाइन भी उपलब्ध है, गली में घर तक पहुंचाने का काम ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगी महाराष्ट्र सरकार को, बाकी के जरूरत के निर्णय आपने लेने चाहिए, महिलाओं के और बच्चों का भविष्य खराब करने के निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेना नहीं चाहिए। सर, एक आपके माध्यम से मैं कल की इंसिडेंट के बारे में, अमरावती में जो हुआ, कमिश्नर के ऊपर कई कार्यकर्ताओं ने इंक फेंकने का काम महाराष्ट्र में किया, उसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ, पर कई शिव भक्त और शिव प्रेमियों ने ये किया, उनके साथ हम खड़े क्योंकि उनकी भावनाएं ये कमिश्नर के द्वारा दुखाई गई हैं। पर कल जो विधायक रवि राणा जी अमरावती में उपस्थित नहीं थे, 1 बजे की उनकी फ्लाइट अमरावती नागपुर से दिल्ली की थी, उन पे 307 और 102 बी लगाकर उन पे ये दाखिल किया गया, हमारे महाराष्ट्र में संविधान का हत्या करने का काम ये ठाकरे सरकार कर रही है। जब ऑफेंस, सर 1 लास्ट 30 सेकेंड्स, जब ये दुर्घटना हुई अमरावती में कमिश्नर साहब के साथ में, तब 1 बजे की वो घटना का समय है, तो रात में 11:30 बजे उसका ये गुना दाखिल होता है। जब सीएम ऑफिस से निर्देश आते हैं सीपी को कि ये गुना ये कार्यकर्ताओं पे और विधायक पे आप गुना दाखिल कीजिए, तो मैं आपके माध्यम से विनती करती हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किरीट सोमैया जी के साथ में, उनके साथ सुरक्षा रहने के बाद उनके साथ शिवसेना ने अत्याचार किया। सर लास्ट 20 सेकेंड सर, और नीतीश राणे जी के साथ में जो हुआ, और आज रवि राणा जी के साथ जो भी ठाकरे सरकार के विरोध में बोलेंगे उनके साथ 307 सर 307 ये कौन सी कलम है? हाफ मर्डर कलम लगाकर वो व्यक्ति जो अमरावती में नहीं है। धन्यवाद सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी। 1000 साल पहले गुजरात में जो पाटन राजधानी हुआ करती थी और वहां सिद्धराज जैसी राजा थे, उस समय पानी की किल्लत होने की वजह से जो वहां उन्होंने एक सहस्त्रलिंग लेक का निर्माण करवाया। उनके चारों ओर 1008 शिव मंदिर और उसमें शिवलिंग की स्थापना की, मगर उसमें पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों से पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो अगर उसमें कोई 32 लक्षणा पुरुष अपना बलिदान देता है तो पानी भर सकता है। और ऐसा 32 लक्षणा पुरुष गुजरात में रनोड़ा में धौलका के पास वीर मेघमाया, जो बुनकर परिवार में जन्मा हुआ था, दलित परिवार में जन्मा हुआ था, उन्होंने सामने से आके सामाजिक न्याय के लिए 1000 साल पहले उन्होंने जो अपना बलिदान दिया और पानी मुहैया कराया, उसके लिए, उसकी वजह से मानव जात, पशु पंखी प्राणी, वो सबको उसमें उन्होंने नवपल्वित किया।
मेरे आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वीर मेघमाया जो बलिदानी पुरुष से उनकी याद में भारत सरकार की ओर से एक टपाल टिकट उनके लिए, जो डाक टिकट उनके लिए बाहर पड़े, ऐसे में आपके माध्यम से सरकार से गुहार करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर की विधानसभा कामा प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जहां में प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता श्री विजय मिश्रा ने की थी, जिसके उपरांत इस प्रकरण की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS श्री अमित यादव की गई, जिसमें कामा विधानसभा में इस योजना जांच रिपोर्ट से 1 वर्ष पूर्व 18 सितंबर 2020 को ही सिद्ध हो गया था कि यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि एक ही मकान के फोटो को कामा और पहाड़ी में अलग अलग लोगों के दिखाकर और जो लोग वहां के निवासी नहीं हैं उनके नामों से भी फर्जी भुगतान उठाए गए हैं। लेकिन स्थानीय राजनेताओं द्वारा दोषियों को बचाया जा रहा है, जिससे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है कि फर्जीवाड़ा मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में करवाया जा रहा है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है हर गरीब के घर हो। अपनी वह प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस मिशन को फेल कर रही है, मिशन को फेल करने में लगी हुई है, परंतु इसे हम फेल नहीं होने देंगे। मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस पूरे प्रकरण को CBI जांच के द्वारा मुकदमा करवाया, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जावे, जिससे गरीबों को न्याय मिले सके और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का गरीबों को लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सत्यवती जी प्लीज। 4% of total Indian exports. The establishment of a multimodal logistics park in the state will supplement the efforts of the state to increase its share of exports to 10% of total Indian exports by 2030. So through you, Speaker Sir, my request to the Ministry of Road Transport and Highways to establish a multimodal logistic park at Special Economic Zone in my constituency Achyutapuram, Andhra Pradesh, to improve the logistics efficiency and facilitate the domestic and export-import trade in the state, and thereby improving the employment opportunity to the state of my constituency. You made your point very quickly. Thank you. Shrimati Ramya Haridas ji. Thank you, sir. I would like to point out here payment due of SC and ST laborers in MGNREGS in Kerala. During this pandemic period, the poor and scheduled communities depended upon this wage for their livelihood. But it is unfortunate that these poor people did not get payment since December. Even the general category gets regular payment. The laborers do not get any clarification from local level officers except there is the shortage of funds. I humbly request the government should interfere in this matter immediately to save the people from starvation. Thank you. Thank you, sir. Shrimati Pratima Mandal ji. Honorable Chairperson, sir, India has about 15 to 20 million crypto investors and several lakhs of young Indians with an average age of 17 to 27 years who are part of the industry and are actively engaged in it. The total assets held by Indian crypto investors are about $5 to $6 billion. Most of these are held by small investors with the intention to diversify their portfolios and have been disclosing their gains honestly and paying the applicable tax. Crypto industry has been actively seeking regulation and has extended its complete support to the government to ensure transparency in activities and also supported the authorities in their investigation. The proposal put forth by the Honorable Finance Minister in Budget 2022 placed crypto at the same footing against social evils like betting and gambling. This can have a devastating
impact not only on the industry but the economy as a whole. Indian jobless youth who are trying to earn through crypto will also have to pay a hefty tax of 30%. This is unfair and illegal. Thus, the government must not treat cryptocurrency at the same footing as betting and gambling. It should be treated same as stock market transaction. Thank you, sir. श्रीमती गीता विश्वनाथ जी। Thank you, sir. Sir, this is regarding pension revision of BSNL pensioners, sir. Department of Telecommunication employees who observed in BSNL are covered under CCS pension rules 2021, sir. As per this statutory rule, 100% liability of pension and family pension lies with Government of India and no relativity with BSNL financial position. Serving employees has been getting pay from BSNL. Department of Telecommunication unfortunately links pension revision with pay revision of employees. Sir, during the service, their master was BSNL, and after retirement, their master was Department Telecommunication. They are at par with central government pensioners in all respects, such as commutation and retirement gratuity, sir. Sir, government implemented 7th CPC recommendations to more than 60 lakh CG pensioners. BSNL pensioners get pension revision in 2007 and due after 10 years. Pension revision to be given by budging pension and DR with 32% weightage as recommended by 7th CPC. Sir, Department of Telecom needs to take a decision immediately, and I request the Honorable Minister to take immediate action in this. Thank you, sir. श्री रविंद्रनाथ कुमार जी। Sir, geographical advantages of my Theni parliamentary constituency, coupled with the sterling efforts of the farmers, particularly of the high ranges of the Western Ghats, help us to produce the best quality spices such as cardamom, tea, black pepper, and a variety of other spices which are much favored all over the world. That dedicated facilities may be provided to enable tourists from different parts of the country to visit this cardamom plantation and experience the harvesting, sorting, and processing of cardamom and other spices at Bodimettu in Theni district, which is located near to the tourist destinations such as Monar Thekadi in Kerala state. Creation of such facility would not only attract tourists to my district, but also help supplement the income of the spice farmers in the region. I humbly request the Honorable Ministry of Tourism through you, sir, to declare Bodimettu as spices tourism spot under the centrally sponsored Swadesh Darshan Rural Tourist Development Scheme for the sustainable rural development and livelihood generation in my Theni parliamentary constituency. श्री सुरेश धानोरकर जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मेरे चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयुध निर्माणी चांदा में अनुकंपा पर आधार पर प्रलंबित कुल अनुकंपा धारक की संख्या 235 है। इनमें से 57 को नौकरी में समाविष्ट किया है और 33 को निमंत्रण पत्र दिया है, लेकिन अभी तक काम पर अधिग्रहण नहीं किया गया है। अभी 178 अनुकंपा धारक बाकी है। इनमें से कोरोना के दौरान मृत्यु हो चुके 12 लोगों के परिजन भी सम्मिलित है। मेरा रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि शेष बचे हुए 178 अनुकंपा धारकों को निगम बनाने से पहले लागू निगमों के अनुसार नौकरी में समाविष्ट किया जाए। धन्यवाद। श्री सीपी जोशी जी। जोशी जी लुक एंड लिसन द चेयर। जोशी जी प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने लग गए। मैं एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में रीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, जो गड़बड़ जाला हुआ, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। लाखों विद्यार्थियों ने कई लंबे समय से, उनके माता पिता ने मेहनत करके, उन बच्चों ने कहा कि हम लोग एग्जाम देंगे और उस एग्जाम परीक्षा देने के बाद हम लोग कहीं न कहीं नौकरी में आएंगे।
लेकिन जिस सरकार को ये अधिकार था परीक्षा कराने का, वही सरकार के नुमाइंदे इसमें पेपर लीक करने में और धांधली करने में शामिल थे। शिक्षा संकुल में जिन लोगों को निगरानी करनी थी, वही चोरी करके लाखों रुपए में पेपर बेचने का काम कर रहे थे। और राजस्थान की ही जांच एजेंसी एसओजी ने उसमें स्पष्ट रूप से सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसमें जो भी शामिल है उन लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच हो, ताकि सत्ता में बैठे जिन लोगों ने इस प्रकार का तांडव मचाया है, इस शिक्षा के और सरकार के ऊपर विश्वास लोगों का खत्म हो गया कि कितने लंबे समय की तैयारी के बाद उन छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। और हमारे सरकार के मुखिया ने जब इस चीज को प्रमुखता से, पार्टी के मुखिया ने इसको प्रमुखता से उठाया, तो एक जिले में उनकी गाड़ी को रोका गया और आज पार्टी के हमारे विधायकों ने इस बात को उठाया तो वहां 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे आपके माध्यम से सरकार से मांगे कि तुरंत सीबीआई की जांच हो और इसका जो इसमें दोषी लोग हों उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। यही मेरे आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। Chairman, this is to bring the notice of this August House that the difficulties being faced by the beneficiaries of PM Kisan to complete process of eKYC. As per the new rules, government made eKYC mandatory for all registered farmers availing the benefits under the scheme. There are around 12.49 crores beneficiaries across the country. For doing eKYC, one should either have an Aadhaar-linked mobile phone number, or one should visit CSC or Akshaya Kendra. Now the problem is that most of the beneficiaries face problem in doing eKYC. Many farmers are getting invalid OTP error while doing eKYC and causing inordinate delay in completing it. Some of them have to visit more than 5 to 10 times to complete the process. Therefore, I request the government to take urgent steps to solve the issues in the website so that the beneficiaries can complete the eKYC without any hindrance. Thank you. श्री ढाल सिंह बिसेन जी। सभापति महोदय, मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव काल हम मना रहे हैं और इस समय पर हम सब आज़ादी में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनके लिए कहीं ना कहीं यादगार, उनके स्मारक या उनका यादगार बना। तो इसी तरह से सभापति महोदय, मेरे लोकसभा बालाघाट में प्रथम हमारे सरसंघ चालक आदरणीय हेगड़ेवार जी का बाल्यकाल बीता। रामपायली ग्राम है, बालाघाट विधानसभा, बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील का। ये ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल भी है, भगवान राम और हनुमान जी का भी उसको स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर बाल्यकाल बीता, यहाँ पर उनकी प्रथम क्रांति भूमि है, जहाँ पर उन्होंने उस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ एक नारियल का बम बना करके थाने पे फेंका था। बाद में बच्चों को भी उन्होंने शिक्षित करने का काम किया था, वहाँ पर उन्होंने सीमा उल्लंघन का काम किया था। तो मेरी सरकार से मांग है, जिस तरह से जंगल सत्याग्रह के नाम पर आदरणीय हेगड़ेवार जी का, प्रथम सरसंघ चालक जी का यवतमाल के करल गांव में स्मारक बनाना भारत सरकार ने तय किया है, ऐसा ही इस रामपायली पौराणिक स्थल पर भी आदरणीय प्रथम सरसंघ चालक जी का वहां पर स्मारक या उसके उनकी स्मृति में उनके उस कार्यकाल को याद रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो यादगार हो सके। इस तरह का कोई वहां पर कार्यक्रम किए जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। है नहीं है? श्री भगीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे अविलंब लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए सभापति महोदय धन्यवाद आपका। मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के साथ साथ प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा गत 15-20 वर्षों में विभिन्न चिटफंड कंपनियों एवं सहकारी सोसाइटियों की आकर्षक योजनाओं के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत का अल्प पूंजी को अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवेशित किया गया। लेकिन उक्त चिटफंड कंपनियों ने जब निवेशकों को आवश्यकता पर वापस पैसे की मांग की गई तो उसे या तो कंपनी के संचालकों द्वारा घोटालों में फंसे होने के साथ साथ कंपनियों के ताले लगे हुए मिले। इस प्रकार की चिटफंड कंपनियों के कारण देश एवं प्रदेश के करोड़ों अल्प एवं मध्यम वर्गीय
निवेशकों को वर्तमान में समय में आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने संपूर्ण जीवन भर की कमाई के साथ साथ हर माह की बचत को इन कंपनियों में जमा कराकर अपने सुरक्षित भविष्य के सपने सजोए थे, जो कि आज अंधकार में बदल गए हैं और मजबूरीवश आज कर्जदार होकर अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। कहीं कहीं जगह तो मजबूरीवश इन निवेशकों को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़ रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के ऐसे लाखों अल्प एवं मध्यम आय के व्यक्तियों आज ऐसी चिटफंड कंपनियों जैसे PSL, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा इंडिया लिमिटेड आदि कंपनियों, संचालकों एवं एजेंटों के जाल, साज एवं लोग लुभावनी योजनाओं में फंसकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का निवेश कर ठगे से महसूस कर रहे हैं और इस संबंध में आए दिन जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर उक्त कंपनियों में अपने फंसे पैसों को शीघ्र भुगतान दिलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गत 2 वर्षों में कोविड-19 के चलते उक्त दिन प्रतिदिन की रोजी रोटी कमाने वाली दिहाड़ी अल्प एवं मध्यम वर्ग परिवारों की आज आर्थिक स्थिति दयनीय एवं शोचनीय हो गई है। आप चाहते क्या है सरकार? सभापति महोदय जी, चूंकि वर्तमान में उक्त सभी कंपनियों पर अपने निवेशकों के पुनः भुगतान हेतु केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी अन्य सहकारी वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ साथ संपत्तियों का गठन एवं लिक्विडेटर आदि के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गत वर्षों में उक्त सरकारी जांच एजेंसियों की धीमी गति के चलते एवं आर्थिक प्रतिबंधों के कारण निवेशकों को भुगतान न के बराबर हुआ है और प्रक्रियाधीन चल रही है, जबकि उक्त सभी चिटफंड कंपनियों की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य इन कंपनियों के ग्राहकों एवं निवेशकों की कुल लौटाई जाने वाली राशि से अधिक है। अतः सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय वित्त और सहकारिता मंत्री महोदय, आप दोनों से व्यक्तिगत निवेदन है कि आप व्यक्तिगत ऐसी चिटफंड कंपनियों जैसी PSL, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा इंडिया लिमिटेड आदि देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे दिहाड़ी अल्प और मध्यम वर्गीय परिवारों को उनके द्वारा उस कंपनी में निवेशित जीवन भर की मेहनत की गाड़ी कमाई का पूरा भुगतान K. कुमार जी। Honorable Speaker, sir, thank you. Thank you very much for this opportunity. 1 मिनट से अधिक नहीं समझना. Please don't take more than 1 minute. Please. Yes, sir. I'm trying to bring to your kind attention about the twisting food policy that is being forced on some people in some part of the country, sir. For example, in Gujarat, 2 of the ministers has taken up an issue and they force that meat should not be it should not be sold in the open market. And this is very sad, sir. In the country, about 70% of the people are non-vegetarian. About 120 lakhs people are employed in the food processing sector, of which about 80% are in the non-vegetarian sector, where it is being processed. Sir, it is a point on important issue. He has no business to interfere. He should tell to you, sir, not to me. Therefore, sir, I request you that the government should take it. It is a very sensitive issue. It is again another issue that may split the people, vegetarian or non-vegetarian. An amount of sectarianism is there already. Therefore, I request the government to see that the policy of this food is being uniform and everywhere, every kind of food is available. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जो पंतप्रधान आवास योजना जो योजना शुरू है 2011 के सेंसस के द्वारा उनका जो लाभार्थी उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ जो स्थलांतरित जो लेबर्स थे उनका सर्वे में कुछ नाम नहीं था, फिर आवास प्लस के नाम से फिर सर्वे किया गया, लेकिन उनमें जो कंपोनेंट्स है छोटे छोटे कंपोनेंट्स है कि जिनमें टीवी घर में है, 2 व्हीलर घर में है, उन लोगों को अभी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि मंत्रालय द्वारा फिर से एक रिवाइज पॉलिसी करके जो लोग रियली एक्चुअली उनका घर नहीं है और पंतप्रधान जी चाहते हर एक को अपना घर मिले, तो ये रिवाइज कंपोनेंट को चेंज करके अगर पॉलिसी लाते हैं तो मैं आपसे आपके द्वारा मंत्रालय को अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। पशुपतिनाथ सिंह जी। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बोकारो में 4.6 मिलियन टन का स्टील प्लांट स्थापित है। यह 10 मिलियन टन का प्रस्तावित था और उसके लिए जमीन भी अधिग्रहण हुआ।
वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके आधारभूत संरचनाएं बनाने का काम हुआ और 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वहाँ जाकर शिलान्यास भी किया। भारत सरकार का यह संकल्प भी है कि स्टील का उत्पादन इस देश में बढ़े और वहाँ पर जब संरचनाएं उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है, तो सरकार से निवेदन होगा कि बोकारो स्टील प्लांट को जो 4.6 मिलियन टन से 10 मिलियन टन बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राममोहन नायडू। धन्यवाद सभापति महोदय। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिससे देश में हर घर को पानी देने की एक व्यवस्था की जा रही है। ये मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से 15 अगस्त 2019 में शुरू किया था। उस समय सर मेरे जिले श्रीकाकुलम में लगभग 6,50,000 घर को ये नल की जरूरत थी और फरवरी 2022 तक सिर्फ 1,06,000 घर को ही ये सुविधा मिल पाई है सर, जो कि 16% है। और मेरे आंध्रा में बाकी जिले में अगर देखें तो 30% से ज्यादा काम वहां पे हो रहा है। और मेरे क्षेत्र में उद्यानम एक जगह है जहां पे किडनी समस्याओं से वहां के लोग बहुत सालों से पीड़ित है। पिछले 10 साल में करीबन 5,000 लोग ये समस्या की वजह से मर भी चुके हैं सर। तो इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ICMR ने भी वहां पे परिशोधन किया और उन्होंने भी एक ओपिनियन दिया कि यहाँ की पानी की सुविधा और बढ़ानी व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये जल जीवन मिशन के तहत श्रीकाकुलम जिले में पूरी तरह से ये हर घर को नल पहुंचाने का काम बहुत ही जल्दी से जल्दी किया जाए। श्री E.T. मोहम्मद बशीर साहब। Sir, with profound regret, I wish to state that the government is victimizing the students who participated in the agitation against Citizenship Amendment Act, December 2019. Sir, offences taken against them is sedition charges. These innocent boys and girls are in the jails now. Similarly, sir, persons protested against Delhi riots in the last year, they are also put in charge under UAPA, and they have not done anything, sir. They just expressed their solidarity with victims. Sir, several social activists, like that journalists, they are all put behind the bar for not doing any kind of offences. Sir, this kind of action on the part of the government is highly condemnable. We have to realize, sir, even the Supreme Court have expressed their displeasure in taking cases like this. Sir, what I am humbly submitting is that the government should desist from this kind of wrongdoing and imprudent kind of activities. I urge upon the government to ensure justice to this kind of persons. Thank you, sir. श्री सुनील कुमार सिंह जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के समय झारखंड में सांप्रदायिक भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय रुपेश पांडे, जो सिकंदर पांडे का पुत्र था, वो विसर्जन के जुलूस में जा रहा था और सांप्रदायिक शक्तियां जो वहां धर्मांध लोग थे, उन्होंने सरस्वती पूजा के उस विसर्जन के जुलूस को घेर कर सरेआम नृशंस हत्या की, परंतु उसको बुरी तरह से पीटा गया और अस्पताल जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये हिंसक हमला था, ये मॉब लिंचिंग के अपराध में आता है, लेकिन राज्य सरकार इसको मॉब लिंचिंग से बचाकर तुष्टीकरण के आधार पर इस पूरे घटना को किसी तरह से समाप्त करना चाह रही है। दशहत का ये माहौल था, इस तरह से गुंडागर्दी मचाई गई कि हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ जो आसपास के जिले हैं, वहां इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई। वो सेवाएं कल शुरू हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, गृह मंत्रालय से, कि क्या जो इस देश के बहुसंख्यक हैं उनको अपने धार्मिक प्रयोजनों को, कार्यक्रमों को पूरा करने का अधिकार है या नहीं है।
क्योंकि जिस तरह से झारखंड में लगातार नृशंस हत्याएं हो रही हैं वो सांप्रदायिकता के आधार पर हो रही है। माननीय सभापति जी, मैं इसलिए भी ये बात करना चाह रहा हूं कि ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो एक और उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंदिरों में गंगा के किनारे जाके मंदिर और जनेऊ धारण करके वोट मांग रहे हैं, वहीं झारखंड में सत्ता में बैठकर इनका क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। इसको रोक लगाने की जरूरत है और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि इस पर अविलंब इसको संज्ञान में लिया जाए और इस तरह की घटना पर रोक लगा के निर्णय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। Vanakkam Chairperson, it's regarding the extension of interest equalization scheme. The scheme was announced as a part of Foreign Trade Policy 1520, majorly to boost exports in MSME sector in particular. At the time of inclusion, merchant exporters accounted for nearly 35% of the country's exports and generally operated at a low margin of 2 to 4%. This scheme provides interest subvention which ranges from 3 to 5%, and this measure will help in lowering the credit cost and in turn increase the margins. It was originally valid up to April 2020 and was extended by a year up to March 21, citing pandemic as a reason. From then, it was extended on piecemeal basis, firstly for 3 months up to June 21, and then again for 3 more months on September 21. Since there was no extension and these kind of temporary extension has created anxiety among exporters, where they are now paying regular interest from 1/10/21. The irony is FTP 1520 was extended up to March 22, but the scheme which is very much part of it did not get an extension. The scheme targets the products which are largely in MSME, labor-intensive sectors such as agriculture, textile, leather, handicraft and machinery. I urge upon the Honorable Commerce Minister to extend the scheme deadline up to 31/3/21 with retrospective effect from 1/10/21 because the government has budgeted rupees 1,900 crore for the scheme of financial year 2022 and include the same scheme in upcoming new 5-year foreign policy trade to encourage the export and competitiveness of the product. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने लोकहित के मुद्दे को सदन के पटल पर रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के मुल्ताई में सूर्यपुत्री मां ताप्ती का उद्गम स्थल होने के कारण यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण यहां के यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यवसायिक दृष्टि से ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मुल्ताई में ट्रेन संख्या 1200-159, 1260 जबलपुर अमरावती एक्सप्रेस, 19-713, 19-714 सिकंदराबाद जयपुर एक्सप्रेस के ठहराव की सुविधा अति शीघ्र दी जाए। महोदय जी, मुल्ताई की तरह मेरे संसदीय क्षेत्र में पूर्व में ट्रेन संख्या 19-343 इंदौर छिंदवाड़ा का ठहराव, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र बरबटपुर और ढोडरा मोहड़ के ठहराव पहले था, क्योंकि पुनः ट्रेक के संचालन होने के बाद ये दोनों स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार महोदय जी, मेरे जनजातीय क्षेत्र में टिमरनी हरदा रेलवे स्टेशनों पर भी पूर्ववत बंद पड़ी रेलों के ठहराव हो तथा नवीन रेलों के स्टॉपेज की सुविधाओं को बढ़ाने का विनम्र अनुरोध है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जन सुविधा को देखते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को कराने की अति कृपा करें। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। There is an ever-increasing demand for the stoppage of Palavi Express at Etmanur railway station in my constituency. The train is traveling between Palakkad and Tirunelveli, and the timing at Etmanur is the most convenient, and that is why the demand for the stoppage. Sir, I was demanding representing before the railway authorities, including the railway general manager Chennai and Honorable Railway Minister, and 2 years back the Railway General Manager at Chennai recommended the stoppage to the Railway Board. Again, while letter dated 2nd February this year, they have also reported the ticket details and other details and informed the PED Coaching Railway Board that the stoppage of Palavi Express at Etmanur is feasible.
Southern Railway has again requested the Railway Board to approve the stoppage for this train from Palakkad to Tirunelveli at Ettumanur. Sir, considering the above facts, I request the Railway Minister, through you, sir, to look into the matter and take necessary steps for allowing stoppage for Palarivi Express train number 16791 and 16792 at Ettumanur railway station immediately. Thank you, sir. मुझे इस शून्य अवकाश काल में बोलने के लिए अवकाश प्रदान की, अतः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है सर। देश को स्वतंत्रता मिलने के पूर्व से सोलापुर शहर में कपड़ा उद्योग शुरू है। सोलापुर से चादर, टॉवेल, स्कूल यूनिफॉर्म, बेडशीट इत्यादि विदेशों में निर्यात की जाती है। सरकार नई टेक्सटाइल पार्क निर्माण करने की हाल ही में जाहिर की है। टेक्सटाइल पार्क के लिए लगने वाली जगह सोलापुर में उपलब्ध है सर। सोलापुर में कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए कुशल कारीगर हजारों की संख्या में है। अतः आपके माध्यम से माननीय वस्त्रोद्योग मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र सोलापुर शहर में टेक्सटाइल पार्क निर्माण किया जाए, यही निवेदन करता हूं। श्री राजमोहन उन्नीथन, राजमोहन जी, प्लीज प्लीज। Thank you very much, Speaker, sir. My constituency, Kasaragod, has a large NRI population in Kerala and a sizable number of seafarers who regularly travel across the globe for work in merchant ships. They need the service of a passport seva kendra on regular basis, but the district has not a full-fledged passport seva kendra. The nearest passport seva kendra is at Payyanur in Kannur district, which is 100 kilometers away from the borders of Kasaragod district. A full-fledged passport office in Kasaragod district is long-time demand of the expatriates and the seafarers. But a passport seva kendra in the district with sufficient facility has now become a need of hour to cater the ever-increasing users' demand. Further, I propose that the Uppala post office at Manjeshwar may be used as post office passport seva kendra POPSK. Hence, I request the Government of India to sanction a passport office for Kasaragod district, or at least to provide a passport seva kendra for district, preferably at Manjeshwar. Thank you, sir. श्री बालकनाथ जी। उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन का और देश का ध्यान आकर्षित राजस्थान में कांग्रेस सरकार के इस 3 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से राजस्थान आज अपराध के स्तर पर पूरे देश में नंबर 1 बना है और विकास में आज राजस्थान किस प्रकार से बिछड़ता जा रहा है, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जनवरी 11 को राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर एक मूक बधिर बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और बच्ची को बलात्कार कर पुल के ऊपर अपराधी छोड़कर चले गए। उस बच्ची के साथ में आज तक राजस्थान सरकार न्याय नहीं दिला पाई। राजस्थान सरकार के एक बहुत बड़ी नेत्री उस समय राजस्थान में थी, अपने जन्मदिन की पार्टी बना रही थी, और जो देश के अंदर ये नारा लगाकर घूमते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, केवल उसकी छवि को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने उस मूक बधिर बच्ची जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उस बच्ची के साथ अन्याय करने का काम किया है। और इस राजस्थान सरकार ने, एक सेकंड सर, राजस्थान सरकार ने सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है और अपनी साख को बचाने के लिए जांच को सीबीआई को सौंपने का काम किया। राजस्थान सरकार उस बच्ची को न्याय नहीं दिला पाई। अभी कुछ कल के दिन 22 दिनों से लापता भूपसेड़ा गांव बानसूर में पड़ता है, एक महिला 22 दिनों से लापता थी। राजस्थान सरकार की पुलिस ढूंढ नहीं पाई महिला को और वो जंगल में महिला मिली, उसके हाथ पैर कटे हुए मिले हैं और न जाने क्या क्या अनियमितताएं उस महिला के साथ में बरती गई हैं। आज अपराध जिस प्रकार से राजस्थान में बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सदन के अंदर, मैं एक सेकंड सर एक सेकंड, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो राजस्थान सरकार जनता की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं एक सेकंड एक बात और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी,
मेरी छोटी सी बात है अध्यक्ष जी, मैं बात ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश को जो विकास के पथ पर अग्रसर था, आज पिछले 3 साल के शासन में राजस्थान सरकार ने। मिस्टर जलील। अध्यक्ष महोदय, आजकल तमाम नौकरियां जो है, चाहे वो सरकारी हो, नीम सरकारी हो या प्राइवेट कंपनीज हो, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर की जा रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके जरिए किस तरह इन कर्मचारियों को ठगा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के मुताबिक हर महीने की 7 तारीख तक इन कर्मचारियों की सैलरी मिल जानी चाहिए, ये नियम है। लेकिन 4-4 महीने तक इन कर्मचारियों को पगार नहीं दी जाती है, सैलरीज नहीं दी जाती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। दूसरा ये है कि पीएफ जमा करना ये कानून है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ये पीएफ जमा नहीं कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जो कंपनी जिसको एम्प्लॉय करती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, अगर समझ लीजिएगा 15,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो वो कर्मचारियों को 8 या 9,000 रुपये देते हैं। बाकी का अब कर्मचारी चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है तो बड़ा डरा सहमा हुआ होता है कि अगर मैं शिकायत करा तो मेरी नौकरी चले जाएगी करके। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि लेबर कानून है, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि पीएफ ऑफिस और लेबर ऑफिस को यह ताकीद की जाए कि ऐसे कर्मचारी, क्योंकि अब ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या के अंदर अब ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर ही एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, तो ये कानून को कड़क किया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। थैंक यू। हाफ मिनट प्लीज, बी शॉर्ट प्लीज। और सर, एक सेकंड, बहुत हमारे अनेक मान्य सदस्य आज शून्य प्रहर में उनको अवसर नहीं मिला है, कल उनको अवसर दिया जाएगा। प्रतिबंध साहब और इसके बाद अंतिम। आई एम डीन ग्रेगो सर, नॉट प्रतापन। ओके ओके, आई एम डीन ग्रेगो सर। Sir, I will register my strong protest about anti-minority attacks is increasing and raising again and again overall India without any matter, especially against the Christian community, sir. From Karnataka to overall North India, more than 400 cases have been reported last year. It is quite unfortunate, sir. It's in the name of Bajrang Dal, BSP and some other right-wing activists they are doing, and it is repeating again and again. They are attacking the parishes, the priests, they are destroying the churches, the prayer hall. It's been reported already. Stringent action is necessary. It should be very necessary, and I urge upon the government to take necessary actions. It's against Article 25, freedom of religion and worship. That's why I am raising this matter. सभा की कार्यवाही शुक्रवार 11 फरवरी 2022 को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।